मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 436 मिंगजिया हवेली। हाँ, तुम्हारी जीत बहुत संतोषजनक है, नांते ने जोर से हंसते हुए कहा। टैशी स्टार नेटवर्क पर प्रतियोगिता से पहले कई लोग तुम्हें कम आंक रहे थे। पहले राउंड के बाद वे चुप हो गए और दूसरे राउंड के बाद उन्होंने तुम्हारी प्रशंसा भी की। क्योंकि देवरजी बहुत मजबूत हैं, लिंगलिंग ने गर्व से कहा। उन्होंने हर राउंड में शानदार जीत हासिल की। चाहे लोग कितने भी जिद्दी हों, वे इतने जिद्दी नहीं हो सकते। उन्होंने दोनों राउंड के लिए यादृच्छिक स्थल और प्रतिभागियों का चयन किया और उन्होंने दोनों में जीत हासिल की। अहंकारी महान ब्रह्मांडीय देशों को उनकी अहंकारिता के लिए सही जगह बैठाया। ना दीदी, यूजुई क्विन हल्के से आवाज निकालते हुए वांग ये की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। यह उसका पहला मौका था जब वह किसी ब्रह्मांड स्तरीय प्रतियोगिता देख रही थी। पहले राउंड में उसका दिल लगभग उसके सीने से निकलने वाला था, यह डरते हुए कि वांग ये बाहर हो सकते हैं। वांग ये की जीत के बाद वह भी रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के मनुष्यों के गर्व से गहराई से प्रभावित हुई। येंगलिंग किनारे पर खड़ी थी, अपने शिक्षक को श्रद्धा के साथ देख रही थी। ताइशी स्टारफील्ड के शीर्ष 10 में मुख्य प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करना उसके शिक्षक वास्तव में बहुत अद्भुत थे। वांग यू सबसे दूर खड़ी थी। वह मुंह सिकोड़कर हल्का सा ठोड़ी उठाए हुए थी। उसने अपने पिता वांग ये की तरफ चोरी छिपे देखा। जिस क्षण उनकी नजरें मिली, उसने नजरें हटा लीं। उसने भी पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट देखी थी। यह चौंकाने वाला था। क्या यह ब्रह्मांड स्तरीय लड़ाई थी? वांग यू, जो हमेशा आत्मविश्वासी रही थी, खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसके पिता की ताकत उसकी कल्पना से बहुत आगे थी। 4 तारांकित जीवन ग्रह पर जन्मा, उनकी जन्मजात प्रतिभा और ब्रह्मांडीय मानवों की प्रतिभा में बहुत बड़ा अंतर था। फिर भी वह महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के शीर्ष प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने और यहाँ तक कि उन्हें मात देने में सक्षम था। इस तरह की ताकत ने उसके दिल को हिला दिया। उसने यहाँ तक कि थोड़ी सम्मान की भावना भी महसूस की। लेकिन वह बहुत ज्यादा प्लेबॉय था। यह निर्दयी आदमी प्लेबॉय। क्या तुम्हें 7 दिन में होने वाले टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के लिए आत्मविश्वास है? यू शुई क्विन उसके पास आकर बोली। बिल्कुल, वांग ये ने कहा। इसे सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट से पहले की आखिरी वार्म अप समझो। एलवीआई राउंड रॉबिन फॉर्मेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। यह मेरी लड़ाई क्षमता का परीक्षण करने का भी एक अच्छा मौका है। फिर भी लगातार 9 मैच लड़ने में कुछ बाहरी कारक होते हैं, जैसे मनोबल, लड़ाई की भावना और मानसिकता। यह सहनशक्ति का परीक्षण है, नांटे ने कहा। मैं हमेशा सहनशक्ति में सबसे अच्छा रहा हूँ, वांग ये ने कहा। नियम बहुत निष्पक्ष हैं। हर किसी को 9 राउंड लड़ने होंगे, लिंगलिंग ने कहा। यहाँ किस्मत का कोई मौका नहीं है। जो 3 अंत में जीतेंगे, उन्हें ताइशी स्टारफील्ड में सबसे मजबूत होना ही पड़ेगा। हाँ, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि बाकी 2 स्थान कौन लेगा? वांग ये हंसा। शीर्ष 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में लगातार 9 मैच। हर ब्रह्मांडीय दिन एक लड़ाई होगी, लगातार 9 राउंड। और फिर अंतिम विजेताओं का निर्णय किया जाएगा। इसमें भाग्य का तत्व शामिल नहीं था। विजय पूरी ताकत से तय की जाएगी। मैं वांग ये के साथ हूँ। मुख्य प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन बहुत शानदार था और उन्होंने हर मैच जीता। वह निश्चित रूप से पहले स्थान पर होंगे। यह जरूरी नहीं कि एक मुकाबले में भी यही होगा। वांग ये ने पहले राउंड में किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से भी मुकाबला नहीं किया। बैटल रॉयल का दूसरा राउंड कुछ मायने नहीं रखता। शॉय येनहू और गुआन होंगचो को हराने के बाद वे दोनों थक चुके थे। मुझे लगता है कि जेओक्यू जीतने की अधिक संभावना है। वह प्रतिभा चयन युद्ध के समय से अधिक मजबूत हैं और उनकी तलवार तकनीक एक मुकाबले के लिए सबसे उपयुक्त है। सभी को जेओक्यू और फिर वांग ये। ऑडिशन और मुख्य प्रतियोगिता से किया जाए तो ये तीनों सबसे मजबूत होने चाहिए। आप सभी यून बुफान को कम आंक रहे हैं। उसने ताइशी स्टारफील्ड में मानव वर्चुअल कॉस्मिक की उन्नति कोटा ले ली है। वह अभी अपनी उच्चतम क्षमता को प्रदर्शित करने से बहुत दूर है और उसकी वास्तविक लड़ाई की क्षमता जेओक्यू से कम नहीं है। सभी ने अपनी राय व्यक्त की, लेकिन कॉस्मिक दांग में रैंकिंग ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वांग ये 1 से 1.15 की हिस्सेदारी के साथ आगे था। उसके बाद जेओक्यू 1.19, आप 1.21, यून बुफान 1.24 और वू युनडो 1.30 थे। आखिरकार वांग ये का पिछले 2 राउंड में प्रदर्शन बहुत ही असाधारण था। भले ही उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया हो, उसकी विनाशकारी युद्ध क्षमता को अभी भी मान्यता मिली थी। इस छोटे से ब्रह्मांडीय राष्ट्र के सुपर जीनियस अब ताइशी स्टारफील्ड में एक हॉट टॉपिक बन गए थे। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लिए वह एक खजाना थे। वर्चुअल मीटिंग रूम में वांग ये ने एक बड़े शख्स का स्वागत किया। अमरजीव शागेनचांग। उनका पूरा नाम हुआ हांगलुआन सम्राट शागेनचांग, रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के 13 शाही परिवारों में से एक, हांगलुआन परिवार से। सच में नायक युवाओं में जन्मते हैं। शागेनचांग ने एक दोस्ताना मुस्कान दी और उनकी शक्तिशाली आभा आकाश की तरह सर्वव्यापी थी। मानव वर्चुअल कॉस्मिक में भी उनकी आभा स्पष्ट थी। चाहे ताकत हो या पद, वह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के वास्तविक बड़े शख्स थे। वरिष्ठ, आप मुझे प्रशंसा दे रहे हैं? वांग ये ने शाओहोंग की ओर एक उलझित भाव से देखा। शाओहोंग ने आंख मारी, बोलने की हिम्मत न करते हुए। मैंने शियाओहोंग से कहा कि वह तुम्हें मुझसे मिलवाए। शागेनचांग ने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसकी आत्मा तक देख सकते हों। मैंने मुख्य प्रतियोगिता के 2 राउंड देखे हैं। सच कहूं तो मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद वरिष्ठ, वांग ये प्रभावित हुआ। अमर जीवें मूल रूप से उच्च आयामी ब्रह्मांड में रहती हैं। वे केवल तभी निम्न आयामी ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं जब उनके पास महत्वपूर्ण काम होता है। क्या मैंने वास्तव में किसी अमर जीव का ध्यान आकर्षित कर लिया? मैं सीधे तौर पर कहता हूँ। युवा मित्र, क्या आप होंगलुआन परिवार में शामिल होने में रुचि रखते हैं? शागेनचांग ने गंभीरता से पूछा। आपको अपनी पहचान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिफारिश दूंगा। आप मेरे शिष्य भी बन सकते हैं। वांग ये ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह सोचने के लिए कि उसे शाही परिवार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया जा रहा है। मुझे पता है कि आपके बड़े महत्वाकांक्षाएं हैं, शा ने कहा। आपकी ताकत के साथ मुझे विश्वास है कि ताइशी स्टारफील्ड में 3 स्थानों में से एक पाने में आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि भले ही आप सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए ताइशी स्टारफील्ड का प्रतिनिधित्व करें, अच्छा परिणाम प्राप्त करना कठिन होगा। आपके पास 7 सर्वोच्च गुटों में शामिल होने की मूलतः कोई संभावना नहीं है। आप मानव गुटों में शीर्ष 18 में से किसी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र होगी। आप निम्न पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको संसाधनों की कृपा न मिले। होंगलुआन परिवार में शामिल होने से चीजें अलग होंगी। आप रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के उच्चतम स्तर तक पदोन्नत हो जाएंगे और महान शक्ति प्राप्त करेंगे। आप साम्राज्यिक परिवार के लिए एक लक्ष्य भी बन जाएंगे जिसे पोषित किया जाए। मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि आप चिमेंग परिवार से छुटकारा पा सकें और मैं यहां तक कि आपके ग्रह ब्लू प्लेनेट को आपके लिए खरीद भी सकता हूं। एक ही बार में आपके लिए सब कुछ सुलझा दूंगा। वांग ये ने शाहोंग की ओर देखा, जिसने उनकी नजर से बचते हुए उन्हें न देखने का नाटक किया। यह प्रस्ताव सचमुच बहुत आकर्षक था। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने उन्हें भर्ती करने की कोशिश की थी। न केवल शानचांग सबसे मजबूत था, बल्कि वह सबसे उच्च पद वाला और सबसे ईमानदार भी था। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह घमंडी था।
जल्दी करने की जरूरत नहीं है, शा गेनचांग ने सौम्य स्वर में कहा। इस बारे में सोचने के लिए अपना समय लो। फाइनल टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की अच्छी तैयारी करो और रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लिए गौरव लाओ। तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। मैं करूंगा, वरिष्ठ, वांग ये ने जवाब दिया। शा गेनचांग ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चले गए। वर्चुअल स्पेस में घुटन भरा दबाव तुरंत गायब हो गया और शाह होंग ने राहत की सांस ली। तुम मुझे छोड़कर भी ज्यादा असहज दिख रहे हो, वांग ये ने छेड़ते हुए कहा। शाह होंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह एक पुराने पूर्वज हैं जो बहुत समय से प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कि परिवार का नेता भी उनके प्रति शिष्टाचार दिखाता है, मुझे तो छोड़ो। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में वह इतना बड़ा व्यक्ति है कि केवल अपने पैर से थाप मारने भर से भूकंप ला सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, वह इतनी आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। तो क्या आप हमारे होंगलुआन परिवार में आने में रुचि रखते हैं? शाह होंग ने कहा, पूर्वज के शब्दों का वजन होता है। अगर आप उनके शिष्य बनते हैं तो आप रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में जो चाहे कर सकते हैं। स्थिति के मामले में वन भी आपकी तुलना नहीं कर सकता। आइए इंतजार करते हैं जब तक टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट खत्म नहीं हो जाता। वांग ये ने अभी इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। यह भी ठीक है, शाह होंग ने सिर हिलाया। आखिरकार यह एक बड़ी बात है। आपको इसे धीरे धीरे सोचना होगा। क्या ख्याल है? क्या आपको प्रतियोगिता में आत्मविश्वास है? यह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की सच्चाई पर निर्भर करता है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। शाह होंग जोर से हंसे। तो कहो, तुम्हें क्या चाहिए? जब तक तुम सीमा पार नहीं करते, हम किसी भी चीज पर चर्चा कर सकते हैं। 3 बातें, वांग ये ने कुछ भी छुपाया नहीं। उन्होंने कहा, मेरे एक भाई हैं जिनके गुलाम का निशान चिमेंग परिवार के हाथ में है। मैं आशा करता हूं कि रेड रिवर कॉस्मिक नेशन इस मामले को सुलझाने में मेरी मदद कर सके। यह छोटी बात है, मैं इसके लिए बाद में इसे सुलझा दूंगा, शाह होंग ने कहा। धन्यवाद भाई शाह। दूसरी बात, वांग ये ने कहा, मेरी एक बेटी है। मैं आशा करता हूं कि उसे होंगही प्लेनेट के होंगया इंपीरियल अकादमी भेजा जा सके। क्या यह ठीक है? यह शायद थोड़ी कठिन हो सकती है। तीसरी बात क्या है? शाह होंग ने विचारपूर्वक पूछा। मैं एक सात तारा जीवन आकाशगंगा क्षेत्र चाहता हूं, वांग ये ने कहा। शाह होंग ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, आपका परिवार अभी अभी स्थापित हुआ है। यह केवल एक नया परिवार ही नहीं है, बल्कि इसके सभी पहलुओं में मानक सामान्य परिवार के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। 7 सितारा जीवन गैलेक्सी क्षेत्र प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर मैं कहूं कि मैं टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता हूं और रेड रिवर कॉस्मिक नेशन को ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में प्रसिद्ध कर सकता हूं तो क्या होगा? वांग ये ने कहा। शाह होंग की आंखें चमक उठी। मैं कोशिश कर सकता हूं और तुम्हारे लिए जो चाहो वह प्राप्त कर सकता हूं। भाई शाह, परेशान करने के लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में भाई शाह की तरफ से अच्छी खबर आई। पहली खबर शिया वुगुआंग के दास चिन्ह के बारे में थी। भाई शाह ने हस्तक्षेप किया और चिमेंग परिवार को शिया वुगुआंग पर नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरा था शियाओयू के लिए हांग्याओ इंपीरियल एकेडमी में प्रवेश पाने का। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन पहले ही इस बात पर सहमत हो चुका था कि उसे केवल 3 स्थानों में से एक पाने की जरूरत थी ताकि यह इच्छा पूरी हो सके। अंततः स्टार जीवन आकाशगंगा क्षेत्र। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन यह भी मान लिया था कि अगर वह वाकई टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में पहला स्थान लेता है और हजारों वर्षों तक कॉस्मिक नेशन को प्रसिद्ध कर देता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इन कुछ दिनों में वांग ये ने बहुत ही संतोषजनक जीवन जिया। अपनी दैनिक ट्रेनिंग के अलावा उसने अपने विरोधियों की मूल जानकारी और युद्ध कौशल सीखकर टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की तैयारी भी की। शत्रु को कम आंकना एक बड़ा वर्जित था। साथ ही उसने कुछ समय लिया मायरिए रेस गुलामी फार्म का दौरा करने के लिए और नए आए हुए गुलामों का एक बैच काटा, फिर छेड़खानी करने वाले गुलाम मालिक ताया को सजा दी। 5वें दिन उसका क्लोन टूट गया। स्थान विस्थापन इफ। इसके साथ उसने अंतरिक्ष का अपना पहला उन्नत मार्ग समझ लिया। इसकी शक्ति उन्नत स्पेस डिस्टॉर्शन से भी अधिक थी। डेथ केज के दूसरे दौर में युनलांग दो ने अपना सर्वोच्च खजाना छोड़ दिया, कायाटिक स्पेस मिरर, जिसने डेथ केज को कई स्थानों में काट दिया। इसमें संलिप्त ब्रह्मांडीय रहस्य स्पेस विस्थापन था। वांग ये ने अपनी स्पेटियल कंट्रोल और स्पेटियल सिंक्रोनाइजेशन पर निर्भर रहते हुए गति बनाए रखी, जैसे वह अभी भी समतल जमीन पर हो। यदि उसने उस समय पहले ही स्पेस डिसलोकेशन को नियंत्रित कर लिया होता तो वह दूर से ही दूसरे पक्ष को मार सकता था। बेशक यह केवल किक पर आइसिंग था, लेकिन अब स्पेस डिसलोकेशन की समझ से विल सीलिंग ब्लेड के तीसरे रूप को सक्रिय करना संभव हो गया, जिससे इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। क्या आप स्पेस डिसलोकेशन को अपग्रेड करने के लिए 500000 संभावित अंकों का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप स्पेस डिसलोकेशन को अपग्रेड करने के लिए 250 मिलियन संभावित अंकों का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ। लगातार 3 चरण। स्टेज 4 स्पेस डिसलोकेशन के साथ विल सीलिंग ब्लेड के ब्रह्मांडीय रहस्य की शक्ति बहुत बढ़ गई। स्पेस में उसकी उपलब्धियां भी सुधरी। 7वें दिन। सुपरस्टार स्तर 1 क्षमता उपयोगकर्ता 75%। वांग ये का मुख्य शरीर अंतिम साधना पूरी कर चुका था। वह खड़ा हुआ, अपनी मांसपेशियों को फैलाया और मानव वर्चुअल कॉस्मिक में प्रवेश किया। ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता की अंतिम लड़ाई, टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट शुरू हो गई। परिचित लोगों के साथ परिचित तैयारी का स्थान। वांग ये के प्रवेश करने के बाद उसने मुस्कान और सिर झुकाकर वू युनडो और लो गोंगक्यों का अभिवादन किया। फिर उसने लड़ाई की नियत के साथ दूसरों पर नजर दौड़ाई। वे सभी काफी समय के पाबंद थे। उसने अपना सिर उठाया और बड़ी स्क्रीन पर काउंटडाउन देखा। टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में 10 प्रतिभागियों के नाम भी स्क्रीन पर थे। मुकाबले की जोड़ी का ऐलान नहीं किया गया था। प्रतिद्वंद्वी प्रत्येक दौर के लिए यादृच्छिक रूप से चुने जाते थे, लेकिन उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट 9 राउंड के लिए आयोजित किया जाएगा, प्रत्येक 9 कॉस्मिक दिनों के लिए एक राउंड। विजेता को अंतिम रैंकिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यदि लड़ाई के परिणाम समान रहते हैं तो इसे अंतिम लड़ाई के परिणाम के आधार पर तय किया जाएगा। तुम बहुत नर्वस लग रहे हो, वांग ये ने वो युनडो का हाथ पकड़ा जो थोड़ा ठंडा था। मानव वर्चुअल कॉस्मिक स्पर्श के मामले में वास्तविकता से अलग नहीं था। जब कई जातियों के वेश्यालय का सुपर वीआईपी होने के नाते वांग ये को इसका अनोखा अनुभव था। जब भाई अटाई को बाहर कर दिया गया तब मैं ही ताइवू कॉस्मिक नेशन से बची हुई हूँ, वो युनडो ने अपने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ताइशी स्टारफील्ड के 3 दिग्गजों में से एक के रूप में ताइवू कॉस्मिक नेशन का प्रदर्शन इस वर्ष वास्तव में संतोषजनक नहीं था। बाकी दोनों महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों में से प्रत्येक ने राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में 2 प्रतियोगी भेजे थे, लेकिन केवल ताइवू ब्रह्मांडीय राष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा वो युनडो अभी भी एक 9 से किया थी। वह वर्तमान में दांग में 5वें स्थान पर थी और उस पर ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। शुभकामनाएं, वांग ये ने वो युनडो को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। आप भी, वो युनडो ने भी मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां संजो लीं। पहला स्थान पाओ। बिल्कुल, जैसे ही वांग ये ने यह कहा उसके चारों ओर नजरें बदल गईं। विशेष रूप से ओल पू और जिउ क्यू ने अपनी मजबूत लड़ाई की भावना छिपाई नहीं। युन बुफान की चमकदार आंखों में हल्की मुस्कान के साथ चमक आई। पहला स्थान, यह सिर्फ एक झूठी प्रतिष्ठा थी। उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। जब तक वह ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में से एक 3 स्थानों में से कोई एक हासिल कर लेता, यह ठीक था। सभी के पास एक मौका था। यहाँ तक कि आर्नोल्ड परसवाल और जो बोजी, जो 10 में सबसे कम पसंद किए जाने वाले थे, ने भी प्रतियोगिता को गंभीरता से लिया। ब्रेकआउट प्रतियोगिता में कुछ भी हो सकता था।
चूंकि वे इतने आगे आ गए थे इसलिए उन्हें इसे आजमाना ही पड़ा। 3 नए खिलाड़ियों लू गोंगकियोंग, शजी और जी शानरे और भी अधिक निडर थे। चाहे वह उनके खुद के लिए हो या उस ब्रह्मांडीय राष्ट्र के लिए जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे अच्छी रैंकिंग पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अंतिम लुई में अनुभव की उपयोगिता काफी कम हो गई थी। ताकत की प्रतियोगिता मुख्य थी। बेशक चूंकि यह एक रोटेशन मैच था इसलिए युद्ध कौशल के उपयोग के मामले में अभी भी एक निश्चित मात्रा में योजना शामिल थी। आखिरकार टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार प्रत्येक राउंड के बाद केवल चोटें और ऊर्जा ही ठीक होंगी। ऊर्जा, इच्छाशक्ति, मनोबल, प्रतिभा और वंश सभी को स्वयं द्वारा नियंत्रित करना आवश्यक था। कुछ खजाने जिन्हें केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था, उन्हें सबसे उपयुक्त समय पर इस्तेमाल करना पड़ा। 7 ब्रह्मांडीय दिनों की तैयारी के बाद ये 10 लोग पहले ही एक दूसरे की युद्ध कौशल और जानकारी से परिचित हो चुके थे। हालांकि युद्ध का विशिष्ट क्रम भाग्य पर निर्भर करता था। स्विच, बड़ी स्क्रीन झूमने लगी। 10 नाम जल्दी ही 5 समूहों में बदल गए। 1 वांग ये जेओक, 2 युन बुफान शाजे, 3 लू गोंगक्योंग जो पोजही, 4 अर्नोल्ड परसवाल जी शानरेन, 5 आह पुवु युंडो। टैशी स्टार नेटवर्क। वाओ, पहला राउंड एक शानदार धमाका है। सोचना कि जिन 2 लोगों के जीतने के सबसे अधिक मौके हैं, वे पहले ही मुकाबला कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पर्दे के पीछे कुछ शक की बात है। एक वरिष्ठ और एक नए खिलाड़ी के बीच की लड़ाई बहुत रोमांचक है। पहला राउंड किसी और कारक से प्रभावित नहीं होगा। हर कोई अपनी चरम सीमा पर है। वांग ये और जेओक की लड़ाई बराबरी की होगी, इसलिए यह बहुत रोमांचक होगी। पॉल पू और वू युंडो का मैच भी कमतर नहीं है। 2 सुपर नए खिलाड़ी मिल गए हैं। अंतिम टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट अभी भी सबसे अच्छा है। ये सभी ताकतवर खिलाड़ियों के बीच की लड़ाइयां हैं। एरिना के बाहर गतिविधियों का शोर था। एरिना स्वयं भी हलचल में था। अन्य सुपरस्टार स्तरीय प्रतिभाओं को उम्मीद नहीं थी कि वांग ये और जेओक पहले ही राउंड में आमने-सामने होंगे। एक था अज्ञात से आया अंधकारमय घोड़ा और दूसरा एक अनुभवी वरिष्ठ था जो हमेशा टॉप 2 में रहा था। सबसे अधिक जयकारों वाले दोनों एरिना के बाहर पहले राउंड में बिक गए। इसने शीर्ष 10 के लिए कठिन मुकाबले का माहौल बना दिया। यही मुझे चाहिए। जीवको ने चमकती आंखों के साथ बड़ी स्क्रीन की ओर देखा। उसकी कमर पर तलवार ने अपने मालिक की युद्ध भावना महसूस की और गूंज उठी, तलवार की भावना से भरपूर। वांग ये भी मुस्कुराया। चूंकि उसका लक्ष्य ताइशी स्टारफील्ड में पहला स्थान लेना था, वह मुकाबलों के क्रम की परवाह नहीं करता था। लेकिन अपने 3 सबसे मजबूत विरोधियों आह, जीवको और युन बुफान में से किसी एक से पहले ही राउंड में मिलना और बिना रोक-टोक लड़ना काफी संतोषजनक था। धूम। 5 संख्या वाले दरवाजे खुले और वांग ये अंदर प्रवेश किया। पहली दुनिया, एक मानक विश्व युद्ध का मैदान। वांग ये हवा में विश्राम कर रहा था। बहुत दूर नहीं, एक रोशनी की चमक हुई और जेओक्यो प्रकट हुआ। वही युद्ध क्षेत्र वाली अन्य 4 दुनिया में पॉल पू, युन बुफान, वू युंडो और अन्य भी एक ही समय में प्रकट हुए। टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के लिए कोई अतिरिक्त शर्तें नहीं थीं। स्थल एक सामान्य कमायामी ब्रह्मांडीय तार्कीय विश्व था। सब कुछ दोनों पक्षों की ताकत से तय होगा। 3, 2, 1। सफेद प्रकाश की बाधा गायब हो गई। टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का पहला राउंड शुरू हुआ। बूम, जैसे ही वांग ये ने अपनी चाल चलना शुरू की, उसने अपने शीर्ष श्रेणी के आंतरिक विश्व के साथ जोरदार दबाव जारी किया। यह बाइक सी की 7 स्तरीय मीनार के साथ नीचे उतरा। वह पहले भी जीवक्यो की लड़ाई देख चुका था। दूसरी पार्टी ने तलवार तकनीकों और समय स्पेस के मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया, न कि आंतरिक दुनिया पर। लेकिन इस बार एक विशाल सुनहरा घंटा प्रकट हुआ और जीवक्यो को घेर लिया। इस शक्तिशाली ताकत के कारण बाइकी का 7 परत वाला टॉवर तुरंत ही ढह गया। हालांकि वांग ये की आंतरिक दुनिया में अभी भी बढ़त थी, लेकिन जीवक्यो, जो सुनहरे घंटे से घिरा हुआ था, इससे सीमित नहीं हुआ। एक विश्व रक्षक प्रकार का अटूट उपकरण। हे भगवान, वे अच्छी तैयारी किए हुए थे। जिंगमांग स्टार कॉस्मिक राष्ट्र सचमुच 3 दिग्गजों में से एक होने लायक था। स्वूश, जीवक्यो का रूप अचानक गायब हो गया। सिर्फ एक विचार से जीवक्यो की छाया के साथ एक आयामी दरार प्रकट हुई। तलवार की रोशनी मुड़ती और घूमती रही, तेजी से चमकती। जब तलवार की आभा वांग ये को घेर रही थी, यह भव्य लग रही थी। समय की सोच। आयामी दरार। जीवक्यो ने हमला करने के पल में उसने समय और अंतरिक्ष के मार्ग का उपयोग किया, जिसमें वह सबसे अधिक निपुण था। मुख्य प्रतियोगिता के दूसरे दौर में अपनी शक्तिशाली समय और अंतरिक्ष की उपलब्धियों के साथ वह अजय था। जीवक्यो के भी 7 हत्याएं थीं, जो केवल वांग ये के बाद दूसरे स्थान पर थीं। लेकिन इस बार उसने अपना मुकाबला पाया। धमाका, धमाका, धमाका। वांग ये ने कोई बचाव नहीं किया, जैसे कि उसे पता हो कि जीवक्यो पीछे से हमला करेगा। जैसे ही आयामी दरार खुली, भाइटव हील ओरिजिन के मोती जीवक्यो की ओर तोपों की तरह निकले, प्रकाश की गति में सीटी बजाते हुए। स्टेज 9 स्थानिक नियंत्रण। स्टेज 7 आयामी दरार। स्थानिक उपलब्धियों के मामले में वह और भी बेहतर था। मुख्य प्रतियोगिता में वांग ये ने अपने अंतरिक्ष और समय के रास्तों को ज्यादा नहीं दिखाया। इसके साथ ही जीवक्यो को थोड़ी हानि हुई। हालांकि उसने जल्दी प्रतिक्रिया दी। उसके हाथ में फ्लैश स्पेस रिंग चमक उठी और अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, जिससे भाइटव हील ओरिजिन के हमले शून्यता में बदल गए। धमाका। इस क्षण में आकाश में एक सांप की छवि प्रकट हुई और अंधेरी लहरें उभर आईं। असीमित स्थानिक विस्थापन जीवक्यो को घेरे। अंडर लाइट की लहरें जीवक्यो द्वारा जारी किए गए विकृत स्थान में बहने लगीं और वांग ये की छवि तुरंत युद्ध भूमि से गायब हो गई। स्थानिक समकालिकता। वह अंदर से करने वाला था। वांग ये निडर था, उसकी महान क्षमताओं के कारण। सर्वोच्च खजाना फ्लैश स्पेस रिंग ने अभूतपूर्व प्रभाव सहा। बज, बज, बज। सफेद बिजली फट गई। वांग ये ने क्षेत्र परिवर्तन मंत्र का उपयोग किया, एक सफेद बिजली का क्षेत्र बनाते हुए जिसने जीवक्यो को घेर लिया। बांग, बांग, बांग। स्पेस फ्लैश रिंग की असर खत्म हो गई। इसके बजाय जीवक्यो का स्पेस डिस्टॉर्शन उस पर इस्तेमाल किया गया। धत्त तेरी की, जीवक्यो ने पहल खो दी। उसकी सबसे मजबूत अंतरिक्ष क्षमता वांग ये द्वारा पूरी तरह दबा दी गई। वांग ये उसकी कल्पना से कहीं आगे था। पूरी शक्ति से विस्फोट। सफेद बिजली का क्षेत्र उसके आंतरिक जगत में मिल गया और जीवक्यो के शरीर के बाहर वाला सुनहरा घंटा जोर-जोर से बजा। जब वह दहाड़ा, जीवक्यो की रक्तरेखा फट गई और वह एक तलवार में बदल गया। उसका तलवार हृदय उसके तलवार इरादे के साथ पूरी तरह मिला और स्वयं निर्मित 9 सॉन्स तलवार तकनीक जल्दी से निष्पादित हुई। वांग ये की दर्पण जैसी छवियां चारों ओर विक्षिप्त स्थान में दिखाई देती रहीं और वे तुरंत अनगिनत बार टकराईं। समय परिवर्तन बनाम समय परिवर्तन। जीवक्यो फिर से दबा दिया गया। वांग ये का समय नियंत्रण ऐसा था जैसे एक जाल जिसने उसे हिलने डुलने नहीं दिया। हर हमला आसानी से निष्प्रभावित कर दिया गया। शानदार तलवार तकनीक बस अंतरिक्ष और समय के दोहरे दमन के तहत अपनी शक्ति नहीं दिखा सकी। धमाका। वांग ये ने दोनों तलवारों का उपयोग किया और उसके हमले का विस्फोट जीवक्यो की रक्षा को चकनाचूर कर दिया। स्थान विकृति हर जगह थी और सांपों की लहर ने जीवक्यो के अंतरिक्षमय काले क्षेत्र को भर दिया, जिससे वह गिर गया और चूर-चूर हो गया। ची, ची, ची। तलवार की रोशनी और सफेद बिजली भड़क उठी। जीवक्यो की अंतिम रक्षा, एक अटूट कलाकृति कवच, मंद पड़ गई और कणों में बदल गई। वह पराजित हो गया। वांग ये की दर्जनों छायाएं प्रकट हुईं। अंतरिक्ष जुड़कर और ठीक होकर धीरे-धीरे एक वांग ये का रूप ले लिया जो आकाश में अपने हाथों में 2 तलवारें लेकर खड़ा था। पहली लड़ाई में जीत हुई। ताइशी स्टार नेटवर्क में हड़कंप मच गया। बहुत, बहुत तेज, जीवक्यो बस ऐसे हार गया।
वरिष्ठ और नए का मुकाबला बराबरी पर होना चाहिए था। क्या हुआ? यह पूरी तरह से दमन था। क्या जीव क्यों उसको सज्जनता से लड़ रहा था? सज्जनता से लड़ रहा था, यह ताकत का अंतर है। अगर वांग ये में क्षमता नहीं होती तो क्या वह पहले स्थान पर होता? बस वन यह नहीं सोच पाया कि जीव क्यों और उसके बीच की ताकत का अंतर इतना बड़ा होगा। किसने कहा कि वांग ये एक एक करके नहीं लड़ सकता? अगर पास में क्षमता है तो खुद दिखाओ। देखते हैं क्या तुम्हारा चेहरा सूझा है। खाली तैयारी स्थल में वांग ही और जीव क्यों प्रकट हुए। मैं पूरी तरह हार गया। मैंने तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए एक विश्व रक्षक प्रकार का अटूट उपकरण तैयार किया था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि समय और स्थान में मेरी महारत पूरी तरह दबा दी जाएगी। जीव क्यों ने आह भरी। अगर हम फिर से लड़ेंगे तो मेरी जीत इतनी आसान नहीं होगी। वांग ही और जीव क्यों ने हाथ मिलाए। सच कहें तो जीव क्यों की तलवार कला उससे ऊपर थी। दुर्भाग्य से उसने समय और स्थान के मार्ग को अपने मुख्य हमले के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया था। इन दोनों पहलुओं को उसके द्वारा दबा देने पर चाहे तलवार की कला कितनी भी निपुण हो, वह बेकार साबित होगी। वह विनम्र नहीं बनने की कोशिश कर रहा था। अगर जीव को इसके बारे में पहले पता चल जाता और उसने एक उपयुक्त अंतरिक्ष समय की खजाना तैयार की होती, नौ गीत तलवार तकनीक को मुख्य हमला तरीका बनाकर, परिणाम तब भी वही होता। लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं जीत पाता। और दो और हैं, वांग ये जानता था कि शीर्ष तक पहुंचने के रास्ते में उसके विरोधी कौन होंगे। जीव को हराया जा चुका था, अब केवल आहपू और यून बुफान बचे थे। इस समय पांचवें विश्व में युद्ध पूरी तरह से चल रहा था। आहपू का संपूर्ण प्रभुत्व था। अपनी आश्चर्यजनक शक्तिशाली शरीर के साथ, स्तर 7 की अंधकार शक्ति और युद्ध क्षेत्र के संयोजन के साथ और अपनी अटूट हथियार की मदद से उसने वू यून की रक्षा रेखा को क्रूरता से तोड़ दिया। कुल मिलाकर स्थिति तय थी। जल्दी ही दो प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं। आहपू, जो लड़ाई की आत्मा से भरपूर था, तैयारी के क्षेत्र में प्रकट हुआ। जब उसने वांग ये को देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे का हाव-भाव थोड़ा बदल गया और उसने तुरंत बड़ी स्क्रीन की ओर देखा और दांत पीस लिए। वह फिर से वांग ये से हार गया था, लेकिन जल्द ही उसका वांग ये के साथ आमने-सामने मुकाबला होगा। उस समय वह अपनी सारी लड़ाई की क्षमता को उजागर करेगा, जिसमें उसका रक्त संबंध और सर्वोच्च खजाने शामिल हैं, जिन्हें उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। वह वांग ये को निर्दयता से हरा देगा। वह सबको यह साबित करना चाहता था कि वह एयरपो टैशी स्टारफील्ड में नई पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। जब वांग ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ आया तो अहपो ने सिर उठाया और निगलते हुए कहा। जैसे ही वह कुछ बड़े शब्द कहने वाला था, पूर्व ने उसके पास से गुजरते हुए कह दिया, अहपो, कोई बात नहीं, अगले राउंड के लिए तैयारी करो। वांग ये ने अपने हाथ से वू युनडो को सांत्वना दी। हाँ, वू युनडो ने अपने लाल होंठों को काटा। आहपू चुप रह गया। जीव क्यों ने सभी पू की ओर देखा। वांग ये से हारने का मतलब यह नहीं था कि सब खत्म हो गया। उसे अभी भी बचे हुए दो स्थानों में से एक पाने का उच्च मौका था। उसका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी आहपू था। पहला राउंड जल्दी समाप्त हो गया। वांग ये और आहपू के जीतने के बाद युन बुफान, लाओ गोंगकियोंग और जी शानरिन ने अपने अपने पहले मुकाबले जीत लिए। युन बुफान को छोड़कर अन्य वरिष्ठ सभी हार गए, जिससे ताइशी स्टारफील्ड के ब्रह्मांडीय लोग निराश हो गए। नए खिलाड़ी बहुत ही तेज थे, खासकर वांग ये। किसी ने भी उस लड़ाई की उम्मीद नहीं की थी जिसका सबने इंतजार किया था, वह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। वांग ये ने सबसे मजबूत वरिष्ठ जीव क्यू को एक भी बूंद खून बहाए बिना हरा दिया था। उसने आश्चर्यजनक ताकत दिखाई थी। ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी ही ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर लेगा। 4 मुकाबलों में 4 जीत। वांग ये की ताकत पूरी तरह सामने आई थी। दूसरा मुकाबला अर्नोल्ड परसवाल के खिलाफ था, तीसरा मुकाबला शाजी के खिलाफ था और चौथा मुकाबला जी शानरिन के खिलाफ था। सभी को साफ सुथरे तरीके से निपटा दिया गया। जी शानरिन, जिन्होंने इससे पहले 3 मुकाबले जीत किए थे, ने थोड़ी ही देर में महसूस किया कि वह इसमें सक्षम हो सकता है, लेकिन जल्दी ही उसे एक बड़ा झटका लगा। वांग ये के खिलाफ वह पूरी तरह से हार गया। पहले राउंड में महसूस किए गए अनुभव की तरह ही सामने वाला व्यक्ति बस एक अतिक्रमणीय आतंक था। वांग ये एक दानव राजा था और जो भी उसके संपर्क में आता, उसकी मौत हो जाती। 4 मैचों के बाद वांग ये, आप और युन बुफान पहले स्थान पर बराबरी पर थे और अपनी जीतों को बनाए रखते थे। जिन क्यू, जी शानरिन और लू गोंगक्यांग पीछे थे, उनके 3 जीत और 1 हार थी। ताइवू कॉस्मिक नेशन की वू युनडो की शुरुआत खराब रही। उसने आप और जिंक्यू का सामना किया और 2 लगातार हार के बाद इस नंबर 5 बीच की उम्मीद मूल रूप से आगे बढ़ने की लगभग खत्म हो गई। जहां तक शाजी, जो पोजी और अर्नोल्ड परसवाल का सवाल है, उनके पास केवल सैद्धांतिक उम्मीद ही थी। 5वां राउंड। वांग ये बनाम युन बुफान, आप बनाम जिंक्यू। सुप्रीम लड़ाइयों का एक और राउंड, देखें कि क्या युन बुफान वांग ये को रोक सकता है। अगर वांग ये यह मैच जीतता है तो उसका सबसे खराब रिकॉर्ड 8 जीत और 1 हार होगा। वह निश्चित रूप से एक जगह पाएगा। युन बुफान कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि वह लड़ाई के दौरान खुद को रोक रहा था। वह शांत और संयमित है। उसकी वास्तविक युद्ध कौशल जिंक्यू से कम नहीं हो सकती। आप और जिंक्यू के बीच की समान शक्ति वाली लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी जीतता है वह मूल रूप से अपनी जगह पक्का कर सकता है। अगले 5 राउंड में विजेता का सबसे खराब परिणाम 7 जीत और 2 हार होगा। ये दोनों सीधा साधा प्रतिस्पर्धी हैं, इसलिए उनके बीच यह द्वंद्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि दर्शक भी इस राउंड के महत्व को देख सकते थे, इसलिए तैयारी स्थान में लोग स्वाभाविक रूप से जानते थे। पहली लड़ाई में हार के बाद जिंक्यू खुद को झाड़कर आहपू के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने लगे, जो ऑडिशन से ही उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उन्होंने आहपू की सारी जानकारी व्यवस्थित की। आहपू, जो ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता का चैंपियन बनने का लक्ष्य रख रहा था, ने अपनी मुट्ठियां रगड़ी। उसकी लड़ाई की भावना चरम पर थी जब उसने जिंक्यू की ओर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरी पार्टी को पूरी तरह से निगल जाना चाहता हो। युन बुफान अभी भी शांत और संयमित था, ऐसा लगा जैसे उसके पास एक बुद्धिमान बूढ़े की चालाकी की मोती हो। बड़े पर्दे पर काउंट डाउन खत्म हुआ और 5 मार्ग खुल गए। मैं पहले आधे में पहली जगह लूंगा और कोटा लॉक कर दूंगा। वांग ये अंदर आया। चौथा संसार, एक मानक विश्व का युद्ध भूमि। वांग ये युन बुफान का सामना कर रहा था। यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने एक बार ताइशी स्टारफील्ड की जगह मानव वर्चुअल कॉस्मिक की प्रतिभा चयन प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। चाहे वह ऑडिशन हो या मुख्य प्रतियोगिता, वह हमेशा टॉप 3 में रहा और बिना किसी दुर्घटना के टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में प्रवेश किया। इसके अलावा वह अब लगातार जीतों के साथ पहले स्थान पर भी था। उसे कम आंका गया था। वांग ये ने मुख्य प्रतियोगिता में युन बुफान का प्रदर्शन देखा था। यह निश्चित था कि सामने वाले ने अपनी पूरी युद्ध क्षमता नहीं दिखाई थी। वह इतना सुंदर और चालाक था, उसके विपरीत जो सीधे और निर्दोष था। देखते हैं आपकी असली ताकत। वांग ये की शीर्ष स्तर की आंतरिक दुनिया की दबाव को उजागर किया गया। वह सोच रहा था कि उसे जिंक्यू द्वारा इस्तेमाल किए गए जैसी वर्ल्ड गार्ड प्रकार की अटूट वस्तु का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक तलवार प्रकट हुई। एक विशाल तलवार। यह अत्यंत अजेय तलवार इरादे के साथ मिश्रित थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके आंतरिक संसार में एक बड़ा छेद करने की इच्छा रखती हो। हे भगवान, जैसी उम्मीद थी वह दुश्मन को कम आंक नहीं सकता था। यहाँ तक कि जिंक्यू के पास भी उसकी शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया से निपटने का एक तरीका था, इस चालाक साथी का तो होना ही था। आइए कोशिश करते हैं। हालांकि वांग ये के पास इससे निपटने के अनगिनत तरीके थे, उसने अंततः इसका सामना सीधे करने का निर्णय लिया। यह अनुभव का अच्छा संचय था। आखिरकार उसका लक्ष्य सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में कॉस्मिक प्रतिभाशाली लोग थे।
युन बुफान का वर्ल्ड स्वॉर्ड बहुत खास था। यह सामान्य आंतरिक दुनिया से पूरी तरह अलग था। बाइकी का 7 स्तरीय पगोड़ा रक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि वांग ये के हाथ में शून्य बंधन अंगूठी तेजी से चमक रही थी और उसे बचाने के लिए असीमित क्षमता प्रकट हो रही थी। उसने राज्य रूपांतरण मंत्र को मिलाया और सफेद बिजली उस बड़े तलवार पर गिरी जो आंतरिक दुनिया के साथ मिल गई थी। एक अधेरी क्रिस्टल तलवार दुनिया। युन बुफान ने दुनिया के मुख्य वस्तु के साथ संघनित होकर खुद को एक असली तलवार दुनिया में बदल दिया। दोनों आंतरिक दुनिया एक जोरदार धमाके के साथ टकराई। एक क्षण में अनगिनत तलवार ऊर्जा गिरी और सुरक्षा को भेद गई। वे बिजली की सफेद उत्पत्ति को अनदेखा कर रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे वांग ये की आंतरिक दुनिया और खुद को दोनों को नष्ट करना चाहते थे। आंतरिक दुनिया हमला प्रकार का सर्वोत्तम खजाना। महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के पास वाकई बहुत सारे खजाने हैं। वांग ये का बाईची का 7 स्तरीय पगोड़ा तुरंत टूट गया। शून्य बंधन अंगूठी की रहस्यमयी खुदाई चमक उठी। वांग ये ने क्षेत्रीय वस्तु जादू डाला और जीवन वृक्ष की असीमित जीवन शक्ति क्षेत्र को ढक गई। उसकी शाखाएं वृक्ष मानों में बदल गईं जो सेना की तरह आगे बढ़े। शक्तिशाली जीवन शक्ति अनंत तलवार ऊर्जा से सीधे टकरा गई। धड़ाम धड़ाम दोनों पक्षों की आंतरिक दुनियाएं जोरदार तरीके से टकराईं। अगले ही क्षण में वांग ये के हाथ की शून्य बंधन अंगूठी ने अपना स्तर 1 ब्रह्मांडीय रहस्य जारी किया, तेजी से चमकते हुए। शून्य बंधन ब्रह्मांडीय रहस्य। वांग ये ने सभी मुक्त प्रकार की क्षमता जादू को पूरी तरह समझ लिया था और उन्हें इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि उसने उन्हें केवल शुरुआती स्तर पर ही मास्टर किया था और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। युन बुफान की आंतरिक दुनिया इतनी विशाल तलवार थी, असफल होना मुश्किल था। ब्रह्मांड से बनी एक श्रृंखला की तरह इसने युन बुफान की तलवार की दुनिया को जगह में बांध दिया। अत्यधिक ऊर्जा टकराई और एक क्षण में अनंत सफेद बिजली आई। इस क्षण में जीवन के दिव्य वृक्ष की भव्य ऊर्जा शानदार रूप से खिली। दबाए टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि युन बुफान की तलवार की दुनिया अटूट थी, एक बार इसे तोड़ दिया गया तो यह उसके लिए भारी झटका होगा। सिर्फ एक ही आदान प्रदान में उसकी जीवन शक्ति बहुत प्रभावित हुई। वांग ये की आंतरिक दुनिया ने उसे कसकर बांध लिया जैसे कोई महान पर्वत उसके ऊपर दबा हो। युन बुफान की आकृति तेजी से बदल रही थी लेकिन अंतरिक्ष पर उसका नियंत्रण वांग ये के मुकाबले कमतर था। सर्वोच्च खजाने की सुरक्षा होने के बावजूद वह उसके हमले को रोक नहीं सका। धम 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 पीछे हटते हुए लड़ते हुए युन बुफान आमने सामने लड़ना नहीं चाहता था। दुर्भाग्य से वांग ये ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने उसे अपनी युद्ध डोमेन और आंतरिक दुनिया, साथ ही अंतरिक्ष नियंत्रण और समय स्थानांतरण के साथ बांध दिया। गंभीर रूप से घायल युन बुफान का सामना करते हुए उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसे जल्दी से समाप्त कर दिया। इसमें 10 सेकंड से भी कम समय लगा। जैसे ही आंतरिक दुनिया की लड़ाई का विजेता तय हुआ, परिणाम पहले ही निर्धारित हो चुका था। हालांकि युद्ध छोटा था, उसने बहुत कुछ हासिल किया। मेरा आंतरिक जगत बहुत कमजोर है, मुझे कम से कम स्तर 2 तक पहुंचना होगा। इसके अलावा बाइकी का 7 स्तरीय पगोड़ा उच्च स्तरीय लड़ाइयों में बेकार है। मुझे एक आंतरिक जगत का सर्वोच्च खजाना या एक अटूट कलाकृति ढूंढनी होगी। वांग ये हवा में तैरते हुए अपने मन में अनेकों विचारों में उलझा हुआ था। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट के प्रतिभागियों में युन बुफान शायद सबसे कमजोर था। अगर वह भविष्य में और आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने शीर्ष श्रेणी के आंतरिक जगत को अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में सही तरीके से उन्नत करना होगा। और भी यह साथी बहुत चालाक है। वांग ये की आकृति गायब हो गई। ताइशी स्टार नेटवर्क। जैसा कि उम्मीद थी, वांग ये ने आसानी से जीत हासिल की। महान राक्षस राजा के रूप में उम्मीद के अनुसार वह इतना शक्तिशाली है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन ने इस बार वास्तव में लाभ उठाया है। वांग ये के साथ उन्होंने सीधे 3 महान कॉस्मिक नेशंस को पार कर लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि युन बुफान ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि वह कुछ रोक रहा है। क्या तुम्हारे मजाक है? वह तो इतनी साफ और स्पष्ट तरीके से हार गया, फिर भी वह कैसे कुछ रोक सकता है? स्वूश स्वूश वांग ये और युन बुफान खाली तैयारी क्षेत्र में प्रकट हुए। बधाई हो, युन बुफान बहुत शांत थे, जैसे कि अभी हार गए हों ऐसा नहीं लग रहा था। तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वांग ये ने उसे देखा। तुम पर लक्षित 10,000 तलवारों की दुनिया टूट गई है। जीतने का कोई मौका नहीं है। भले ही मैं पूरी ताकत लगा दूं, फिर भी मैं केवल गरिमापूर्ण तरीके से हारूंगा। युन बुफान ने सिर हिलाया। यह सच है। वांग ये ने सिर हिलाया। तो आप जीतने के हकदार हैं। सच में मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, युन बुफान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत विनम्र हैं, वांग ये ने कहा। आप और मेरे लक्ष्य अलग हैं, युन बुफान ने कहा। आप नंबर 1 बनना और प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए प्रमोशन कोटा और भी अधिक मूल्यवान है। मेरा प्रतियोगी आप नहीं है, बल्कि या तो जिऊ क्यू या आल्प हैं। इस आदमी का दिमाग साफ था। वांग ये ने बड़े स्क्रीन की ओर देखा। इस समय जिऊ क्यू और आल्प कड़ी लड़ाई कर रहे थे। अभी आल्प के पास बढ़त थी। वह नौसिखिया बहुत मजबूत है। युन बुफान ने आह भरी, उसकी आंखों में चमक थी। जिऊ क्यू की ताकत में कोई कमी नहीं आई है। वास्तव में पिछले कुछ युगों में यह काफी बढ़ गई है। हालांकि वह अभी भी तुम्हारे द्वारा पराजित किया गया। वह ऑल प्यू के खिलाफ भी कमजोर है। लगता है कि मुझे इस पुराने प्रतिद्वंद्वी के साथ तीसरे स्थान के लिए लड़ना पड़ेगा। उसकी गणना इतनी सटीक थी। वांग ये ने चुपचाप युन बुफान की ओर देखा। जब तक वह आह प्यू और जिऊ क्यू के बीच की लड़ाई के हारे हुए को हरा देगा, वह रैंकिंग के नियमों के अनुसार तीसरा स्थान सुनिश्चित कर सकेगा। उस समय युन बुफान निश्चित रूप से अपनी सभी युद्ध कौशल और ट्रम्प कार्ड का उपयोग करेगा। इसके विपरीत आह प्यू और जिऊ क्यू इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत दिखा सकते हैं। इस लड़ाई के बाद ऐसा लगता है कि उन्नति के 3 स्थान निश्चित हो जाएंगे। वांग ये ने आह भरी। युन बुफान निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं खोएगा। आह जिऊ क्यू फिर हार गया। समय ने उसकी धार और तेजी को कम कर दिया है। जिन नए खिलाड़ी ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, उनके मुकाबले जिऊ क्यू लड़ाई की भावना और इच्छाशक्ति में आप उसे हार गया। अभी भी आशा है। जब तक जिऊ क्यू युन बुफान को हरा सकता है, वह अभी भी उन्नति कर सकता है। वांग ये और आप अभी भी 5वीं लड़ाई में अपने शिखर पर हैं। वे बहुत स्थिर हैं। उन्होंने पहले से ही ब्रेकआउट प्रतियोगिता के लिए स्थान सुनिश्चित कर लिए हैं। आइए देखें आखिर में कौन पहले स्थान पर पहुंचता है। 5 राउंड की लड़ाई के बाद वांग ये और आप ने साफ जीत के साथ बढ़त बना ली। छठे राउंड में दोनों ने फिर से जीत हासिल की। 6 लगातार जीतें। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि 2 सुपर नौसिखिए ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में किस राउंड में मिलेंगे। सुघ बड़ी स्क्रीन ने 7वें राउंड की घोषणा की। 1 वांग ये आहपुन, 2 जेजिऊ को युन बुफान, 5 वू युन डो जी शानरेन। एक हलचल मच गई। ताइशी स्टार नेटवर्क में इंसानों की नजरें उत्साह से चमक उठीं। यही था आखिरकार वह टकराव जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी। ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता की सबसे ताकतवर लड़ाई शुरू होने वाली थी। तैयारी के क्षेत्र में सावधान रहो, मैं इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल करूंगा। ओल्प का चेहरा गंभीर था। ठीक है, वांग ये अपने प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंकता। जिऊ क्यू को हराने और लगातार जीत बनाए रखने के लिए ओल्प स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं था। उसकी आवाज से लग रहा था कि उसके पास अभी भी कुछ ताश के पत्ते छिपे हुए हैं। दोनों एक के बाद एक पहले विश्व में प्रवेश किए। हर कोई ईर्ष्या कर रहा था और आह भर रहा था क्योंकि दोनों ने मूल रूप से 2 स्थान सुनिश्चित कर लिए थे। उनके लिए अधिक अवसर नहीं बचे थे। चलो पूरी ताकत से लड़ो।
कोई पछतावा न छोड़ो। जियू क्यू ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी युन बुफन को देखा। यह शायद पहले की तरह ही है, थोड़ा अंतर से तुमसे हारना। पिछली बार की तुलना में तुमने सुधार किया है, युन बुफन ने परिष्कृत मुस्कान के साथ कहा। दुर्भाग्य से हम अभी भी नव आगंतुकों की तरह अच्छे नहीं हैं। जियू क्यू ने सिर हिलाया और मार्ग में चला गया। मैं हार नहीं मान सकती। दूसरी ओर वू युनडुओ ने खुद को हौसला दिया। वर्तमान में 3 जीत और 3 हार के साथ उसके पास केवल सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ने का मौका था। भले ही मैं एक भी जगह नहीं पा सकूं, मैं ताइवू कॉस्मिक नेशन को शर्मिंदा नहीं कर सकती। जी शानरेन, लू गोंगक्योंग, शाजी और बाकी सभी नए सदस्य पूरी ताकत लगा रहे थे। नए सदस्य होने के नाते वे अंत तक लड़ेंगे। पहली दुनिया, एक मानक विश्व युद्ध क्षेत्र। इस समय ताइशी स्टार नेटवर्क के 90% से अधिक दर्शक इस लड़ाई को देखने के लिए आ गए थे। यह शिखर पर होने वाली एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कोई मिस नहीं कर सकता था। विजेता ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में पहले स्थान को सुरक्षित करेगा और युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली सुपरस्टार स्तरीय योद्धा बनेगा। वांग ये हवा में खड़ा था। सुरक्षात्मक ढाल के माध्यम से भी वह आपू की उन्नति हुई लड़ाई की भावना को महसूस कर सकता था। जियू क्यू और युन बुफान को हराने के बाद उसके शीर्ष की राह में केवल एक प्रतिद्वंद्वी बचा था और दूसरी पार्टी शायद सबसे मजबूत हो सकती थी। सुपर रूकी ऑल प्यू। वह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट से पहले सबसे अच्छा परीक्षण बिंदु होगा। उसे हराओ। बूम। तुरंत वांग ये की शीर्ष स्तरीय आंतरिक दुनिया तुरंत मुक्त हो गई। यह उसका सबसे मजबूत पहलू था जिसे उसने शीर्ष 10 के सभी प्रतिभागियों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया था। भले ही यह केवल स्टेज 1 था, इसकी शक्ति पहले ही अत्यंत चौंकाने वाली थी। लेकिन चूंकि ऑल प्यू आ चुका था, वह स्वाभाविक रूप से तैयार था। इन 7 ब्रह्मांडीय दिनों में जिस प्रतिद्वंद्वी का उसने सबसे अधिक अध्ययन किया, वह वांग ये था। धड़ाका, जैसे ही युद्ध क्षेत्र सक्रिय हुआ, पृथ्वी कांप उठी। आपू का शरीर काला काला अग्नि के साथ जल रहा था। उभरती हुई अंधेरी शक्ति युद्ध क्षेत्र के साथ मिलकर चरम पर संघनित हुई। उसके प्राचीन अत्युत्तम खजाने की कवच पर ब्रह्मांडीय रहस्य चमकने लगे। इसे अंधेरी शक्ति ने संचालित किया और काले ड्रैगन बना दिए, जो उसके शरीर के चारों ओर घूमते हुए उसकी रक्षा कर रहे थे। भूष। आपू ने शीर्ष स्तरीय आंतरिक विश्व का दबाव अनदेखा किया और सीधे पास की लड़ाई में कूद गया। हे भगवान, यह नौसिखिया बुद्धिमान दिखने वाला मूर्ख था। जियू ने अपने शीर्ष स्तरीय विश्व के दबाव से बचाव के लिए दुनिया सुरक्षा फल प्रकार के अटूट उपकरण का चयन किया। युन बुफान ने अपने आंतरिक विश्व के हमले प्रकार के अत्युत्तम खजाने का उपयोग किया, जिसे उसकी अंधेरी क्रिस्टल तलवार क्षेत्र द्वारा समर्थित था, ताकि वह उसके साथ आमने सामने लड़ सके। आपू ने इसे सीधे अनदेखा कर दिया, अपने युद्ध क्षेत्र और अंधेरे ऊर्जा खजाने का उपयोग करके शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया के दबाव को कम कर दिया। इसके अलावा वह अपने शारीरिक शरीर में अत्यंत आत्मविश्वास था। अटूट कलाकृति के साथ वह सीधे मुकाबले का सामना कर सकता था। सिर्फ एक शब्द, बर्बरिक। मुझे तुमसे डर नहीं लगता शब्द भयभीत वांग ये की शब्दकोश में मौजूद नहीं था। सुपर बॉडी स्पेल, डार्क क्रिस्टल स्पेल। उसके शारीरिक शरीर की शक्ति फूट पड़ी। शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया की रक्षा में रहते हुए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का सीधे सामना किया। विल सीलिंग ब्लेड, टाइम ऑब्लिवियन टूथ ब्लेड। कॉस्मिक रहस्यों और रहस्यमय उत्कीर्णनों का संयोजन आपको के बहुमूल्य मुक्के के दस्ताने के खिलाफ गया। बूम बूम। सेबर की इच्छा और मुट्ठी की इच्छा एक भयंकर टकराव में थी। यह हंगामा पहले संसार के अंतरिक्ष में फैल गया, जिससे उथल-पुथल मच गई। संक्षिप्त समय में दोनों ने पहले ही दर्जनों वारों का आदान प्रदान कर लिया था। अंधकार शक्ति और शारीरिक शरीर पागलों की तरह टकरा रहे थे। हर बार चकित करने वाला था, जिससे सभी देख रहे ब्रह्मांडीय लोग डर के मारे कांप उठे और उनका रक्त उबल गया। बहुत भयंकर। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वांग ये इतनी खून खराबा भरी नजदीकी लड़ाई चुनेंगे। वांग ये वास्तव में पागल है। यहाँ तक कि जियू क्यू को भी आपू ने नजदीकी लड़ाई में हरा दिया था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरता। हाँ, वह आपू को रोकने के लिए अंतरिक्ष और समय के मार्गों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने लड़ाई का सबसे सीधे रास्ता चुना। वह बहुत मर्दाना है। बढ़िया, सुपर शानदार, यह चरम स्तर की लड़ाई के लायक है। अगर आपू घातक मुकाबले में वांग ये से हारता है, जिसमें वह सबसे अच्छा है, तो वह आश्वस्त होगा। वह ऑल प्यू कभी हार नहीं सकता। सुप्रीम ट्रेजर दस्ताने अलग-अलग रोशनी छोड़ रहे थे। 2 ब्रह्मांडीय रहस्य, 2 शक्तियां। एक ने निगल लिया जबकि दूसरे ने अपार अंधकार शक्ति को उजागर किया। वांग ये के बाएं हाथ में टाइम ऑब्लिवियन टूथ ब्लेड की अंधकार शक्ति फट पड़ी। ऑब्लिवियन टूथ डॉग भयंकर था और यूनिवर्स थंडर बॉटल प्रकट हुआ, सफेद बिजली छोड़ते हुए। दाहिने हाथ में विल सीलिंग ब्लेड का ब्रह्मांडीय रहस्य चमक उठा और उसकी पहली आकृति सक्रिय हो गई। अंतरिक्ष और अंधकार शक्ति जुड़ी और कोई कैटल सेबर के 6 इरादों ने जोरदार हमला किया। वाइट हील ऑब्लिवियन आर्मर ने उसके शरीर की रक्षा की और वॉइड बाइंड रिंग ने एक बाधा उत्पन्न की। कितनी शक्तिशाली मुट्ठी की मंशा है। केवल तभी जब वह आपू की मुट्ठियों का सामना करता है, उसे एहसास हुआ कि जियू क्यू उससे कैसे हार गया। दूसरे पक्ष की मानसिक शक्ति पूरी तरह उसकी मुट्ठियों में समाहित थी, अपने स्वयं के मुट्ठी तकनीक के निर्माण के साथ मिलकर। यद्यपि उसने कोई विशेष मंत्राभ्यास नहीं किया, उसने ब्लैक होल स्तरीय एकमात्र इच्छा मंत्र के रहस्यों में महारत प्राप्त कर ली थी। क्रोधित मुट्ठी की मंशा, सर्वोच्च खजाने के हमले के साथ मिलकर और शक्तिशाली आसक्ति के साथ मिश्रित युद्ध की मंशा। वह बहुत शक्तिशाली था। इस प्रकार की लड़ाई रोमांचक थी। सीमा तोड़ना, कोई गौ की भमिमा। वांग ये की तलवार की मंशा भी अपने चरम पर पहुंच गई। हिंसक सफेद बिजली गिरती है, थंडर फ्यूजन तकनीक, अंधेरी शक्ति और शारीरिक शक्ति फट पड़ती है। शीर्ष श्रेणी के आंतरिक संसार और बिजली की श्वेत उत्पत्ति के दोहरे दबाव के तहत वांग ये ने अंततः अनगिनत संघर्षों के बाद आपू की रक्षा को कवच के माध्यम से तोड़ दिया। सब आपू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो रहा है। उसकी शारीरिक शक्ति फिर से बढ़ गई। उसका हमला, गति और ताकत अभी भी बढ़ रही थी। परफेक्ट रक्तवंश, बहादुर योद्धा। जितना अधिक लड़ाई की आत्मा और साहस, उतनी ही मजबूत शारीरिक युद्ध क्षमता। वृद्धि अंतहीन थी। यह बढ़ती रही और आपू की मुट्ठी की पकड़ घातक रूप से बढ़ी। चलिए इसे खत्म करते हैं। वांग ये ने आपू को कोई और मौका नहीं दिया। क्षेत्र परिवर्तन जादू ने बिजली की सफेद उत्पत्ति के साथ मिलकर क्षेत्र स्तरीय आंतरिक दुनिया के दबाव के तहत सफेद बिजली युद्ध क्षेत्र को मुक्त कर दिया, नियंत्रण की सीमा को चरम तक घटा दिया। इच्छा सील करने वाले ब्लेड का दूसरा रूप, स्थानिक समकालीकरण, समय नियंत्रण। दोहरी वृद्धि ने तुरंत ऑल्पू को हताश स्थिति में धकेल दिया। फ्लिस की आंखें ऐसी पागलपन से भर गईं जैसे पांडोरा का बॉक्स खुल गया हो। यह परिचित एहसास वांग ये को चौंका गया। कितनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति। हालांकि यह इच्छा शक्ति या प्रतिभा नहीं थी, बल्कि कक्का। जैसे ही आपू गरजा, उसके शरीर पर काली त्वचा की परतें उभर आईं। फ्लिस का शरीर और मजबूत और डरावना हो गया। उसकी मूलतः सामान्य शक्ल विशेष रूप से भद्दी हो गई, जैसे कोई शैतान। कोई आश्चर्य नहीं, वांग ये अब समझ गया कि ऑल प्यू की आत्मा इतनी मजबूत क्यों थी। तो उसके पास शैतान जाति की रक्तरेखा थी। आप ऐसा लगता था जैसे यह रहस्य रखना चाहता था, लेकिन अंतिम युद्ध में हारने के खतरे का सामना करते हुए उसके पास इसे प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके यह लड़ाई जीतूंगा। वांग ये ने मैच से पहले आप के कहे हुए शब्दों को याद किया। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वांग ये की आंखें तेज थीं। वह यह भी जानना चाहता था कि जब उसका शारीरिक शरीर पूरी तरह मुक्त हो जाएगा तो वह कितना मजबूत होगा। क्या वह आप को हरा पाएगा, जिसके पास शैतान जाति की रक्तरेखा थी और जो अपनी युद्ध आत्मा को जला सकता था। पिंग।
4 जंतु टोटेम पोल की शक्ति स्टार कोर में खेल उठी। एक पागल और क्रूर महान बंदर की छवि वांग ये के पीछे प्रकट हुई। यह कोई गाय की शारीरिक संरचना से भी अधिक भयानक थी। सबसे शक्तिशाली शारीरिक शरीर का ब्रह्मांडीय रहस्य, महान बंदर रक्तधन मंत्र। जैसे ही उसने अंतिम प्रकोप जारी किया, उसकी रक्त नलिकाएं उफन उठी। दोनों ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत शारीरिक शक्ति छोड़ दी, अपने शरीर की सभी संभावनाओं को बाहर निकालते हुए। तलवार और मुट्ठी टकराए और आकाश और पृथ्वी चकनाचूर हो गए। बढ़ाओ, फिर से बढ़ाओ। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं लग रही थी। आनंदी है, वांग ये का भाई कभी ओब्लिवियन कवच लगभग टूट गया था। वह खून से लथपथ था, लेकिन युद्ध की भावना लड़ते हुए मजबूत होती जा रही थी। उसने आपू की आंखों में वही प्रकाश देखा। वह अपने समकक्ष से मिला था। थकावट के इतने लंबे समय के बाद वह घायल हुआ था। एक ही स्तर की लड़ाई न केवल किसी को बड़ी लड़ाकू शक्ति उजागर करने की अनुमति देती है, बल्कि यह किसी की संभावनाओं को भी प्रोत्साहित करती है। बूम, बूम, बूम। जितना अधिक दोनों लड़ते, उतना ही अधिक वे पागल हो जाते। लड़ाई तीव्र थी। ग्रेट एप ब्लडबर्न स्पेल चरम अवस्था। बूम। आपू का कवच पूरी तरह से टूट गया और पागल हमले समाप्त हो गए। आपू का सामना करते हुए, जिसकी युद्ध आत्मा और इच्छाशक्ति सीमाओं तक जल रही थी, वांग ये आकाश से उतरे और उन्हें अंतहीन सफेद बिजली की युद्ध सीमा से घेर लिया। उनकी शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। डबल सांबर का हमला सब कुछ चौपट कर गया। आपू के शरीर में एक खून से भरी छेद छोड़ दी, जो टॉप रैंक डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण के समान थी। पिंग। आपू भारी होकर जमीन पर गिर गए और अपनी मूल आकृति में लौट आए। उसकी खूनलाल आंखों में कुछ अनिच्छा थी, लेकिन एक शानदार लड़ाई के बाद कुछ राहत और संतोष भी था। उसका मुंह कंपा और उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया, एक ही क्षण में गायब हो गया। वांग ये जीत गया। टू साला, यह बहुत अच्छा लग रहा है। टू मैं वास्तव में इस लड़ाई को देखकर भीग गया हूँ। यह लड़ाई निश्चित रूप से टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की शिखर होगी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपू के पास एक और चाल होगी, लेकिन महादानव राजा अभी भी महादानव राजा है। वांग ये बहुत शक्तिशाली है। शानदार। मैं पूरी तरह से प्रभावित हूँ। इस युग की प्रतिभा चयन लड़ाई कुछ ज्यादा ही कीमती है। दो सुपर प्रतिभाशाली लोग, वांग ये और आल्पो, अचानक प्रकट हुए। सबसे मजेदार बात यह है कि वे दोनों 3 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों से नहीं हैं। क्या आप इसे मानने की हिम्मत करते हैं? हालांकि मुझे पता है कि सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में वे केवल तोप का गोला ही बनेंगे और वे अनंत राष्ट्रों के सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोगों के साथ तुलना भी नहीं कर सकते, फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि वे कितनी दूर जा सकते हैं। ताइशी स्टार नेटवर्क के सभी लोग और अधिक चाहते थे। यह लड़ाई बहुत ही चौंकाने वाली थी। तैयारी स्थान में वांग ये और आल्पो एक ही समय में प्रकट हुए। मैं हार गया, लेकिन मैं हार मानूंगा नहीं। अगली बार मैं इसे जरूर जीतूंगा। आल्पो ने दांत चबाए, उसकी आंखों में जिद और अडिगता भरी थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वांग ये ने सिर हिलाया। इस लड़ाई से उसे बहुत कुछ मिला था, जिससे वह खुद का बेहतर सामना कर सकता था और आने वाले सुपरनोवा प्रोमेक टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर सकता था। उसे 3 समस्याओं को हल करना था। मेरे पास पर्याप्त खजाने नहीं हैं। वांग ये अच्छी तरह जानता था कि उसके पास पर्याप्त खजाने नहीं हैं। उसके पास अपनी आंतरिक दुनिया को मजबूत करने के लिए खजाने की कमी थी, साथ ही उसके पास सेबर, क्षमताधारी हथियार, समय और अंतरिक्ष खजाने आदि की कमी थी। अगर कोई शिल्पकार अपना काम अच्छी तरह करना चाहता है, तो उसे पहले अपने उपकरणों को तेज करना होगा। टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में उसके खजानों का भंडार केवल औसत था। स्टारफील्ड साम्राज्यों और शाश्वत राज्यों के सुपर प्रतिभाओं की तुलना में वह सबसे निचले स्तर पर होगा। मेरी सेबर तकनीकें अपर्याप्त हैं। वांग ये ने लड़ाई की समीक्षा की। सीमा तोड़ने की कला, कोई मवेशियों की फिजियोग्नोमी, केवल एक इरादा थी। उसके कोई मवेशियों के 6 इरादे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। आपू की खुद से बनाई हुई मुट्ठी तकनीक और जियुक की तलवार तकनीक की तुलना में वे कमजोर थे। फिर भी ये दोनों ही सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट के निचले स्तर पर थे। अगर वह इन लोगों की तुलना में भी कमजोर था, तो जब वह मानव स्टारफील्ड के ब्रह्मांडीय प्रतिभाओं से मुकाबला करेगा, यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। मेरे पास पर्याप्त संभावित अंक नहीं है। वांग ये इसे प्राप्त करने की आकांक्षा रखता था। उसके लिए यह सीधे मुकाबला शक्ति में सबसे बड़ा सुधार लाएगा। सौभाग्य से अभी समय था। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट शुरू होने में अभी बहुत दूर था। उसके पास इन 3 कमियों की भरपाई करने और अपनी युद्ध क्षमता को फिर से बदलने का पर्याप्त समय था, ताकि वह ब्रह्मांड के सभी मानव प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। 2 राउंड पहले ही वांग ये ने कोटा में एक जगह ले ली थी। वांग ये ने टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की वर्तमान रैंकिंग देखी। 1 वांग ये 7 जीत और 0 हार। 2 आप 6 जीत और 1 हार। 3 यून बुफान 5 जीत और 1 हार। 4 जियोक्यू 4 जीत और 2 हार। 5 जी शेनरिन 3 जीत और 3 हार। 6 वू युनरो 3 जीत और 3 हार। यह कहना पड़ेगा कि कॉस्मिक सट्टेबाजी की भविष्यवाणियां काफी सटीक थीं। एक बार वह कोटा में जगह लेने के बाद केवल आप यून बुफान और जियोक्यू बच गए थे 2 जगहों के लिए लड़ने के लिए। जी शेनरिन और वू युनरो के पास केवल सैद्धांतिक आशा बची थी। उसकी नजर दूसरी दुनिया पर पड़ी, जहां जियोक्यू और यून बुफान एक भयंकर युद्ध में लिप्त थे। दोनों की ताकत लगभग समान थी और प्रत्येक के अपने विशेष गुण थे। जल्दी में विजेता तय करना इतना आसान नहीं होगा। 5वीं दुनिया के वो युनरो और जी शानरन इस समय सबसे तीव्रता से लड़ रहे थे। दोनों के लिए यह लड़ाई यह तय करने के लिए थी कि कौन बाहर होगा और किसे बने रहने की एक छोटी उम्मीद मिल सकती है। यह एक हताश लड़ाई थी। वांग ये ने वो युनरो को देखा, जो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। एक कैबिरो में लड़ाई में वह झुकाव में थी, क्योंकि वह स्पेस टाइम हाइपरियल्म को मुख्य क्षमता के रूप में उपयोग कर रही थी। बाकी सभी जीव निकट युद्ध में अजीब तरह से माहिर थे, खासकर ओल्पू और जियोक्यू। वे महिलाओं के प्रति दया दिखाना नहीं जानते थे। टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट अभी शुरू ही हुआ था और वो युनरो का आत्मविश्वास पहले ही टूट चुका था। लेकिन वास्तव में वह कमजोर नहीं थी और उसका उपकरण उनमें से सबसे अच्छा था। चाहे वह ऑडिशन के दौरान हो या मुख्य प्रतियोगिता में, वह यून बुफान के बराबर थी। यह तथ्य कि उसकी संभावनाएं 5वीं रैंक पर थीं, उसकी क्षमता का भी प्रमाण था। उसे जीतने में सक्षम होना चाहिए। वांग ये ने देखा कि वो युनरो के ब्रह्मांडीय रहस्य एक के बाद एक प्रकट हो रहे थे। ब्रह्म मंत्र और क्षेत्र वस्तु मंत्र पूरी तरह से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। ब्रह्म की परतों ने दूरी को फिर से झटक दिया और स्थिति को नियंत्रित किया। स्वूश स्वूश। वो युनरो और जी शानरिन तैयारी स्थान में प्रकट हुए। कितनी रोमांचक लड़ाई है। जी शानरिन काफी शिष्ट थे। धन्यवाद। वो युनरो ने हल्का सा सिर झुकाया और वांग ये की ओर मुड़ी। उसने हवा में अपनी मुट्ठियां बांध ली और फूल की तरह मुस्कुराई। वांग ये, मैं जी गई। हाँ, वांग ये मुस्कुराया और सिर हिलाया। वाह वांग ये, तुमने तो तरक्की कर ली है। वो युनरो ने वांग ये को देखा, जो बड़े स्क्रीन पर लगातार जीत के साथ पहले स्थान पर था। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। तुमने वास्तव में शक्तिशाली आप को हरा दिया। वह हमारे लिए शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वांग ये के लिए भी हो। जी शानरिन ने वांग ये को सम्मानपूर्वक देखा। वांग ये की ताकत बहुत ही शानदार है। शायद वह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तुम लोग ब्रह्मांडीय प्रतिभाओं को कम आंक रहे हो। आप किनारे खड़ा था, उसका चेहरा उदास था। पिछली प्रतिभा चयन लड़ाइयों में जो लोग ताइशी स्टारफील्ड से बाहर निकले थे, वे मूलतः सबसे निचले स्तर के थे। बेशक यह सिर्फ हमारा मामला नहीं है, सभी ब्रह्मांडीय राष्ट्र के स्टारफील्ड इसी तरह हैं। उन स्टारफील्ड साम्राज्यों की तुलना में जहां प्रतिभा फलीभूत होती है, ब्रह्मांडीय राष्ट्र के स्टारफील्ड बहुत कमजोर हैं।
10 महान राज्य तो 18 शीर्ष समूहों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। वे मूलतः हर साल चैंपियनशिप पर अपना कब्जा कर लेते हैं। वांग ये वास्तव में बहुत मजबूत है, लेकिन वू युनडो झेमपते हुए बोला, तुम बस जिद्दी हो और दूसरों को बेहतर दिखा रहे हो क्योंकि तुम वांग ये से हारने से खुश नहीं हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। आहपू का चेहरा लाल हो गया। तुम बस आश्वस्त नहीं हो, इसीलिए तुमने ये शब्द कहे, वू युनडो ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। आहपू लियान ने अपना सिर हिलाया। तो अब तुम आश्वस्त हो? वू युनडो ने पूछा। आहपू कितनी तेज जुबान है। ठीक है, वह मुझे गाली नहीं दे रहा, वांग ये ने सोचा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि आहपू ने क्या कहा। ब्रह्मांड की विशालता कल्पना से परे थी। मानव जाति में लगभग 1 मिलियन स्टारफील्ड थे। ताइशी स्टारफील्ड केवल 1 मिलियन में से एक था और यह सबसे कमजोर तृतीय स्तरीय स्टारफील्ड था। बड़ी डेटा झूठ नहीं बोलती। अगर वह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में और आगे बढ़ना चाहता था, तो उसे आने वाले दिनों में बहुत काम करना था। नहीं, उसे अभी शुरू करना होगा। उसका लक्ष्य नहीं बदला था 7 सर्वोच्च मानव गुटों में शामिल होना। बिन किसी समर्थन वाले अंतरिक्षीय मानवों के लिए यह स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग था। यून बुफान ने कठिन जीत हासिल की। इस लड़ाई में उसने पीछे नहीं हटा और अपने सभी ताश के पत्ते दिखाए। महत्वपूर्ण लड़ाई में जियुक्यू को हराया और तीसरा स्थान सुरक्षित किया। मैंने नहीं सोचा था कि शीर्ष 3 स्थान 2 राउंड पहले ही तय हो जाएंगे। हाँ, ओल्पू और यून बुफान दोनों के 6 जीत और 1 हार है। वे चौथे स्थान पर रहने वाले जियुक्यू से 2 जीत आगे हैं। उन्होंने पहले ही जियुक्यू को हरा दिया है, इसलिए भले ही वे आखिरी 2 मैच हार जाएं, वे फिर भी तीसरे स्थान पर रह सकते हैं। अब यह स्पष्ट है कि महान दानव राजा वांग ये कितना शक्तिशाली है। ओल्पू और यून बुफान दोनों को उसने हराया है। देखते हैं कि कौन दूसरा है। 8वें राउंड में ओल्पू और यून बुफान के बीच की लड़ाई काफी रोचक होगी। तैयारी क्षेत्र की बड़ी स्क्रीन पर लड़ाई का 8वां दौर पहले ही शुरू हो चुका था। 1 आहपू यून बुफान। 2 वांग येवू युनडो। 3 जियुक्यू लोगन क्योंग। मुझे दया करें। यून बुफान आहपू की ओर मुस्कुराया और पहले संसार में प्रवेश किया। मैं फिर हार नहीं मानूंगा। आहपू के मुख के जोरदार टकराए, उसकी लड़ाई की भावना फैल रही थी। हालांकि उसने पिछली लड़ाई में अपनी लड़ाई आत्मा जला दी थी और अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी, उसकी लड़ाई की भावना बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। वह अभी भी आहपू था, बहादुर और अजेय। वह कभी हार स्वीकार नहीं करेगा। चलो वांग ये, वू युनडो ने मुस्कान दबाते हुए वांग ये की ओर देखा। किसी व्यक्ति का नाम एक पेड़ की छाया की तरह होता है। हालांकि वह कभी उसके सामने आमने सामने नहीं लड़ी थी, उसने जियुक्यू और आहपू के साथ उसकी लड़ाइयों से वांग ये की ताकत जान ली थी। वह घातक नजदीकी मुकाबले में आहपू को भी हरा सकता था। यह कितना डरावना होगा। वह सबसे ज्यादा शारीरिक संघर्ष से डरती थी। यह लड़ाई उसकी अंतिम लड़ाई होगी। कोई जल्दी नहीं है। हमारे पास 60 सेकंड है। वांग ये ने आवाज संदेश भेजा। आपका क्या मतलब है? वू युनडो आश्चर्यचकित हुआ। तुम और यून बुफान ने अभी लड़ाई नहीं की है ना? वांग ये ने कहा। हाँ, हमारी लड़ाई अंतिम राउंड होनी चाहिए। शायद मेरी जीत या हार की कोई विशेष चिंता नहीं है, वू युनडो ने कहा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर यून बुफान इस राउंड में आहपू से हार जाता है और तुम जीतते हो, वांग ये ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास अंतिम राउंड में आगे बढ़ने का मौका अभी भी रहेगा। मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जीत सकती हूँ? वू युनडो अचानक बोल पड़ी। उसका सुंदर चेहरा अचानक बदल गया और उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। वांग ये, क्या तुम मुझे एक मौका देने के लिए तैयार हो? मैं दे नहीं रहा, मैं खरीद रहा हूँ, वांग ये ने चमकती हुई वू युनडो की ओर देखते हुए कहा। तुम मेरे पराजय को खरीदने के लिए एक अखंडनीय वस्तु और 10 अरब डार्क क्रिस्टल का उपयोग कर सकती हो। वू युनडो चकित रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे मौका मिलेगा। जब यून बुफान ने जियुक्यू को हराया, उसने सोचा कि वह बाहर हो गई। खासकर पिछले 2 राउंड में उसके विरोधी वांग ये और यून बुफान थे। 5वां स्थान बनाए रखना कठिन था। लेकिन अब उम्मीद फिर जल उठी। स्वूश! वू युनडो जल्दी से बड़े स्क्रीन पर रैंकिंग देखी। वह अब जियुक्यू के समान थी, 4 जीत और 3 हार के साथ, लेकिन वह 5वें स्थान पर थी क्योंकि वह जियुक्यू से हार गई थी। अगर यून बुफान इस मैच में हार जाते, तो उनके पास 6 जीत और 2 हार होती। साथ ही इस मैच को जीतकर उसके पास 5 जीत और 3 हार होती। सिर्फ 1 जीत का अंतर। जब तक वह अंतिम मैच में यून बुफान को हराएगी, उसके पास आगे बढ़ने का मौका होगा। मैं इसे खरीदूंगी, वू युनडो अत्यंत खुश थी और बिना हिचकिचाहट के कहा। अगर वह तैयारी स्थल में नहीं होती, तो वह वांग ये को गले लगाकर उसे अपने अवर्णनीय आभार को व्यक्त करने के लिए चूमती। वांग ये सच में अच्छा इंसान था। उसने उसे इतनी अच्छी मौका देने के लिए अपनी प्रतिष्ठा की कुर्बानी देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। पैसों की बात, वह क्या था? वांग ये थोड़े चकित थे। यह छोटी अमीर महिला इतनी ईमानदार क्यों थी? क्या वह कोई प्रतिवाद प्रस्ताव देने वाली नहीं थी? वह मूलतः योजना बनाई थी कि वू युनडो उसे इनमें से कोई भी एक दे दे। आखिरकार उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने एक मैच छोड़ने के बाद भी पहली जगह पर जगह बनाए रखी थी। इसके विपरीत, चाहे वह एक अटूट कलाकृति हो या 10 बिलियन काले क्रिस्टल, ये उसकी शक्ति को एक स्तर तक बढ़ा सकते थे। उसे तुरंत पैसे और खजाने की जरूरत थी। वांग ये का दिल तंग हो गया जब उसने वू युनडो की आभारी आंखों में भिगो देखा। क्या? उसने बहुत कम मांग लिया था। धन्यवाद, वू युनडो ने वांग ये की ओर जोर से सिर हिलाया और फूल जैसी मुस्कान दी। फिर वह दूसरे दुनिया में प्रवेश कर गई। कोई बात नहीं। वांग ये मुस्कुराया। इस तरह का सौदा जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट थे, एक संबंध बना सकता था। यह दीर्घकालिक सहयोग के लिए फायदेमंद था। खैर, वह अगली बार और मांग सकता था। वांग ये ने वास्तव में हार मान ली। उसके साथ क्या हुआ? क्या अभी की लड़ाई में वह घायल हो गया? मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि उसका वू युनडो के साथ अच्छा रिश्ता है। वह उसे एक मौका देना चाहता है और तीसरे स्थान का रोमांच आखिरी राउंड तक छोड़ना चाहता है। बस वह आखिरी राउंड में यून बुफान को हरा दे, उसके पास पदोन्नति स्थल पाने का मौका है। बिल्कुल, हाँ, यून बुफान शायद यह नहीं सोच पाया कि वांग ये उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा, जबकि उसने सब कुछ योजना बनाकर पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया था। वांग ये ऐसे अच्छे इंसान हैं। वह मैदान पर बहुत कठोर हैं, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह निजी जीवन में इतने अच्छे होंगे। भीड़ उत्साहित तरीके से चर्चा करने लगी। जनमत अभी भी वू युनडो की ओर अधिक झुका हुआ था। आखिरकार हर कोई चालाक और योजनाबद्ध यून बुफान की तुलना में मासूम और दयालु नवोदित वू युनडो को पसंद करता था। वांग ये की चाल ने मूल रूप से स्थिर स्थिति को अराजकता में बदल दिया। केवल वू युनडो ही नहीं, बल्कि जियुक्यू को भी आगे बढ़ने का मौका मिल गया। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था। आहपू, वांग ये और फिर यून बुफान से हारने के बाद जियुक्यू ने अपनी पूरी लड़ाकू भावना खो दी थी। लगातार पराजयों के कारण उसकी युद्ध क्षमता और मनोबल दोनों सबसे निचले स्तर पर थे। 8वें राउंड में हालांकि उसने लू गोंगक्यून को हरा दिया, लेकिन वह लू गोंगक्यून के एंटी इंजरी खजाने और सोल ट्रेम्बल स्पेल के संयोजन से भी हार गया। यह ड्रॉ था। जियुक्यू लड़ाई की तैयारी की जगह में प्रकट हुआ और शांत रहा। यह ड्रॉ था, तो ऐसा ही होने दो। वैसे भी यह उसके लिए कुछ बदलने वाला नहीं था। अंततः वह शायद चौथे स्थान पर रहेगा और अफसोसजनक रूप से बाहर हो जाएगा। बड़ी स्क्रीन को देखते हुए जियुक्यू चकित हो गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अविश्वास के साथ वांग ये की ओर देखा, फिर आत्मस्थ वू युनडो की ओर देखा। वांग ये हार गया। क्या हुआ? यह केवल जियुक्यू ही नहीं था। लू गोंगक्यून, जिनके पास 3 जीत, 2 ड्रॉ और 3 हार थी, भी स्तब्ध थे।
रैंकिंग में अचानक बदलाव ने उसे हैरान कर दिया। उसने जल्दी से विभिन्न संभावनाओं की गणना की और अफसोस जताते हुए सिर हिलाया। हालांकि वांग ये ने उस पर नरमी दिखाई लगती थी, उसके पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। हालांकि उसकी अच्छी बहन वू यूनडो के लिए उम्मीद थी। बहुत जल्दी पहले विश्व में अत्यधिक प्रत्याशित युद्ध समाप्त हो गया। लगातार 2 हिंसक युद्धों ने अप्पू और यून बुफान की हर थोड़ी सी लड़ाई की क्षमता को खत्म कर दिया। हालांकि यहाँ तक कि जब अजय अप्पू की लड़ाई की क्षमता अपने चरम पर नहीं थी, उसने फिर भी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और लड़ने की भावना का उपयोग करके यून बुफान को दबाया और यह युद्ध जीत लिया। प्रभावशाली यून बुफान तैयारी क्षेत्र में दिखाई दिए और अप्पू से कहा। वे पूरी ताकत लगाने के बावजूद हार गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस मैच का परिणाम उन्नति कोटे को प्रभावित नहीं करता था। बस इतना था कि 2 नवोदित खिलाड़ियों द्वारा दबाए जाने के बाद उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी प्रभावित हो सकती थी। जब तक मैं आगे बढ़ सकता हूँ, यून बुफान अपने आप से खुश था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि उसने पाया कि हर कोई उसे अजीब नजर से देख रहा था। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बड़ी स्क्रीन की ओर देखने के लिए सिर उठाया। क्षण भर में उसके चेहरे की मुस्कान स्थिर हो गई। क्या हुआ? क्या वह भ्रम देख रहा था? वू यूनडो वांग ये को कैसे हरा सकता था? यून बुफान ने अपनी पतली होंठों को कसकर बंद किया। अपनी सूझबूझ के साथ वह स्वाभाविक रूप से पहले ही पल में जान गया कि क्या हुआ था। नवोदित खिलाड़ियों ने मिलकर योजना बनाई थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं थोड़ी रोकता। यून बुफान थोड़ा नाराज हुआ। अगर उसे पता होता कि वांग ये वू यूनडो के साथ नरम बर्ताव करेगा तो वह ऑल्पो के खिलाफ इतनी जबरदस्त लड़ाई नहीं करता। वह आखिरी लड़ाई के लिए अपनी अधिक लड़ाकू क्षमता बचा देता। यह मुश्किल है। यून बुफान वू यूनडो की ताकत और कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह निकट युद्ध में कमजोर थी, यही कारण था कि जेक्यू और आपो ने उसे जल्दी हरा दिया। दुर्भाग्यवश उसकी निकट युद्ध की क्षमताएं भी इतनी मजबूत नहीं थीं। एक बार वू यूनडो उससे दूर हो जाए तो यह बेहद परेशानी वाला होगा। विशेष रूप से उसकी लड़ाकू क्षमता पिछली लड़ाई में बहुत अधिक कम नहीं हुई थी और वह मूलतः ठीक हो गई थी। इस बीच वह केवल अपनी चरम शक्ति का 80% पर था। अंतिम लड़ाई जीतने के उसके मौके बहुत संभावना से 50-50 थे। मैं केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ। यून बुफान असहाय था। अंतिम दौर, अंतिम युद्ध। इस युद्ध में वांग ये ने ढील नहीं दी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को साफ तरीके से हरा दिया और अपनी पूर्ण ताकत से पहले स्थान को पक्का कर लिया। भले ही आपो ने लोगोंग्क्यों को हराया, वह फिर भी दूसरे स्थान पर रहेगा। वांग ये ने उस तीसरी दुनिया की ओर देखा जहां यून बुफान और वू यूनडो के बीच लड़ाई शुरू हुई थी। एक के पास असाधारण तलवार कौशल और विभिन्न सहायता क्षमताएं थीं। दूसरी सभी प्रकार के कौशल जादू में निपुण थी और उसका अंतरिक्ष में श्वेत क्षेत्र विभिन्न खजानों और अजर अमर उपकरणों के साथ सम्मिलित होने पर चौंकाने वाली शक्ति छोड़ सकता था। ऑडिशन से ही दोनों तीसरे स्थान के लिए लड़ रहे थे और अब ब्रेकआउट प्रतियोगिता के अंतिम दौर में एक आमने सामने की लड़ाई यह तय करेगी कि कौन यह स्थान प्राप्त करेगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसे पूर्व निर्धारित किया गया हो। तुम्हें लगता है कौन जीतेगा? जेक्यू ने भी सभी मैच खत्म कर दिए थे। ड्रोयर, वांग ये ने कहा। ड्रोयर, जेक्यू सकपका गया। वे एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं? वू यूनडो वाकई में बुरा नहीं है, लेकिन वह खजानों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। वह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में कोई फायदा नहीं उठा पाएगी, जेक्यू ने कहा। लेकिन कम से कम उसकी क्षमता है। यून बुफान बहुत बूढ़ा है, वांग ये ने कहा। वह पहले ही प्रतिभा चयन युद्ध के एक राउंड में भाग ले चुका है, फिर भी इतने सालों में कोई प्रगति नहीं की। वह सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए ही है। जेक्यू, किसी अजीब वजह से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे गोली मार दी गई हो। क्या किसी ने अभी तक जीत हासिल की? आल्पू भी तैयारी स्थान में प्रकट हुआ। वे अभी भी लड़ रहे हैं। वांग ये ने अप्पू की लड़ाई नहीं देखी। चाहे कौन जीता या हारा, इसका उसके रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भयंकर लड़ाई पूरी ताकत के साथ चल रही थी। यून BUFN और WYUNDO ने पीछे नहीं हटे और अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के आखिरी राउंड के लिए एक परफेक्ट अंक खींचा, जो TISHISTRFILD ब्रेकआउट प्रतियोगिता का भी आखिरी राउंड था। धूल बैठ गई। यह एक ऐसी मैच थी जहां उन्होंने अपनी सीमा तक लड़ाई की। थके हुए यून BUFN का सामना करते हुए WYUNDO ने अंत तक स्थिरता बनाए रखी और तीसरा स्थान हासिल किया। वैन ये, मैं जीती। WYUNDO, जो तैयारी वाले स्थान में प्रकट हुई, खुशी के आंसू बहाने लगी। वह वैन ये की बाहों में भागी और उसे कसकर गले लगाकर चुपचाप रोई। वैन ये के प्रोत्साहन के बिना वह शायद बहुत पहले ही अपना आत्मविश्वास खो चुकी होती। वांग ये की सलाह के बिना वह बहुत पहले ही राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से बाहर हो सकती थी। वांग ये के अंतिम त्याग के बिना उसके पास तीसरे स्थान के लिए लड़ने का मौका भी नहीं होता। वांग ये उसके दाता थे। वू यूनडो अब अपने दिल में खुशी और उत्साह को दबा नहीं सकती थी। उसने उसे गाल पर जोर से चुम्मा किया। वह परिवार की लड़कियां प्यार और नफरत करने की हिम्मत रखती थीं। अरे! वांग ये हैरान रह गए। हालांकि वे मानव वर्चुअल कॉस्मिक में थे, उनके कार्य पूरे ताइशी स्टारफील्ड में लाइव प्रसारित हो रहे थे। अरबों लोग इसे देख रहे थे। उनके प्रेमी भी। साथ ही उनकी बेटी भी, जो हमेशा उन्हें प्लेबॉय और निर्दयी आदमी कहती थी। गलतफहमी और गहरी हो गई थी। वांग ये दोनों खुश और चिंतित थे। ताइशी स्टार नेटवर्क। शानदार, यह बहुत ही शानदार है। वू यूनडो ने आखिरकार यून बुफान को हरा दिया, यह साबित करते हुए कि उसके पास प्रतियोगिता में ताइशी स्टारफील्ड का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी वांग ये की अजय चढ़ाई ऊपर की ओर पसंद है। प्रतियोगिता की शुरुआत से ही उसने अपने विरोधियों को दूर कर दिया और अजय रहा। उस समय कई लोगों ने कहा कि वह दिखावा कर रहा है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर वास्तव में उसके पास क्षमता है। वह किसी भी चुनौती से नहीं डरता। और क्या हुआ अगर उसके पास क्षमता है? यह प्लेबॉय पूरे इंटरनेट के सामने लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत करता है। कितनी मोटी त्वचा है, मुझे उसके लिए शर्म आ रही है। मैं सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में वांग ये के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार जब हम उसे देखेंगे, वह पूरे मानव तारा क्षेत्र के सुपर कॉस्मिक जीनियस से चुनौती लेगा। इसके बारे में सोचते ही मैं उत्साहित हो जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वह कितना आगे जा सकता है। अभी भी समय है। स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिताएं ज्यादातर स्टारफील्ड एम्पायर और एटर्नल नेशंस की ब्रेकआउट प्रतियोगिताओं की तुलना में पहले शुरू हुई। एलियो साम्राज्य तो और भी पागलपन है। मूलतः नियोजित लड़ाई को स्थगित कर दिया गया क्योंकि एक सुपरस्टार स्तर का जीनियस संन्यास में है। किस प्रकार का जीनियस इतना शक्तिशाली है? मैंने सुना है कि यूनजो एटर्नल नेशन के लोल रैंक बेहद शक्तिशाली हैं और आसानी से अनमित जीवन रूपों को मार सकते हैं। उन्होंने ऑडिशन में भाग नहीं लिया और उन्हें अपनी जगह की गारंटी थी। एक अमर जीव को मारना कुछ भी नहीं है। 10 शाश्वत राज्यों के कई सुपरस्टार स्तरीय प्रतिभाशाली इसे करने में सक्षम हैं। डोंगहिंग शाश्वत राष्ट्र के डोंगसे जीव को पहले ही कॉस्मिक बैंक द्वारा भर्ती कर लिया गया है। एक परिपूर्ण अंत। अंतिम रैंकिंग तैयारी स्थान की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी। 1 वांग ली, 2 आपू, 3 वू यूनडो, 4 यून बुफान, 5 जेक्यू। वांग ली, आपू और वू यूनडो ये 3 नौसिखिए ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में 3 स्थान जीत गए। उन्होंने यून बुफान और जेक्यू को दबा दिया, जिन्हें मैच से पहले बहुत ध्यान मिला था। वे इसके हकदार थे। लोगों का विशेष रूप से वांग ये से बड़ी उम्मीदें थीं। उन्होंने उम्मीद की कि वह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ सकते हैं, एक निश्चित भूमि जहां कॉस्मिक नेशन स्टारफील्ड शायद ही पहुंच पाते हैं। दूसरे की संपर्क जानकारी जोड़ने और सभी से विदा लेने के बाद वांग ये मानव वर्चुअल कॉस्मिक से चला गया।
मिंगक्सिया मैनर। येंगलिंग सम्मानपूर्वक पास खड़ी थी, अपनी शिक्षिका को देख रही थी। वांग यू पेट पर बाहें क्रॉस करके बैठी थी। वह अपने गर्वित चेहरे पर गर्व छुपा नहीं पाई। वाह भाईजी, आप तो कमाल हैं। लिंगलिंग, जो सफेद ड्रेस में सजी थी, खुशी में नाच रही थी। हाँ, अगर वे कॉस्मिक नेशन के सुपर जीनियस हैं, जो स्टार जीवन ग्रहों पर जन्मजात पूर्ण हैं और उनके पास ढेर सारे सर्वोच्च खजाने हैं, तो क्या हुआ, उन्हें फिर भी हराया गया। नानते की आवाज गर्व से भरी थी। क्या आप थके हुए हैं? यू शुई क्विन उसके बगल में खड़ी हुई और धीरे से बोली। मैं ठीक हूँ। मैं थका नहीं हूँ, वांग ये हंसे। शियाओ क्विन अभी भी सबसे अच्छे थे। दूसरों को केवल यह फर्क पड़ता था कि वह कितनी दूर उड़ते हैं, केवल। शियाओ क्विन, अगर आप थके नहीं हैं, तो आप साधना कर सकते हैं। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में वो युंडो से अधिक सुंदर और शक्तिशाली कई प्रतिद्वंद्वी हैं। यू शुई क्विन मुस्कुराई। वांग ये अनुत्तरित रह गए। वह आखिरकार ईर्ष्या कर रही थीं। बीब, उन्हें उनके स्टाररी स्काई ब्रेसलेट पर एक संदेश मिला। वो युंडो ने 10 बिलियन डार्क क्रिस्टल आपके खाते में स्थानांतरित किए हैं। वर्तमान शेष राशि 11.38 बिलियन डार्क क्रिस्टल। वांग ये की आंखें चमक उठीं। कितना प्रभावी, कितने अमीर। 10 अरब डार्क क्रिस्टल्स एक उन्नत ब्लैक होल स्तरीय विशेषज्ञ की पूरी संपत्ति के बराबर थे। फिर भी उसने हिचकिचाए बिना पैसे उसे ट्रांसफर कर दिए। जैसा कि उम्मीद थी, उसे उन लोगों का फायदा उठाना पड़ा जो अमीर थे। बहुत जल्द वो युंडो की प्रक्षिप्त कॉल जुड़ गई। ऊर्जावान लड़की एक अत्यंत जीवंत वातावरण में थी, चारों तरफ आतिशबाजी और असंख्य लोग थे जो उत्साह से चिल्ला रहे थे। क्या आपको मिल गया, वांग ये? वो युंडो चिल्लाई। हाँ, मुझे मिल गया, वांग ये को ऐसा लगा जैसे वह बहरे होने वाले हैं। मैंने पहले ही यूनलान कॉस्मिक लॉजिस्टिक्स से अटूट कलाकृतियों को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कह दिया है। यह थोड़ी दूर है, वो युंडो खुशी से बोली। लेकिन यह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट से पहले पहुंच जानी चाहिए। वह इतनी तेज थी। वे केवल थोड़ी देर के लिए ही बाहर गए थे और सब कुछ हो चुका था। ठीक है। असल में आपको सिर्फ मुझे यह बताने के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है। बस एक संदेश भेज दीजिए, वांग यी हंसे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और यह खुशखबरी आपसे साझा करना चाहता हूँ। वो युंडो ने अपनी बाहें फैलाई, अपनी खूबसूरत आकृति को दिखाते हुए। परिवार जश्न मना रहा है। मेरे पिता ने कहा कि वह पूरे गैलेक्सी के लिए एक दावत रखने वाले हैं। वांग यी, क्या आप आने वाले हैं? चलो साथ में खेलते हैं। उसे ये निजी रूप से पूछना चाहिए था। वांग यी ने चारों ओर देखा और किसी तरह थोड़ा दोषी महसूस किया। कोई बात नहीं, मुझे अभी भी साधना करनी है। वांग ये, तुम तो बहुत मेहनती हो, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। वो युंडो की आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। हम अभी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, इसलिए मैं यह कहने में शर्माया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वांग ये का चेहरा तुरंत बदल गया। जैसे ही वह कॉल खत्म करने वाला था, यू शुई क्विन ने अपना दाहिना हाथ दबाया। मुझे तुमसे प्यार है, वांग ये, मदद करने के लिए धन्यवाद। वो युंडो ने उत्साहपूर्वक कहा। चलो सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में मिलते हैं। पा कॉल खत्म हो गया। वो युंडो की प्रोजेक्शन गायब हो गई। आखिरी दृश्य में वह खुशी-खुशी अपने कबीले वालों से प्रशंसा और उपहार स्वीकार कर रही थी। उसका चेहरा मुस्कानों से भरा हुआ था। हेली, वांग यू की आवाज दूर से आई। नांटे मुस्कुराया और शो देखता रहा। वांग ये ने सभी की ओर देखा, फिर ईर्ष्यावान यू शुई क्विन की तरफ देखा और आह भरी। इस समय वह अपना नाम साफ नहीं कर सकता था, भले ही वह ब्रह्मांडीय नदी में कूद जाए। जब चीजें हल नहीं हो सकती, तब लोग हल किए जाते हैं। वांग ये ने हैरान यू शुई क्विन को उठाया और कमरे में चला गया। ठप, दरवाजा बंद हो गया। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। चिमेंग गैलेक्सी एक उदास वातावरण में लिपटी हुई थी, जो उत्साही रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के विपरीत था। वांग ये सुपरनोवा प्रतिभा टूर्नामेंट में उन्नत हो गया था। न केवल उसे एक स्थान मिला, बल्कि वह ताइशी स्टारफील्ड का चैंपियन बनकर गया। अब वह सिर्फ रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का गर्व नहीं बल्कि एक नायक भी था। इंटरनेट पर उसके प्रशंसकों की संख्या अरबों में थी। हम क्या करें? चिमेंग राजा लोजिन को सर दर्द महसूस होने लगा। वांग ये जैसे चमेंग गैलेक्सी के ऊपर लटके हुए डेमोकल्स की तलवार की तरह थे, जिससे वह शांति से न तो सो पा रहे थे और नहीं खा पा रहे थे। दोनों पक्ष लंबे समय से आपस में टकरा रहे थे। अब जब वांग ये प्रसिद्धि पा चुके थे और चिमेंग परिवार कमजोर हुआ था, तो खतरा बहुत बढ़ गया था। क्यों न हम शांति बनाने के लिए कुछ उपहार भेज दें? किंग चिया ने सुझाव दिया। चिमेंग राजा लोजिन ने दांत पीसते हुए कहा। एक परिवार के नेता के रूप में उन्हें लचीला होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उनके लिए एक शरारती बच्चे को सर झुकाना थोड़ा अपमानजनक था। आइए हम सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट समाप्त होने और उस पर ध्यान कम होने तक अपनी योजनाएं न बनाएं, परिवार के नेता किंग चिया ने सलाह दी। मैं जानता हूं, चिमेंग राजा लोजिन ने गहरी सांस ली। वह पहले हार मानने का नाटक करेगा और फिर अवसर का इंतजार करेगा। वर्तमान वांग ये रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में एक स्टार था। अगर कोई भी लाल नदी कॉस्मिक नेशन के क्षेत्र में उसे छूने की हिम्मत करता, तो उच्च अधिकारी निश्चित रूप से चिमेंग परिवार का सफाया कर देते। इस मामले में मेरी ओर से वांग ये के लिए एक उपहार तैयार कर दो। चिमेंग राजा लोजिन ने अपने गुस्से को दबाते हुए धीमे स्वर में कहा। अचानक उसे हॉन्हे ग्रह के उच्च स्तरों से एक टॉप रैंक गैलेक्सी कमांडर का कॉल आया, जिसे उसने जल्दी से उठाया। क्या? आश्चर्य से लेकर सदमे तक, चिमेंग राजा लोजिन तुरंत क्रोध में आ गया। वांग ये सही में बहुत ज्यादा था। मिनशिया मैनर, बधाई हो छोटे दोस्त, शाहोंग मुस्कुराते हुए पास आया। भाई शाह, वांग ये ने अभिवादन किया। यू शुई क्विन ने धीरे-धीरे उनका स्वागत करने के लिए उनका साथ दिया। लिंगलिंग ने सिर्फ शाहोंग की एक नजर देखी और फिर वह अपनी ही चीजों में लग गई। यह लड़का कई बार यहाँ आ चुका था। क्या तुम्हें डार्क क्रिस्टल और उपलब्धि अंक मिल गए हैं? शाहोंग ने पूछा। हाँ, लेकिन क्या यह बहुत अधिक नहीं है? वांग ये ने मुस्कुराते हुए पूछा। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन ने पहले सहमति अनुसार 1 अरब डार्क क्रिस्टल और 1 मिलियन उपलब्धि अंकों को दोगुना कर दिया था। पैसे महत्वपूर्ण नहीं थे। आखिरकार उसे अभी-अभी 10 अरब डार्क क्रिस्टल मिल चुके थे। हालांकि 2 मिलियन उपलब्धि अंक काफी महत्वपूर्ण थे। यह उसके रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के योगदान का प्रतिनिधित्व करते थे। वे न केवल सभी प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं खरीदने के लिए उपयोग किए जा सकते थे, बल्कि इन्हें कॉस्मिक नेशन की नागरिकता और विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा उपलब्धि अंक परिवार के वंशजों को सौंपे जा सकते थे। इनाम की बात करें तो रेड रिवर कॉस्मिक नेशन एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन से बहुत अधिक उदार था। हाँ, आप ब्रेकआउट प्रतियोगिता के चैंपियन बन गए हैं, जिसने कॉस्मिक नेशन को गौरव और ख्याति दिलाई। यही आपके योग्य है। शाहोंग मुस्कुराए। ऊपर वाले भी जानते हैं कि अगर आप किसी अन्य कॉस्मिक नेशन में स्थानांतरित होते हैं, तो आप निश्चित रूप से और अधिक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। हम वही करेंगे जो हमने पहले आपको वादा किया था। वांग ये ने सिर हिलाया। इसका मतलब था कि उसे ब्लू प्लैनेट की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वैसे यह कहा जाए, शाही परिवार का वादा अपने बॉस के खाली वादे के जैसा था। इसे दिल पर लेना बेहतर नहीं था। अब जब वे अपनी हनीमून अवधि में थे, तो बेशक सब कुछ अच्छा था। वास्तव में उन्होंने हर एक ने वही लिया जो उन्हें चाहिए था। वांग ये यह सब बहुत अच्छे से जानता था। वह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन से कम नहीं मांगेगा। जितना मजबूत कोई होगा, उतना ही आत्मविश्वासी होगा और किसी भी बदलाव से नहीं डरेगा। यहाँ रेड रिवर का पानी 200 बोतलें हैं। मात्रा भी दोगुनी है। शाहोंग ने एक स्टोरेज रिंग निकाली और मुस्कुराए।
सीनियर्स को पता है कि आप निश्चित रूप से ब्रेकआउट प्रतियोगिता में जगह पाएंगे, इसलिए उन्होंने इसे आपके लिए पहले से तैयार किया। धन्यवाद, वांग ये ने इसे स्वीकार किया। यह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की एक विशेषता थी, कुछ ऐसा जो व्यक्ति पैसे से भी नहीं खरीद सकता था। यद्यपि उसके आंतरिक संसार में जीवन ऊर्जा देने के लिए दिव्य जीवन वृक्ष था, फिर भी उसके आंतरिक संसार को सीधे पोषण देने वाले और अधिक जीवन खजाने जैसे रेड रिवर का पानी होना बेहतर था। आपकी मानद स्टार कॉस्मिक नागरिकता पहले से ही अनुमति प्रक्रिया में है और यह कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। तब तक रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में आपकी व्यक्तिगत और पारिवारिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। आपकी बेटी को होंग्याओ इंपीरियल अकादमी में दाखिला लेने में कोई समस्या नहीं होगी, शाह होंग ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। तो 7 स्टार जीवन गैलेक्सी का क्या? आपका परिवार अभी बहुत समय से स्थापित नहीं हुआ है और सभी पहलुओं में आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं करता, इसलिए यह क्षेत्र अस्थायी रूप से आपके परिवार के अधीन नहीं रखा जा सकता। शाह होंग ने वांग ये का उलझन भरा चेहरा देखा और तुरंत कहा, लेकिन जैसे ही आपको मानद सितारा कॉस्मिक नागरिक का दर्जा मिलेगा, प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। एक मानद सितारा कॉस्मिक नागरिक का दर्जा और शक्ति एक महान परिवार के पारिवारिक नेता के बराबर होती है। तब आपके नाम के तहत सितारा जीवन गैलेक्सी होने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा उच्च अधिकारियों ने पहले ही वायु गैलेक्सी आपको सौंप दी है और चिमिंग परिवार वर्तमान में स्थानांतरित हो रहा है। चिमिंग परिवार, क्या उनका हाल ही में बड़ा हिस्सा भूभाग नहीं ले लिया गया था? उनकी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं और उन्हें फिर से काट दिया गया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या रेड रिवर कॉस्मिक नेशन ने जानबूझकर ऐसा किया था, कम से कम उन्होंने अपना वादा पूरा किया था। उसके नाम पर 7 तारों वाला जीवन आकाशगंगा होने में कोई नुकसान नहीं था। जहां तक चिमिंग परिवार को ठेस पहुंचाने की बात है, उनके बीच की वैमन से पहले ही समुद्र जितनी गहरी थी, तो इतनी परवाह क्यों करें? चिमिंग परिवार के पास भी कोई अजर अमर जीवन रूप नहीं था, तो वे उसके साथ क्या कर सकते थे? वे पूरी ताकत लगा सकते थे और उसे मारने के लिए ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ को भेज सकते थे, लेकिन इसके परिणामों को उन्हें सहना पड़ेगा। उसकी ताकत के सामने वे अब शायद उसे मार भी न पाएं। आखिरकार उसने टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। कुछ सालों बाद कौन जाने कौन मरेगा। वांग ये ने शाह होंग को अलविदा कहा। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन काफी उदार है, यू शुइक्विन ने कहा। विभिन्न कॉस्मिक नेशंस अपनी प्रतिभाओं को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लिए वांग ये ने कहा, मैं फिलहाल चिमिंग परिवार से ज्यादा मूल्यवान हूं। इसीलिए रेड रिवर कॉस्मिक नेशन ने तुम्हें चिमिंग परिवार की क्षेत्रीय संपत्ति एक संकेत के रूप में दी। यू शुइक्विन गहरी सोच में पड़ गई। यह एक संकेत और चेतावनी दोनों है, वांग ये ने कहा। आखिरकार मैं रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में स्थानांतरित हुआ हूँ। मेरी नींव अभी भी कमजोर है। वे अब भी डरते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, इसलिए उन्होंने हमारे परिवार की क्षेत्रीय संपत्ति को वायु गैलेक्सी में स्थापित किया। वे लगभग चाहते हैं कि मैं कुछ हद तक सतर्क रहूं। तो क्या हमें वाई बहन और लियांग को यहाँ आने के लिए बोलना चाहिए? यू शुइक्विन ने पूछा। अभी उन्हें मत बताओ। मैं लिंगलिंग को टैलेंट्स के निवासी के पास भेज दूंगा और एक पेशेवर गैलेक्सी लॉर्ड को हायर करूंगा ताकि वह वायु गैलेक्सी पर कब्जा कर सके, वांग ये ने कहा। चाओ लियांग ने अभी हाल ही में तियान्याओ गैलेक्सी पर कब्जा किया है, इसलिए इसे धीरे-धीरे लेना बेहतर होगा। अभी कुछ समय का इंतजार करो। मैं रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में अपनी जड़ें जमा दूंगा। उस समय चिमिंग परिवार हिम्मत भी नहीं करेगा या हो सकता है कि वे अस्तित्व में ही न रहें। तब हम ब्लू प्लेनेट को तियान्याओ गैलेक्सी में मिलाएंगे और हमारा परिवार वायु गैलेक्सी को कोर के रूप में प्रयोग करेगा ताकि रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में परिवार की विरासत स्थापित की जा सके। लिंगलिंग, जो किनारे पर सुन रही थी, पहले ही बेहद उत्साहित हो चुकी थी। क्या वे वास्तव में 7 सितारा जीवन गैलेक्सी के लॉर्ड बनने वाले थे? उसका जीजा तो बहुत ही अच्छा था। वांग यू की धड़कन तेज हो गई। वह अपने पिता के परिवार के भविष्य के विवरण से गहराई से स्तब्ध थी, जिसमें शामिल था 7 तारा जीवन आकाशगंगा को केंद्र बनाना, चिमिंग परिवार को विलीन करना और एक बड़ा पारिवारिक विरासत स्थापित करना। भविष्य में अगर उसके पिता अमर जीवन रूप में उन्नति कर जाते हैं, तो परिवार संभवतः रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में एक सुपर परिवार बन जाएगा। क्या यह वास्तव में संभव हो सकता है? तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम भी एक प्रभु बनना चाहती हो? वांग ये अचानक वांग यू के सामने प्रकट हुए और उसकी ओर देखने लगे। हालांकि वह अभी भी थोड़ी जंगली, बागी और अनुशासनहीन थी, फिर भी वे एक दूसरे के बहुत करीब महसूस करते थे। मैं किसी घटिया विशिष्ट नहीं बनना चाहता, वांग यू ने घमंड से फूंक मारते हुए कहा। क्यों परवाह, मैं ब्रह्मांड की यात्रा करना चाहता हूँ और ब्रह्मांड का पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। क्लिंक, वांग ये लगभग बेहोश हो गया। यदि वे दिन रात सतर्क भी रहें, तो भी परिवार में चोरों से बचना मुश्किल है। यूमिन ने छोटे यू को बेकार ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू बनने के लिए प्रोत्साहित करने की औकात कैसे की? नहीं, उसे जल्द से जल्द होंग्याओ इंपीरियल अकादमी भेजना पड़ेगा। हम कब होंगे ग्रह जा रहे हैं? यू शुइक्विन ने पूछा। हम लगभग 100 ब्रह्मांडीय दिनों में प्रस्थान करेंगे। शियाओ शुए पहले ही रास्ते में है, वांग ये ने कहा। हालांकि बिना उत्पत्ति ऊर्जा जहाज के उसे यहाँ आने में 2 से 3 ब्रह्मांडीय साल लगेंगे। जब शियाओ शुए वापस आएगी, लिंगलिंग अपने मूल शरीर में लौट सकती है। साइड में खड़ी लिंगलिंग मुंह बिचकाई। उसने अपने हाथ पीछे रख दिए और जमीन पर पड़े कंकड़ों को लात मारने लगी। वांग ये ने एक नजर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि लिंगलिंग क्या सोच रही थी। वे इसका चर्चा तब करेंगे जब शियाओ शुए वापस आए। एक 10 सितारा जीवन ग्रह, यू शुइक्विन को यह कल्पना करना मुश्किल लग रहा था। वांग ये ने उसे देखा। यह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का सबसे समृद्ध और उच्चतम स्तर का ग्रह है। अगर तुम पर्याप्त पैसा तैयार कर लो, तो तुम कोई भी खजाना खरीद सकते हो, खासकर जीवन और जीन औषधियां। तुम शियाओ यू, यिंगलिंग, शुएलिंग और नानते पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हो। होंगे ग्रह पर जाकर तुम कम से कम बेहतर प्रतिभा प्राप्त कर लोगे, भले ही पुनर्जन्म नहीं हो। यू शुइक्विन की सुंदर आंखें झपक उठीं। वह अभी बहुत छोटी थी और खुद को सुधारने और परिष्कृत करने की इच्छा रखती थी। अगर यह जारी रहा, तो उसकी शिष्य शियाओ यू बहुत जल्द उसे पीछे छोड़ सकती थी। शियाओ यू को होंग्याओ शाही अकादमी भेजने के अलावा मैं होंगे ग्रह पर ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने की शाखा भी देखने और एक मध्यस्तरीय ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाना लेने की योजना बना रहा हूँ, वांग ये ने कहा। मैं इस अवसर का उपयोग करके होंगे ग्रह पर कुछ शाही कुलीनों से भी मिलूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे कुछ लाभ मिल सकते हैं। कौन जानता है, शायद वह होंगे ग्रह पर किसी प्रेमिका को छुपा रहा है। शियाओ यू ने सिर उठाया। या उसके किसी करीबी महिला मित्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। वांग ये के पैर थम गए। कहा जाता है कि बेटी दिल को गरमाती है, लेकिन यह तो तिब्बती मस्तिष्क है। वह कैसे जान गई कि यान सांकी उससे मिलने के लिए होंगे ग्रह की तरफ जा रही थी? शटर, वांग ये ने यू शुइक्विन के कोमल और मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और उसका दिल अनजाने में सिकुड़ गया। तुम क्या बकवास बातें कर रही हो? वांग ये ने अपनी अधिकार बढ़ाया। जल्दी से अभ्यास करो। अगर तुम होंग्याओ साम्राज्य अकादमी के प्रवेश परीक्षा पास भी नहीं कर सकती, तो यह शर्मनाक होगा। क्यों परवाह करें, मैं उस घटिया स्कूल में नहीं जाना चाहती, वांग यू ने घमंड से अपना सिर उठाया। वांग ये, यह चुपता हुआ छोटा दिल वाला हीटिंग वाला बच्चा उसे सिरदर्द दे रहा था। उसे इसे ठीक करना था। मायरी ड्रेस स्लेवरी फार्म, वीआईपी रूम। वांग ये ने सिरदर्द ठीक किया जब तक ताया ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। फिर उसने हाल ही में लाए गए दासों का एक बैच तैयार किया और कुछ संभावनात्मक अंक प्राप्त किए। यह केवल कुछ 100 मिलियन थे जो वह अभी के लिए बचा रहा था। दासों का सबसे बड़ा बैच नौतार्कीय जीवन ग्रह होंगबेई ग्रह से आ रहा था और उसे पहुंचने में लगभग 90 कॉस्मिक दिन लगेंगे।
जब शियाओ शुए पहुंचेगा तब तक उसे केवल अंतिम बैच के संभावित अंक ही मिले होंगे और फिर वे होंगे ग्रह के लिए प्रस्थान कर सकते थे। इस अवधि के दौरान वह अपने सिरदर्द का इलाज करने के लिए अधिक बार आ सकता था। वांग ये ने साधना शुरू की। उसके पास सुधार की बहुत जगह थी। उसे सुधार करना ही होगा, अन्यथा अगर वह सुपरनोवा प्रतिभा प्रतियोगिता में गया तो वह तोप का गोला ही बन जाएगा। वू युनडो शुरुआती तोप का गोला था, आहपू मध्यवर्ती तोप का गोला था और वह उन्नत तोप का गोला था। हालांकि अभी समय था और वह भी बहुत समय। लगभग 1 मिलियन मानव तारामंडलों के लिए ब्रेकआउट प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए, जिसमें पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक समय और आंकड़ों को पूरा करने का समय शामिल है, इसमें लगभग 10 साल लग सकते हैं। वह प्रतिभा चयन युद्ध जो हर 10000 साल में एक बार आयोजित होता था, उसके लिए नगण्य था, लेकिन उसके लिए यह बहुत लंबा समय था। आखिरकार उसने केवल 30 साल की ही खेती की थी जब से वह एक विकासक बन गया था। 10 साल बाद मैं अपनी ताकत सुपरनोवा प्रतिभा टूर्नामेंट में मध्यम स्तर तक बढ़ा सकता हूँ। देखते हैं मैं कितना आगे जा सकता हूँ। वांग ये का मुख्य शरीर विकास तकनीक की खेती कर रहा था, जबकि उसका क्लोन पहले उन्नत समय पथ समय समांतर को समझ रहा था। यह ब्लू प्लेनेट कल्टीवेटर्स की सबसे प्रतिभाशाली क्षमता थी। उसे अपने लाभों की बहुत स्पष्ट जानकारी थी। वह सर्वगुण संपन्न था और उसकी आंतरिक दुनिया शीर्ष स्तर की थी। चूंकि स्थिति ऐसी थी, वह अपनी आंतरिक दुनिया की शक्ति बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा, साथ ही एक सर्वगुण संपन्न योद्धा के रूप में संतुलित विकास बनाए रखेगा। इनाम की राशि मिलने के बाद उसने जीवन के दिव्य वृक्ष के लिए साधना योजना पहले ही बदल दी थी। 1000 डार्क क्रिस्टल की लागत वाले ग्रेड 3 जीवन अमृत संयोजन के बजाय अब उसने 100 मिलियन डार्क क्रिस्टल की लागत वाला ग्रेड 3 जीवन अमृत संयोजन इस्तेमाल किया। लागत 10 गुना बढ़ गई। इसके अलावा भाई किंग के चैनलों के माध्यम से लाल नदी के पानी का एक हिस्सा नील पर्वत की मिट्टी से बदला गया। इन दोनों के साथ जीवन का दिव्य वृक्ष और उसकी आंतरिक दुनिया और भी तेजी से बढ़ी। पैसा ऐसे जला रहा है जैसे पागल हो। वांग ये अब समझ गया था कि अपनी आंतरिक दुनिया को सुधारना कितना मुश्किल है और यह केवल चरण 1 था। वह भविष्य के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसे थोड़ा समय निकालकर ताइवू कॉस्मिक नेशन जाना था और वू युनडो को हराना था, नहीं तो उसके शरीर में यह घटिया पेड़ उसे दिवालिया कर देगा। यह कहा जाए तो यह खर्च इसके लायक था। जीवन के दिव्य पेड़ को केंद्र मानकर उसकी शीर्ष दर्जे की आंतरिक दुनिया चौंकाने वाले गति से विकसित हो रही थी। 7 दिन बाद वह सुपरस्टार स्तर 2 की क्षमता उपयोगकर्ता में परिवर्तित हो गया। 23 दिन बाद उसने समय के उन्नत मार्ग समय समानांतर को समझ लिया। 51 दिन बाद अंत में मैं तोड़ने ही वाला हूँ। वांग ये भावुक हो गया। जैविक दिव्य वृक्ष ने प्रगति कर ली थी और उसके आंतरिक जगत में अंधेरे क्रिस्टल पूरी तरह अवशोषित हो चुके थे। उसकी जीवन शक्ति प्रचुर मात्रा में थी और उसका केंद्र स्थिर था। उसका उच्चतम रैंक वाला आंतरिक जगत स्टेज 2 में प्रवेश करने वाला था। गड़गड़ाहट। वांग ये द्वारा संचित विशाल मात्रा में ऊर्जा जल्दी ही खपत हो गई। आकाश तक पहुंचा दिव्य जीवन वृक्ष असीम जीवन शक्ति छोड़ रहा था। जैसे जैसे आंतरिक जगत का विस्तार हुआ, दबाव भी बढ़ा। वांग ये भी उसी दबाव में था। चाहे वह अपने आंतरिक जगत का निर्माण कर रहा हो, उसे अपग्रेड कर रहा हो या रूपांतरित कर रहा हो, नियंत्रण केवल उसके पास था। महान मार्ग की समझ और मेलजोल, दुनिया का नियंत्रण और आंतरिक जगत को घेरे हुए चेतना, इसका स्वामी वही था। जितनी मजबूत चेतना होगी, नियंत्रण उतना ही मजबूत होगा। हर बार जब उसकी आंतरिक दुनिया सुधरती तो यह फैल जाती। बेशक उसके पास इसके पहले पर्याप्त जीवन शक्ति होनी चाहिए थी। जीवन शक्ति की आपूर्ति के बिना और केवल अपनी चेतना पर निर्भर रहते हुए जिस क्षेत्र को वह खोल सकता था, वह उसकी उपलब्धियों के कितने भी ऊंचे होने पर सीमित रहता। इसके अलावा आंतरिक दुनिया के फैलने के बाद भी इसे मरम्मत और पुनःपूर्ति करने के लिए बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति की जरूरत थी। 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना। स्टेज 1 से स्टेज 2 तक का विस्तार। पूर्ण ग्रेड आंतरिक दुनिया के लिए सबसे बड़ा विस्तार 90 गुना था, लेकिन वांग ये का लक्ष्य 50 से 60 गुना था। उसने अनुमान लगाया कि यही उसकी सीमा होगी। वर्तमान में यह विस्तार पहले से ही अनुमानित मान के करीब था। अधिकांश सुपरस्टार स्तरीय विशेषज्ञों के लिए औसत विस्तार आंतरिक जगत के मूल आकार का लगभग 10 गुना था। इसका आंतरिक जगत की श्रेणी से कोई संबंध नहीं था। यह मुख्य रूप से जीवन शक्ति और चेतना की कमी के कारण था। जहां तक ब्लैक होल स्तरीय विशेषज्ञों की बात है, उनके पास सीधे स्टेज 2 आंतरिक जगत बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और चेतना थी। वू युआन उनके में से एक था। 60 गुना। विस्तार अनुमानित सीमा तक पहुंच रहा था। वांग ये भारी दबाव में था। एक शीर्ष रैंक के आंतरिक जगत का आकार मध्यवर्ती या उन्नत रैंक के आंतरिक जगत की तुलना में बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में उसने कई स्टेज 2 उन्नत रैंक के आंतरिक जगतों को दबा दिया था। इसके लिए उसके लिए इतनी शक्तिशाली आंतरिक दुनिया को सहन करना मुश्किल था जो 60 गुना बढ़ चुकी थी। वह कुछ और नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि टिके रहे। यह भी इच्छा शक्ति का परिशोधन था। प्रचुर जीवन शक्ति और महान मार्गों के संलयन के साथ हर बार जब वह अपनी आंतरिक दुनिया का विस्तार करता, उसकी शक्ति बढ़ जाती। 65 गुना पर वांग ये अपनी सीमा पर था। 70 गुना पर यह सब इच्छा शक्ति द्वारा समर्थित था। 75 गुना। सब वांग ये महसूस कर रहा था कि वह अपनी आंतरिक दुनिया के दबाव के नीचे टूटने वाला है। ताराकोर में जेड की नक्काशी वाला प्रकाशमय गोला अत्यंत चमकीला था। उसकी चेतना जो सीमा से परे थी, को सफेद प्रकाश की एक परत द्वारा सुरक्षित किया गया और वह तुरंत उसमें गिर गई। गोले पर नंबर 6 से 5 और फिर 5 से 4 हो गया, धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगे। जैसे ही उसके जीवन का स्तर बढ़ा और चेतना मजबूत हुई, उसकी आंखों के सामने दृश्य प्रकट होने लगे। यह एक बुद्धिमान और शक्तिशाली भूर बालों वाला युवा था जो शियायु से पूरी तरह अलग भावना छोड़ रहा था। उनका शीर्ष दर्जा आंतरिक संसार वही था, लेकिन उनके स्वभाव पूरी तरह अलग थे। शियायु अधिकतर एक रेंजर की तरह था जो ब्रह्मांड की यात्रा करता था। भूर बालों वाला युवा एक राजकुमार की तरह था जिसकी पूरी शारीरिक उपस्थिति से एक कुलीन आभा निकल रही थी। उसकी हर हरकत में आकर्षण था। उसकी सुंदरता केवल उसके से थोड़ी कम थी। क्या वह नंबर 4 था? इस बार वांग ये स्पष्ट रूप से देख सकता था कि नंबर 4 कहाँ था। यह प्राइमोरियल स्टार था। अमर जीव का शरीर धारण करके वह प्राइमोरियल स्टार पर साधना कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, मिशन अंजाम दे रहा था, प्रशिक्षण के लिए जा रहा था और सभी रिश्तों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर रहा था। वह प्रलोभन सहन कर सकता था। यह सोचकर कि वह इसे सहन कर सकता है, वांग ये एक पैर भी नियंत्रित नहीं कर पाया। फिर भी सामने वाला वास्तव में बेप्रवाह था। जब उसके वरिष्ठ बहनें, कनिष्ठ भाई और मालिकों की पत्नियां जिनकी सुंदरता और शारीरिक आकृति शानदार थी, उसके सामने आई, वांग ये आश्वस्त हो गया। एक अनंत जीवन वाले प्राणी को अस्वीकार करना एक बात थी, लेकिन ये सोचकर कि सामने वाले ने उच्च आयाम के प्रभु के साझा अभ्यास के सुझाव को भी ठुकरा दिया। सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि सामने वाले का गुरु, एक सार्वभौमिक पूज्य, भी ऐसा लगता है कि उसके साथी बनने की योजना बना रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, जिसे कोई नहीं पा सकता, उसकी ही अधिक इच्छा होती है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए समान होता है। स्मृति के टुकड़े उड़ते हुए गुजरे और दृश्य अंततः एक अपरिचित ग्रह पर रुक गया। वह नहीं बता सका कि वह प्राइमोर्डियल स्टार में है या किसी अन्य प्रशिक्षण मैदान में। उसके सामने केवल एक धुंधली आकृति ही बची थी और उसकी चेतना गायब हो गई थी। क्या वह बस ऐसे ही मर गया? वांग ये की चेतना वापस आ गई। क्षण भर में उसने महसूस किया कि कुछ अलग है। अमर जीव के जीवन का अनुभव करने के बाद उसकी चेतना अनजाने में बहुत बढ़ गई थी। अगर वह इसे हर दिन सहन करता तो बढ़ना कठिन ही नहीं था।
मूल सीमा 75 बार पार कर ली गई थी। 80 बार, 85 बार। धमाका। उसकी शीर्ष रैंक की आंतरिक दुनिया जोर से हिल गई क्योंकि असीम जीवन शक्ति ने आसपास को ढक लिया। 4 रास्ते पूरी तरह सह गए और आंतरिक दुनिया और अधिक फैलने में असमर्थ थी, यहाँ तक कि एक अंश भी नहीं। एक पूर्ण ग्रेड की आंतरिक दुनिया की सीमा 90 बार। सफलता। वांग ये को ऐसा लगा जैसे यह एक पूरे जीवन भर का अनुभव हो। वह स्तब्ध और हर्षित था। यह उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया का 90 गुना विस्तार। यह बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था। पूर्ण ब्रह्मांड में उसकी आंतरिक दुनिया चरण 2 की आंतरिक दुनिया में सबसे बेहतरीन थी। अगर वह फिर से जीव से सामना करता तो वह विश्वरक्षक प्रकार के अटूट उपकरण को इस हद तक दबा सकता था कि वह हिल न सके। और यून बुफन के खिलाफ उसे केवल एक ही चाल की जरूरत थी, उनकी तलवार दुनिया को तोड़ने के लिए। उसकी युद्ध क्षमता तेजी से बढ़ गई थी। केवल आंतरिक दुनिया की बात करें तो मुझे सुपरनोवा प्रतिभा टूर्नामेंट में ऊपरी मध्यम वर्ग या यहाँ तक कि ऊपरी वर्ग में माना जाना चाहिए, वांग ये ने अपने मन में अनुमान लगाया। उसे नम्र होना ही था, आखिरकार वह केवल सुपरस्टार स्तर 2 पर था। चूंकि यहाँ तक कि जीव क्यू और यून बुफान के भी स्टेज 2 आंतरिक विश्व थे, इसलिए वह सुपरस्टार स्तर 9 के प्रतिभाशाली लोग शायद स्टेज 3 आंतरिक विश्व रखते होंगे। इसके अलावा उनके पास निश्चित रूप से और भी मजबूत आंतरिक विश्व खजाने होते, जो कि उसकी कमी थी। मैं होंगे ग्रह पर जाऊंगा और अपने आंतरिक विश्व में उपयोग करने के लिए एक मध्य श्रेणी का कॉस्मिक सुप्रीम खजाना चुनूंगा। वांग ये जीवन वृक्ष का पोषण कर रहा था और अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था। साथ ही उसने वो युवान द्वारा दिया गया डार्क ओरिजिन क्रिस्टल क्लस्टर अपने स्टेज 2 आंतरिक विश्व में विलय कर लिया। स्टेज 3 तक पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी था, जो कि सुपरस्टार स्तर की सीमा थी। वांग ये की साधना गति में अचानक तेजी आ गई। उसकी उच्च श्रेणी की आंतरिक दुनिया स्तर 1 से स्तर 2 तक पहुंच गई थी। इसके परिणामस्वरूप उसके और उच्च आयामी ब्रह्मांड के बीच की दूरी कम हो गई थी और महान मार्ग की उसकी समझ अधिक गहरी हो गई थी। चाहे वह मुख्य शरीर की विकास तकनीक की साधना हो या क्लोन की समय की समझ, परिणाम आधी मेहनत में दोगुना था। सुधार चौंकाने वाला था। लक्ष्य था आदिम तारा। नो 4 की वजह से आदिम तारे का दौरा करने के बाद वांग ये लड़ने के जज्बे और संकल्प से भर गया। आदिम तारे का वातावरण बहुत ही खुला था। वरिष्ठ बहनें और कनिष्ठ बहनें बहुत ही चंचल थीं। यह सचमुच उसके लिए बिल्कुल अनुकूल था। यदि अन्य 7 सर्वोच्च समूहों ने भी उसे आमंत्रित किया तो वह नहीं जाता। 10 दिन बाद सफलता। सुपरस्टार स्तर 3 योद्धा। असीम अंधकार पदार्थ ऊर्जा उसके शरीर में मिश्रित हो गई और उसे सख्त कर दिया। वांग ये के शारीरिक शरीर को मजबूत किया। उसकी मजबूत काया और अंधकार शक्ति और भी अधिक प्रबल हो गई। जैसे जैसे उसकी शक्ति स्तर बढ़ा, उसकी मूल क्षमताएं कदम दर कदम सुधरती गईं। 27 दिन बाद उसने समय का दूसरा उन्नत मार्ग टाइम ट्विंकल समझा। समानांतर समय अधिक समय की वास्तविकता की समझ था, जबकि टाइम ट्विंकल का उपयोग युद्ध और ब्रह्मांडीय रहस्यों के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता था। यह टाइम शिफ्ट का एक तीव्र संस्करण था। दोनों के बीच का अंतर स्टारशिप की त्वरण और अधिकतम गति के जैसे था। दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन युद्ध में विस्फोटक टाइम ट्विंकल और भी मजबूत और निपटना कठिन था। इसके साथ ही समय के 3 उन्नत मार्गों में से उसे केवल एक ही गायब था। मिंगजिया हवेली में यू शुइकिन और लिंगलिंग प्रवेश द्वार पर खड़ी थीं, उनके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद की झलक थी। वांग ये दोनों के बीच में शांत चेहरा लिए खड़ा था। आज का दिन बड़ा था। शियाओ शुए वापस आ गई थी। दूरी पर ये चुंगकिंग एक गौरवपूर्ण आभा के साथ आते हुए दिखाई दिए। उनके पास एक नाजुक और प्यारी लड़की थी। उनके सफेद कपड़े साफ और निर्दोष थे। 20 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी वह नहीं बदली थी। शियाओ शुए यू शुइकिन ने अपनी बहन को देखते हुए कहा, उनका नाजुक शरीर कांप उठा और आंसू बेकाबू होकर गिर पड़े। लिंगलिंग ने अपने होंठ काटे और अपने उत्तेजना को दबाया, जबकि उसने अपनी आस्तीन के किनारों को मजबूती से पकड़ा। थोड़ी दूर पर शियाओ शुए धीरे-धीरे धीमी हुई। परिचित भीड़ को देखकर उसके हल्के खुले चेरी जैसे होंठ कांप उठे और उसके हाथ और पैर थोड़े सुन्न महसूस हुए। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रही हो। ब्लू प्लेनेट छोड़ने के बाद उसे खरीदा और बेचा गया और फिर दास बन गई। उसने लिंगलिंग के साथ संपर्क काटने का पहल किया और सब कुछ अकेले सहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन अपनी स्वतंत्रता वापस पा सकेगी। जब उसे मुक्त किया गया, तब भी वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जब उसने वांग ली और अपनी बहन को देखा, साथ ही लिंगलिंग की आत्मा के साथ संबंध महसूस किया, यह सपना नहीं था। यह सब असली था। वह सच में आजाद थी। शियाओ शुए ने अपनी नाजुक नाक से गहरी सांस ली। उसने अपनी उत्तेजना को दबाया और सभी को थरथराते हुए मुस्कुराया। मैं वापस आ गई हूँ। घर में स्वागत है। वांग ली मुस्कुराए और अपने हाथ फैलाए। जियाओ किन की आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसे रोकते हुए जियाओ शुए की ओर दौड़ी। दोनों बहनें एक दूसरे को मजबूती से गले लगाकर रोने लगीं। महल को लालटेन और झंडियों से सजाया गया था। सभी लोग इकट्ठा हुए और जियाओ शुए के ब्लू प्लेनेट छोड़ने के बाद के अनुभव को सुनने लगे। अपनी अच्छी शक्ल, नाजुक चेहरे की खूबसूरती, आज्ञाकारी स्वभाव और उत्कृष्ट प्रतिभा की वजह से जियाओ शुए को शु हुआन सर्वेंट पवर ने चुना और खरीदा। उसे सभी पहलुओं और नियमों में प्रशिक्षित किया गया और फिर एक धनी परिवार को नौकरानी के रूप में बेच दिया गया। उसकी किस्मत काफी अच्छी है। वांग ये दास्ता प्रक्रिया के चयन से बहुत परिचित थे। जियाओ शुए की स्थिति पहले से ही दुर्भाग्य में बड़ी कृपा मानी जाती थी। कई अच्छे दिखने वाली महिला दास उसके मुकाबले बहुत बदतर हालत में खत्म हुई। उन्हें हर दिन द्वारा सेवा दी जाती और तब तक प्रताड़ित किया जाता जब तक वे अमानवीय हालत में न पहुंच जाती। लेकिन उसके शरीर पर अभी भी दास का निशान है। यू शुइचिन का दिल दुख रहा था। कोई बात नहीं। स्वतंत्रता किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शियाओ शुई काफी खुली विचारधारा वाली थी। याओ और शिया वुगवांग के पास भी दास का निशान है। वांग ये ने कहा, यह सिर्फ अतीत का अनुभव है। अगर आप सच में इस निशान को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, तो आपको पुनर्जन्म के चक्र को पार करना होगा या किसी उच्च आयाम के स्वामी को कार्रवाई करने देना होगा। सब हंस पड़े। चाहे कोई भी हो, यह अवास्तविक था। यू शुइकिन की सुंदर आंखें शियाओ शुए की ओर और फिर लिंगलिंग की ओर देख रही थीं। वह जितनी समझदार थी, उसने पहले ही दोनों के बीच की लहरों को समझ लिया था। उसने धीरे से कहा, क्या आप लोग अब भी मर्ज करने की योजना बना रहे हैं? लिंगलिंग ने अपने होंठों को संकोड़ लिया और सिर झुका लिया। शियाओ शुए की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कोई बात नहीं। चूंकि हम पहले ही अलग हो चुके हैं, फिर से मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। शियाओ शुए ने संजीदगी से कहा। लिंगलिंग ने हैरानी से ऊपर झांका। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत एक दूसरे के विचार समझ गए। धन्यवाद शियाओ शुए। लिंगलिंग ने अपराधबोध में बुदबुदाया। धन्यवाद कहना तो मुझे चाहिए। अगर तुम्हारे और वांग ये की वजह से नहीं होता, शियाओ शुए ने कहा, तो मैं पुनर्जीवित नहीं होती। अरे अरे, मुझे भी, नांटे ने पास से चिल्लाया। तुमने क्या किया? लिंगलिंग तुरंत फिर से ऊर्जावान हो गई। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और नांटे पर हमला कर दिया। तुमने क्या किया से क्या मतलब है? गैलेक्सी में यह विशाल क्षेत्र मैंने और वांग ये ने ही नष्ट किया। नांटे गर्व से कहा। तुम तो केवल किनारे से खुश हो सकते थे। बकवास। यह एक खुशी का अवसर था। जब शियाओ शुए लौट आई, केवल एक ही ब्लू प्लेनेट का इंसान जो मुनसरो परिवार द्वारा कैद था, वह शिया वुगुआंग था, जो प्राडी गैलेक्सी में बहुत दूर था। वह वांग ये का अंतिम गंतव्य था। होंगहे प्लेनेट केवल एक पारगमन बिंदु था। 10 ब्रह्मांडीय दिनों के बाद वांग ये ने मायरेड रेस स्लेवरी फार्म में होंगबेई प्लेनेट से अंतिम समूह के दासों को इकट्ठा किया और 24.9 अरब संभावित अंक कमाए।
उसके बाद उसने वीआईपी रूम में 1 घंटे तक ताया के साथ बिल चुकाया और संतोष के साथ चला गया। आगंतुक गंतव्य होंगे ग्रह रेड रिवर प्रोडिजी। वांग ये ने एक वर्चुअल रियलिटी हेलमेट पहना और मैच देखा। वह एक वर्चुअल स्पेस में था जो एक निजी कमरे जैसा दिख रहा था। उसके बगल में हल्के हरे युद्ध सूट में सुंदर शी यान खड़े थे। उसके सामने का दृश्य बहुत परिचित था। यह टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का मानक विश्व युद्ध क्षेत्र था। इस समय प्रतियोगिता का अंतिम दौर चल रहा था। गोयेंग, जिसने अपनी सभी 8 मैचों में जीत हासिल की थी और वर्तमान में पहले स्थान पर था, का सामना जुआन सुनकिंग से हो रहा था, जिसने 6 जीत और 2 हार दर्ज की थी। मंच 3 की आंतरिक दुनियाएं टकराई। एक मिडिल ग्रेड सर्वोच्च खजाना और एक उच्च ग्रेड अटूट कलाकृति का ब्रह्मांडीय रहस्य फूट पड़ा। सेबर इरादा और तलवार इरादा पागलपन भरे टकराए। अंत में जुआन सुनकिंग की कुआंगहाओ तलवार शैली उसके हाथ में मौजूद सर्वोच्च खजाना तलवार के साथ ही टूट गई। गोयेंग ने सभी 9 लड़ाइयां जीत ली और किंग स्टारफील्ड का चैंपियन बन गया। जुआन सुनकिंग 6 जीत और 3 हार का रिकॉर्ड लेकर मुश्किल से 5वें स्थान तक पहुंच सका। तुम्हें क्या लगता है? सी यान वांग ये की ओर देखकर बोली। यह प्रभावशाली है। वांग ये अभी भी जो कुछ उसने देखा उसके प्रभाव में ही था। यहाँ तक कि पराजित जुआन सुनकिंग भी शीर्ष 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अपने पिछले स्वरूप की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। जहाँ तक गोयेंग की बात है, जिसने 9 में से 9 युद्ध जीत लिए थे, वह अब दूसरी पार्टी को हरा नहीं सकता। उसकी तलवार बहुत शक्तिशाली थी। स्टारफील्ड साम्राज्य का स्तर बहुत ऊंचा है। शी ने ऑस्ट्रेलिया किंगडे साम्राज्य केवल एक सामान्य स्टारफील्ड साम्राज्य है, लेकिन उनके पास पहले से ही ऐसी ताकत है। हमारे मुकाबले शीर्ष 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के मानक बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। हाँ, मुझे काफी कुछ मिला। वांग ये ने सहमति में सिर हिलाया। सम्मानजनक स्टार कॉस्मिक नागरिक बनने के बाद उसकी प्रभावशीलता बढ़ गई। वह अब स्टारफील्ड साम्राज्यों के सुप्रनेट तक पहुंच सकता है और लाइव प्रसारण देख सकता है। मुझे आशा है कि यह आपकी तैयारियों को प्रभावित नहीं करेगा। शी ने एक चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई। यह नहीं होगा, वांग ये ने कहा। मुझे अपनी ताकत और स्टारफील्ड साम्राज्यों और शाश्वत राष्ट्रों के सुपरस्टार स्तर के प्रतिभाओं के बीच का अंतर पता है। खुद को और अपने दुश्मन को जानने से मुझे युद्ध की तैयारी अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी और मेरी युद्ध क्षमता बढ़ेगी। यह अच्छा है। शियान मुस्कुराए। वैसे आप होंगे ग्रह पर कब पहुंच रहे हैं? मैं आकर आपको लेने आऊंगी। जल्दी ही, लगभग 30 अंतरिक्ष दिवस। वांग ये ने कहा। अच्छा, मैं आपको होंगे ग्रह का भ्रमण कराऊंगी। शियान खुशी से कहने लगी। तो फिर मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा? वांग ये हंसे। वांग ये ने वर्चुअल रियलिटी हेलमेट उतारा और एक आह भरी। उसके दिल में मिश्रित भावनाएं थीं। वह उम्मीद करता था कि सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाए, क्योंकि वह मानव स्टारफील्ड के शीर्ष सुपरस्टार स्तर के प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह यह भी करता था कि इसे विलंबित किया जाए ताकि उसे और अधिक तैयारी करने और अपनी ताकत बढ़ाने का समय मिल सके। मेरी वर्तमान युद्ध कौशल के साथ मैं शायद एक सामान्य स्टारफील्ड साम्राज्य में शीर्ष 3 में हो सकता हूं। वांग ये को यह बहुत स्पष्ट था। अगर यह उसका पिछला सही टॉप 10 राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के समय होता, तो उसके लिए एक सामान्य स्टारफील्ड साम्राज्य की टॉप 10 राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में प्रवेश करना भी मुश्किल होता। इन 3 वर्षों में उसने बहुत सुधार किया है। उसकी ताकत स्तर की नींव को मजबूत करना, उसके समय की उपलब्धि में सुधार और खासकर उसके शीर्ष श्रेणी आंतरिक विश्व का चरण 2 तक ने उसकी युद्ध कौशल को काफी बढ़ा दिया था। भले ही वह गोयेंग के खिलाफ लड़े, जो किंग स्टारफील्ड का नंबर 1 विशेषज्ञ था, उसे जरूरी नहीं कि हारना पड़े। लेकिन बस इतना ही था। गोयेंग की ताकत सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में केवल निम्न मध्य स्तर की थी। सेबर तकनीकें और खजाने। वांग ये अपने वर्तमान कमियों को अच्छी तरह समझता था। वह वू युआन द्वारा धोखा दिया गया था। खजाने की खोज की रक्तरेखा कोई खास नहीं थी। एक प्रथम श्रृंखला शीर्ष श्रेणी की रक्तरेखा। क्या अन्य लोगों के खजाने अभी भी उसके खजानों से अधिक शक्तिशाली नहीं थे? एक मजबूत पृष्ठभूमि होना अच्छा है। वह गरीब पृष्ठभूमि से था और केवल धीरे-धीरे ही कुछ जमा कर सकता था। शून्य बंधन अंगूठी। वांग ये ने अपनी अंगुली पर क्षमता उपयोग करता सर्वोच्च खजाने के घटक को रगड़ा। यह 5 बंधन अंगूठियों में से एक थी। एक घटक ट्रेजर ट्रोव पायरेट्स के वू युआन के छोटे भाई वू तान के पास था। वह सिर्फ बाकी 3 घटकों में से एक का पता लगा सकता था और वह काफी दूर था। वह अन्य 2 की उपस्थिति महसूस नहीं कर सका। हो सकता है कि उन्हें छुपाया या सील किया गया हो। फिर भी 5 बंधन अंगूठियां रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में बिखरी हुई थीं, इसलिए वे मूल रूप से देश के भीतर ही थीं। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के कई सर्वोच्च खजाने होंगे प्लेनेट के रेड रिवर सुप्रीम ट्रेजर वॉल्ट में मौजूद हैं। शायद इनमें से 1-2 घटकों में से कोई वहां छिपा हुआ है। वांग ये को 5 बाइंड रिंग्स पसंद आई। एक शुद्ध क्षमता उपयोगकर्ता का खजाना, इसे उपयोग करना आसान और परिष्कृत करना आसान था। वह अब वॉइड बाइंड रिंग के प्रभावों को पूरी तरह से छोड़ सकता था और उसकी क्षमता स्पेल की ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। भले ही वह कॉस्मिक सीक्रेट का उपयोग न करे, सिर्फ यह तथ्य कि यह उसकी क्षमता स्पेल्स को निष्क्रिय रूप से सुधार सकता है और उसे बहुत बड़ी क्षमता रिजर्व दे सकता है, इसे एक बहुत ही व्यावहारिक सर्वोच्च खजाना बनाता था। लेमेई स्टार छोड़ने के 15वें दिन वांग ये ने टाइम थॉट को समझ लिया। उसका चेतन इंस्टेंटली उतरा। क्या आप टाइम थॉट को अपग्रेड करने के लिए 50,000,000 पोटेंशियल पॉइंट्स खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप टाइम थॉट को अपग्रेड करने के लिए 400 मिलियन संभावित अंक खर्च करना चाहेंगे? हाँ। चेतना के अंतरिक्ष में वांग ये ने समय के गहन रहस्यों को समझा। जल्दी ही उसने समय के अंतिम उन्नत मार्ग को स्टेज 3 तक समझ लिया। इस बिंदु पर उसने समय के सभी 3 उन्नत मार्गों को समझ लिया था। मेरा समय प्रतिभा वाकई में मेरी अंतरिक्ष प्रतिभा से मजबूत है, वांग ये ने अपने आप से सोचा। हालांकि ये दोनों उन्नत मार्ग थे, समय के उन्नत मार्गों की उसकी समझ अंतरिक्ष के उन्नत मार्गों की तुलना में केवल थोड़ी धीमी थी। सामान्य तौर पर समय के मार्ग की समझ अंतरिक्ष के मार्ग की तुलना में बहुत कठिन होती थी। अंतरिक्ष का मार्ग अक्सर केवल तब समझा जाता था जब कोई सुपरस्टार स्तर तक पहुंचता, जबकि समय के मार्ग की समझ केवल ब्लैक होल स्तर पर ही शुरू होती थी। लेकिन अब उसने लगभग दोनों के बीच की खाई को बंद कर दिया था। शायद शीर्ष स्तरीय आंतरिक दुनिया के अलावा मैं कोई अन्य विशेष क्षमता भी हासिल कर सकता हूं। वांग ये ने अपनी मूल योजना बदल दी और अपने लक्ष्य को शीर्ष स्तरीय विश्व मार्गों को समझने की ओर परिवर्तित कर दिया। ताइशी तारे क्षेत्र के ब्रेकआउट प्रतियोगिता में जिन सुपरस्टार स्तरीय प्रतिभाओं से वह मिला था, उन्होंने केवल समय के उन्नत मार्गों को ही समझा था और उन्हें पहले ही प्रतिभाशाली माना गया था। पूरे मानव तारे क्षेत्र में इतने लोग नहीं थे जो समय के 3 उन्नत मार्गों को स्टेज 3 तक विकसित कर सके जैसे वह कर रहा था। जहां तक शीर्ष स्तरीय समय मार्गों की समझ की बात है, वह और भी दुर्लभ था। भले ही मैं इसे समझूं, यह केवल प्रारंभिक स्तर पर ही होगा। वांग ये को यह बहुत स्पष्ट था। यह इसलिए था क्योंकि समय के शीर्ष स्तर की प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए उन्नत समय प्रक्रियाओं को आधार के रूप में आवश्यक होता है। मजबूत आधार के बिना स्तर जितना ऊंचा होगा, समझ उतनी ही धीमी होगी। मुझे बस शुरुआती स्तर तक पहुंचना है और पर्याप्त संभावित अंक प्राप्त करने हैं। फिर मैं चरण 3 या उससे भी उच्चतर स्तर तक थोड़े समय में पहुंच सकता हूं। शीर्ष स्तर चरण 3 समय की प्रक्रिया। सुपरस्टार स्तर पर भले ही यह चरम न हो, लेकिन इसमें ज्यादा अंतर नहीं था। जब तक वह असली समय प्रणाली का जीनियस, शीर्ष स्तर के समय ग्रह का एक राक्षस जो समय प्रणाली में परम प्रतिभा रखता हो, उससे नहीं मिला, वह उस तरह के किसी व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकता था। दूसरी ओर वहां बहुत से प्रतिभाशाली लोग थे जिन्होंने अंतरिक्ष के उच्च श्रेणी के मार्ग को समझ लिया था। वह इस मार्ग का पालन करेगा। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया।
उसका क्लोन समय रोग टाइम स्टॉप को समझने लगा, जो सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ब्रह्मांडीय रहस्य और समय का सबसे शक्तिशाली उच्च श्रेणी का मार्ग भी है। मरीज, मेरी नींद अपर्याप्त है। वांग ये ने थोड़ी देर के लिए साधना की और जल्दी ही कुछ समझ गया। यह अत्यंत कठिन था। भले ही वह प्रतिभाशाली हो, यह काम नहीं करेगा। चाहे वह उच्च आंतरिक दुनिया के माध्यम से समझ हो, समय के उत्पत्ति का आयोजन हो या समय के उन्नत मार्ग से अनुमान हो, कोई तरीका नहीं था। आखिरकार यह एक उच्च श्रेणी का समय मार्ग है जिसे अमर जीवन रूप भी समझने में कठिनाई पाते हैं। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप टाइम ट्विंकल को अपग्रेड करने के लिए 3.2 अरब संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप टाइम पैरेलल को अपग्रेड करने के लिए 3.2 अरब संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये ने अपने समय के 3 उन्नत मार्गों को चरण 4 तक अपग्रेड किया। एक और ठोस आधार और बेहतर समय की उपलब्धि के साथ वह जल्दी ही प्रबोधन चरण में प्रवेश कर गया। पहले की तकनीक को समझ न पाने की भावना की तुलना में उन्होंने जो 9.6 अरब संभावित अंक खर्च किए थे, उन्होंने उसे और समय के शीर्ष रैंक के मार्ग के बीच की दूरी को बंद कर दिया। एक मौका था। अभी बहुत समय था। वे लेमेई ग्रह, 9 सितारा जीवन ग्रह, होंगबेई ग्रह के मुख्य ग्रह पर पहुंचे। इसमें एक ब्रह्मांडीय वर्ष से कम समय लगा। जैसे दासों को भेजने वाले कॉस्मिक वार्प स्टारशिप की तुलना में मूल ऊर्जा जहाज की गति बहुत तेज थी। वे होंगबेई ग्रह पर नहीं रुके। अपने 4 स्टार मानद कॉस्मिक नागरिक की स्थिति की पुष्टि करने और 100 मिलियन डार्क क्रिस्टल्स की उपयोग शुल्क का भुगतान करने के बाद वांग ये अनंत कलाकृति के माध्यम से रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के मुख्य ग्रह पर टेलीपोर्ट हुआ। 10 स्टार जीवन ग्रह, होंगही ग्रह। तो यह एक जन्मजात सर्वोच्च खजाने के बराबर की अनंत कलाकृति है। वांग ये के दृष्टिकोण बहुत व्यापक हो गए। एक अंतरिक्ष प्रकार की अनंत कलाकृति की कीमत का अनुमान लगाना मुश्किल था। 100 मिलियन डार्क क्रिस्टल्स की उपयोग शुल्क केवल अनंत कलाकृति को सक्रिय करने के लिए ऊर्जा का शुल्क था और यह महंगा नहीं था। फिर भी उसे कुछ कड़प महसूस हुई। वो 100 मिलियन डार्क क्रिस्टल थे। यह उसके टॉप रैंक आंतरिक विश्व को कुछ दिनों तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। स्टेज 2 तक पहुंचने के बाद टॉप रैंक आंतरिक विश्व की लागत 10 गुना बढ़ गई। सौभाग्य से उसके पास इसे थोड़े समय के लिए रोके रखने के लिए डार्क ओरिजिन क्रिस्टल क्लस्टर था। हालांकि एक बार जब डार्क ओरिजिन क्रिस्टल क्लस्टर पूरी तरह से समझ आएगा तो यह उसके बैंक कार्ड को निगलना शुरू कर देगा। यह गर्लफ्रेंड पालने से भी ज्यादा खर्चीला था। लेकिन ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यह वाकई अद्भुत है। वांग ये ने राडार स्क्रीन पर डिस्प्ले को देखा और हैरान रह गया। यह अंतरिक्ष यात्रा जैसा था। वह 1 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर टेलीपोर्ट कर गया, जो 10 आकाशगंगाओं की दूरी पर था। यह कोई कॉस्मिक वर्महोल नहीं था, बल्कि मानव तकनीक की चरम सीमा थी। एक शाश्वत कलाकृति। उसके बगल में नानते, लिंगलिंग और अन्य लोग भी गहराई से स्तब्ध थे। पहले आकाशगंगा में एक ब्रह्मांडीय वर्महोल अधिकतम केवल 10,000 प्रकाश वर्ष पार कर सकता था। इस बार दूरी 100 गुना बढ़ गई थी। ब्रह्मांड बहुत विशाल था। चिमिंग आकाशगंगा क्रोध, अवसाद और असहायता की परत से ढकी हुई थी। चिमिंग परिवार, जिसकी स्थापना एक अमर जीवन प्राणी पूर्वज चिमिंग ने की थी, अब केवल अपने क्षेत्रफल के 2/3 हिस्से के साथ बचा था। कुल 11 7 सितारा जीवन आकाशगंगाएं। उसने मूल रूप से सोचा था कि ब्रह्मांडीय राष्ट्र द्वारा 7 सितारा जीवन आकाशगंगाओं को वापस लेना पहले से ही एक बड़ी हानि थी। कौन सोच सकता था कि वांग ये के अनुरोध के कारण एक और छीनी जाएगी। इसके अलावा यह वायु आकाशगंगा थी जिसमें सबसे अधिक संसाधन थे। काफी समय तक चिमिंग राजा लोजिन इस गुस्से को नहीं निगल पाते थे। यदि यह तथ्य न होता कि पूर्वजों ने पहले ही मुख्य ग्रह वाले क्षेत्र को खरीद लिया था, तो यह शायद भी छीन लिया गया होता। चिमिंग परिवार की विशाल निधि उनके हाथों में नष्ट होने वाली थी। वांग ये हांगही ग्रह पर क्यों है? चिमिंग राजा लोजिन चकित हो गए। उसने अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन अनंत कलाकृति का उपयोग किया, राजा चिया ने कहा। बकवास, मुझे यह पता है। चिमिंग राजा लोजिन ने भौहें चढ़ाई। वह बच्चा सच में बहुत अमीर था। यह सोचकर कि वह टेलीपोर्टेशन के लिए 2 मिलियन डार्क क्रिस्टल देने को तैयार था। चिमिंग परिवार के पास केवल कुछ अरब नकदी निधियां थीं। उसे ब्रह्मांडीय राष्ट्र के शाही परिवार से मिलने जाना चाहिए। मैंने सुना है कि 13 शाही परिवारों में से कई उसे भर्ती करने की योजना बना रहे हैं, राजा चिया ने कहा। इस बार वायु गैलेक्सी को वांग ये को देना उसके प्रति सद्भाव का बड़ा संकेत है। चिमिंग राजा लोजिन का चेहरा गंभीर था। वांग ये की वर्तमान पहचान पहले से बहुत अलग थी। जब तक वह शाही परिवार में शामिल हो जाता, यह पूरी तरह संभव था कि वह शाही परिवार की शक्ति से अस्तित्वहीन हो रही चिमिंग परिवार को कुचल दे। उन्हें अपनी सुरक्षा करनी होगी। तुरंत शीर्ष रैंक के गैलेक्सी कमांडर से संपर्क करो। मैं लॉर्ड मु से मिलना चाहता हूँ, चिमिंग राजा लोजिन ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, परिवार के नेता, राजा चिया ने जवाब दिया। वे होंगे ग्रह पर पहुंचे। विशाल ग्रह पंक्तियों में व्यवस्थित थे और पूरे आकाशगंगा जगत को विकसित किया गया और पूरी तरह से उपयोग किया गया था। प्रौद्योगिकी ग्रह, व्यावसायिक ग्रह और आवासीय तारा क्षेत्र बनाए गए थे और अंतरिक्ष सुरंगों के माध्यम से यात्रा सुविधाजनक थी। जैसे ही वह अंदर कदम रखा, वांग ये ने जीवन की अत्यधिक प्रवाहित होने वाली आभा महसूस की। एक लाल नदी जो ग्रह को पार करती थी, उसने रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लोगों का पोषण किया। यह ब्रह्मांड की ओर से एक उपहार था। यही बिल्कुल लाल नदी के अस्तित्व के कारण था कि होंगही ग्रह एक तारा जीवन ग्रह बन सकता था। स्वागत है भाई वांग ये, शियान, जो औपचारिक पोशाक में थे, उनका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कष्ट के लिए क्षमा करें, वांग ये ने तारायान से उतरते हुए कहा। पीछे नानते, लिंगलिंग, वांग यू और अन्य लोग जिज्ञासु रूप से चारों ओर देख रहे थे। यह एक पौराणिक 10 सितारा जीवन ग्रह था। हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। भाई वांग ये जैसे घनिष्ठ मित्र को जान पाने का मौका पाना मेरा सौभाग्य है, शियान मुस्कुराते हुए बोले। हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के युवा पीढ़ी के नेता से मिल सके, यू शुइचिन मुस्कुराए। भाभी, आप सच में बात करना जानती हैं, शियान मुस्कुराए। मैं केवल नाम में एक नेता हूँ। मैं कैसे भाई वांग ये से तुलना कर सकता हूँ? वांग ये ने कहा, अमर स्तर के नीचे कई जीवित प्राणी हैं। मेरी लड़ाई की क्षमता मेरे स्तर पर थोड़ी आगे है। भाई शियान पुनर्जन्म को पार करने और अमर स्तर तक पहुंचने में मुझसे कहीं अधिक करीब हैं। शियान मुस्कुराया। कौन जाने भविष्य में क्या होगा, भाई वांग ये अब पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। होंगही ग्रह पर तुम्हारी प्रतिष्ठा मेरी तुलना में कहीं अधिक है। सभी राजशाही परिवार और गणमान्य लोग तुम्हें अपने पक्ष में करना चाहते हैं। वांग ये मुस्कुराए। भाई शियान, पहले हमें घुमा दो। ठीक है। मैंने पहले ही होंगही ग्रह के सबसे बड़े स्टार रेस्टोरेंट में आपका स्वागत करने के लिए दावत बुक कर ली है। इस तरफ कृपया, शियान ने आत्मविश्वास के साथ कहा। होंगही स्टार रेस्टोरेंट। दुर्लभ और अनोखे व्यंजन सभी स्वादिष्ट थे। होंग्याओ शाही अकादमी। मैं वहां से स्नातक हूँ, शियान की आंखों में पुरानी यादें झलक रही थीं। यह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की सबसे उच्च अकादमी है। चाहे कोई सभी प्रकार का ज्ञान सीखना हो या अपनी साधना में सुधार करना हो, यह वास्तव में आपकी बेटी के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। वांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा, जब मैं पहली बार ब्लू प्लेनेट से बाहर आया था, तो मैं भी किसी अकादमी में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। कॉस्मिक अकादमियों को एक शब्द में कहा जा सकता है, स्थिर। न केवल वहाँ सभी प्रकार का कॉस्मिक ज्ञान सीखा जा सकता है, बल्कि वहाँ स्थिर रूप से साधना करना भी संभव है। विशेष रूप से जिन साधकों की पृष्ठभूमि सामान्य थी और जिनके पास कोई समर्थन नहीं था, उन कॉस्मिक अकादमियों में संसाधनों की भरपूर सुविधा उपलब्ध थी। शियायू ने भी सुपरस्टार स्तर पर होने से पहले कॉस्मिक अकादमी से सफलतापूर्वक स्नातक किया था। कॉस्मिक मनुष्यों के लिए यह एक ठोस नींव बनाने के लिए एक अत्यंत अच्छी साधना पथ थी।
क्या ऐसा है? यह किस स्कूल का है? लेमे इंटरमीडिएट अकादमी। शी यान थोड़े हकीकत से आश्चर्यचकित हुआ। या होंगबेरी एडवांस्ड अकादमी। इसकी कोई बात नहीं है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। शी यान ने एक एहसास किया। मैं भूल गया कि भाई वांग ये के पास तब कॉस्मिक नागरिकता नहीं थी। बाद में आप एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन गए। हालांकि वे औसत दर्जे की अकादमियां केवल आपके समय को विलंबित करती। वे होंगयाओ इंपीरियल अकादमी से बहुत कमतर हैं। नांटे ने शी यान को याद दिलाया जब उसने बाद वाले के गर्वीले अंदाज को देखा। वांग ये द्वारा प्रवेश की गई कॉस्मिक अकादमी होंगयाओ इंपीरियल अकादमी से बहुत मजबूत थी। असंभव। शी यान ने सुंदरता से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। होंगयाओ इंपीरियल अकादमी ताइशी स्टारफील्ड की शीर्ष 100 अकादमियों में से एक है। यहाँ तक कि एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन की लांकादी इंपीरियल अकादमी भी हमारी तुलना में कुछ नहीं है। तो सुप्रीम ह्यूमन अकादमी के बारे में क्या? नांटे ने अपनी भौहें उठाई। सुप्रीम। शी यान चकित हो गए। उन्होंने नांटे की ओर देखा और फिर वांग ये की ओर। वह मुस्कुराए और बोले, सुप्रीम ह्यूमन अकादमी सचमुच हमसे बहुत अधिक मजबूत है। हालांकि सुप्रीम ह्यूमन अकादमी में प्रवेश करना किसी हजारों से लड़ते हुए एक सिंगल प्लैंक ब्रिज पार करने जैसा है। यह बहुत कठिन है। भले ही भाई वांग ये की साधना की प्रतिभा अद्भुत है, उनका विभिन्न कॉस्मिक विषयों का अध्ययन शायद। देवर लंबे समय पहले ही सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी में दाखिला ले चुका था। लिंगलिंग ने भूरे राक्षस की तली हुई टांग चबाते हुए बोला, जो उसके सिर से भी बड़ी थी। उधर से भी यह दाखिला पाने के लिए सबसे मुश्किल पाठ्यक्रमों में से एक है। यह सैन्य रणनीति विभाग है। नांटे स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि वांग यू भी स्तब्ध रह गया। वह स्वाभाविक रूप से सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के बारे में जानती थी। यह मानव डोमेन की 2 सर्वोच्च अकादमियों में से एक थी। पापा, नहीं, यह निर्दयी आदमी वास्तव में वहां दाखिला ले लिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यू शुइचिन ने अपनी खूबसूरत आंखों से वांग ये की ओर देखा और थोड़ी हैरानी जताई। उस समय मैं बस मजे के लिए परीक्षा दे रहा था। मुझे पास होने की उम्मीद नहीं थी। बाद में मैं सैन्य कैंप में गया, वांग ये ने कहा। पंजीकरण समय खत्म होने के बाद मैंने दाखिला लेने का फैसला नहीं किया। वह मजे के लिए परीक्षा में बैठा। पंजीकरण समय समाप्त होने के बाद वह अब और जाने की इच्छा नहीं रखता था। शी यान कुछ हद तक चौंक गया। असंख्य छात्र एक जगह पाने की आस रखते थे। जब वह छोटा था तब भी वह ब्रह्मांड की एक उच्चतम अकादमी में प्रवेश पाने की इच्छा करता था। लेकिन वांग ये ने जिस तरह कहा, ऐसा लगा जैसे अकादमी के दरवाजे उसके लिए खुले हों, अगर वह चाहता तो प्रवेश कर सकता था। क्या प्रतिभाशाली लोग इतने हठीले होते हैं? मैं प्रभावित हूँ। भाई वांग ये शानदार हैं। शी यान ने उन्हें अंगूठा उठाकर सराहा, यह जाने बिना कि क्या कहे। यह अब तक का सबसे बड़ा झटका था जो उसने कभी सहा। होंगही ग्रह का गर्वित पुत्र, युवा पीढ़ी का नेता। वांग ये के सामने वह अभी भी कुछ भी नहीं था। यह सब पहले की बातें हैं। वांग ये ने इसे टाल दिया और शी यान की ओर देखा। वैसे क्या मैं होंगयाओ इंपीरियल अकादमी की प्रवेश परीक्षा कभी भी दे सकता हूँ? बस एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले लो, शी यान ने कहा। क्या ऐसी कोई बात है जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए? वांग ये ने पूछा। मुझे नहीं लगता। यह हर उच्च संस्थान की सामान्य प्रवेश प्रक्रिया ही है, शी यान ने एक पल सोचा। मैं भी पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ। आखिरकार मुझे सीधे इसलिए भर्ती किया गया क्योंकि मैं होंगे ग्रह पर प्रथम स्थान पर था। सही। उसे यह भूल गया था कि यह लड़का केवल अमीर परिवार में जन्मा नहीं था, बल्कि वह सच्चा भगवान का प्रिय पुत्र भी था। स्वागत भोज समाप्त होने के बाद शी यान ने वांग ये और अन्य लोगों के लिए होंगे ग्रह के सबसे शानदार होटल में रहने की व्यवस्था स्नेहपूर्वक की। वे सेवा और व्यवहार के उच्चतम स्तर का आनंद लेते थे और विलासिता का स्तर किसी की कल्पना से परे था। वे पैसे के जादू पर आह भरते थे। शीर्ष मंजिल पर स्थित कमरा सुंदर रेड रिवर को देखता था और दृश्य अद्भुत था। वांग ये ने आवेदन पूरा किया और तुरंत ही शी यान के साथ अकेले काम किया। हाँ, एक आदमी की दोस्ती। वे एक निषिद्ध यात्रा पर गए। वांग ये ने हांगहे ग्रह की शीर्ष सुंदरियों की गर्मजोशीपूर्ण मेहमाननवाजी का अनुभव किया। एक सघन स्वागत। सही में सितारा जीवन ग्रह का प्रदर्शन। यह सभी पहलुओं में शीर्ष स्तर का था और लेमेई ग्रह इसकी तुलना में बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। शी यान, जो शाही परिवार में जन्मी थी, वास्तव में दुनिया के तरीकों में बहुत जानकार थी। शुरुआत में वह नहीं जाना चाहता था, लेकिन शी यान ने उसे खींचने पर जोर दिया। दूसरी पार्टी एक परिष्कृत व्यक्ति लग रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी रुचियां भी वही थीं। फिर वांग ये दास फार्मों पर गया और कुछ अरब संभावित अंक एकत्रित किए। अन्य ग्रहों की तुलना में होंगही ग्रह पर दासों की संख्या काफी अधिक थी। हालांकि कीमत थोड़ी अधिक थी, यह अब वांग ये के लिए कुछ नहीं थी, जिसकी मूल्य 10 अरब डार्क क्रिस्टल हो चुका था। साथ ही उसने दर्जनों सुपरस्टार स्तरीय महिला दास एकत्रित किए और लिंगलिंग को अधिक अनुकूलता और ताकत वाले शरीर में बदलने की तैयारी की। उसके बाद वह ऐसे प्राकृतिक खजाने खरीदने गया जो जीन की मरम्मत कर सकते थे और मूलभूत शक्ति को मजबूत कर सकते थे। ये खजाने छोटा किन, छोटा यू और इंगलिंग के आधार बनाने के लिए थे। उसने नाटे और लिंगलिंग के लिए भी हर तरह के खजाने खरीदे जो उनके शरीर और आत्मा को मजबूत कर सकते थे। होंगही ग्रह पर इन्हें पैसे देकर खरीदा जा सकता था। आप 13 शाही परिवारों से मिलने की योजना कब बना रहे हैं? शी यान ने रास्ते में पूछा। मुझे क्यों मिलना चाहिए? वांग ये ने पूछा। शी यान थोड़ी हक्का बक्का हो गई। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन आने के बाद वह क्यों नहीं उन शाही परिवारों से मिलेंगे जो रेड रिवर कॉस्मिक नेशन को नियंत्रित करते हैं? ऐसा लगता था कि इसमें भी कोई समस्या नहीं थी। मैं होंगही ग्रह पर बड़े धूमधाम के साथ नहीं आया। जब शाओ यू होंगयाओ सम्राट अकादमी में प्रवेश कर लेगी, वांग ये ने कहा, मैं कॉस्मिक सुप्रीम खजाने के भंडार में जाऊंगा और एक मध्यम स्तरीय सुप्रीम खजाना उठाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। बेशक उसे 13 शाही परिवारों से मिलना ही होगा। हालांकि उन्हें देखने जाना पूरी तरह से अलग था। उनसे यह उम्मीद रखना कि वे उसे देखने आए। यह बिल्कुल उसी तरह था जैसे किसी लड़की का पीछा करना। अगर ऐसा कोई तरीका होता जिससे लड़की पहल करती, तो वह पीछे हट जाता। यह अक्सर उसे वह सब पाने की अनुमति देता जो वह चाहता था। इतनी जल्दी? शी यान थोड़ी हैरान हुई। वांग ये ने सिर हिलाया। हाँ, मैं प्राडी गैलेक्सी जा रहा हूँ। प्राडी गैलेक्सी? शी यान समझ गई। भाई वांग ये, आप वाकई जानकारी में बहुत आगे हैं। मुझे अभी अभी पता चला कि वहाँ एक दुष्ट चाकू था। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इसके बारे में इतनी जल्दी जान जाएंगे। दुष्ट चाकू? वो क्या है? वांग ये का दिल बीच में दब गया। मुझे इसके बारे में बताओ। शी यान हैरान था। फिर वह मुस्कुराया और कहा, यह ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ का हथियार है। इसका हत्या का इरादा बेहद मजबूत है और यह अपने मालिक को खा सकता है। पहले जब दोनों सेनाएं आपस में भिड़ती थीं, तो शैतानी ब्लेड ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसने न केवल डेविल कमांडर इन चीफ गुइयाता को एक ब्रह्मांडीय राष्ट्र के वरिष्ठ जनरल को मारने की अनुमति दी, बल्कि उसने सैकड़ों हजारों सैनिकों का नरसंहार भी किया। लेकिन किसी कारण से शैतानी ब्लेड ने अचानक नियंत्रण खो दिया। उसके बाद उसने न केवल शैतान सेना को मारना शुरू कर दिया, बल्कि उसने अपने मालिक को भी खा लिया। इतना शक्तिशाली? वांग ये हैरान थे। यद्यपि ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने में आत्माएं थीं, वे आमतौर पर सीमित थे। एक अनुभवी ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ को मारने में सक्षम होने के लिए इस शैतानी ब्लेड में कुछ पदार्थ था। हाँ, यह कम से कम उच्च ग्रेड का सर्वोच्च खजाना है और इसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत है। अफसोस की बात है कि उस युद्ध के बाद शैतानी तलवार गायब हो गई, शी यान ने कहा। रेड रिवर कॉस्मिक आर्मी ने इसे खोजने के लिए हर प्रकार के तरीके अपनाए, लेकिन वे इसे नहीं ढूंढ सके। यह एक विकल्प था। वांग ये ने सिर हिलाया। सही समय पर उसे एक हथियार की कमी थी।
अपनी वर्तमान क्षमता के साथ उसके लिए एक उच्च ग्रेड अटूट कलाकृति की शक्ति को उजागर करना मुश्किल था, लेकिन उच्च ग्रेड सर्वोच्च खजाने अलग थे। अगर वह इसमें सफलतापूर्वक विलीकरण कर सके और आत्मा से जुड़ सके तो वह अपेक्षाकृत मजबूत युद्ध क्षमता प्रदर्शित कर पाएगा। मुझे भाई शी यान से निवेदन करना होगा कि वह मुझे शैतानी तलवार की संबंधित जानकारी भेज दें, वांग ये ने कहा। कोई बात नहीं। तो क्या तुम अपनी ताकत को कड़ा करने और सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए प्रादी सिस्टम जा रहे हो? शी यान ने वांग ये से पूछा। हाँ, वांग ये ने ज्यादा कुछ समझाया नहीं। खैर, प्रादी गैलेक्सी में वाकई में कई दैत्य जाति के विशेषज्ञ थे। वह स्वाभाविक रूप से इसे मिस नहीं करना चाहता था। इसे खुद को कड़ा करने और तैयारी करने के रूप में भी माना जा सकता था। तुम्हें भाई वांग ये को सुरक्षित यात्रा की शुभकामना देता हूँ। मैं इंतजार करूंगा कि तुम्हें सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में सभी बाधाओं को पार करके रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लिए गौरव लाते हुए देखूं। शी यान मुस्कुराया। ठीक है, वांग ये ने शी यान को अलविदा कहा। वे अच्छे भाई थे जो साथ में मजा करते थे। अगले दिन वांग ये वांग यू और अन्य लोगों को होंग्याओ इंपीरियल अकादमी लेकर गया। अपने सितारा मानद ब्रह्मांडीय नागरिक स्थिति और आवेदन जानकारी की पुष्टि करने के बाद उन्होंने फिर रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित अकादमी में प्रवेश किया। गंभीर और भव्य, असाधारण। आगे बढ़ो, वांग ये ने वांग यू के कंधे पर थपकी दी। वांग यू ने हल्का सा नाक मोड़ा। पीछे हाथ लेकर वह अपने घमंडी भाव के साथ मूल्यांकन हॉल में प्रवेश की। परीक्षण हॉल बहुत जीवंत था। होंगही ग्रह पर सबसे अधिक प्राधिकृत अकादमी के रूप में होंग्याओ इंपीरियल अकादमी पूरे ग्रह पर कब्जा किए हुए थी। हर दिन बड़ी संख्या में शाही वंशजों और सितारा ब्रह्मांडीय नागरिकों के बच्चों को यहाँ भेजा जाता था ताकि वे मूल्यांकन में भाग लें, जिसमें केवल पहचान, उम्र और मानसिक स्थिति के अलावा कोई शर्त नहीं थी। हालांकि प्रवेश दर बहुत कम थी। जांच के बाद 10 परीक्षक पेशेवर मूल्यांकन देंगे। यदि कोई जांच पास कर लेता तो मुख्य परीक्षक उन्हें उनकी ताकत और रैंकिंग के अनुसार विभिन्न वर्गों में भेज देगा। वांग यू स्टार जीवन ग्रह पर जन्मी, ब्रह्मांड स्तर 3 की क्षमता उपयोग करता, वर्तमान में अंतरिक्ष का संवेदन नहीं कर पा रही है। जन्म के बाद के पूर्ण जीन और जन्मजात पूर्ण जीन में बहुत बड़ा अंतर है। उसकी क्षमता उपयोगकर्ता की अच्छी प्रवृत्ति है, लेकिन उसका शारीरिक आधार बहुत कमजोर है। उसकी इच्छाशक्ति औसत से ऊपर है। उसने साक्षात्कार में असफल रही। वह अभिमानी है और शिष्टाचार नहीं जानती। मुझे डर है कि वह थोड़ी अनुशासित नहीं है। 10 परीक्षकों के मूल्यांकनों ने वांग यू को खराब मूल्यांकन दिया। एक उन्नत अकादमी के रूप में होंग्याओ शाही अकादमी के पास स्वाभाविक रूप से उच्च आवश्यकताएं थीं। सामान्य तौर पर वांग यू को स्वीकार नहीं किया गया होता। आखिरकार यहाँ तक कि शाही परिवारों के प्रतिभाशाली लोग जिनकी योग्यता उससे कहीं बेहतर थी, उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया था। जिन प्रतिभाओं का संबंध स्टार और स्टार जीवन ग्रहों से था, उनकी तुलना में वांग यू, जो कि स्टार जीवन ग्रह से आई थी, बहुत बड़े नुकसान में थी। फिर भी उसके प्रोफाइल पर भर्ती का मुहर लगा हुआ था। वांग ये की बेटी मुख्य परीक्षक ची चाओयान जानकारी देखकर जान गए कि वांग यू को क्यों स्वीकार किया गया। संपर्क का उपयोग करना सामान्य बात थी। वांग ये ने रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में योगदान दिया था, इसलिए उन्हें हरी झंडी दी गई। होंग्याओ साम्राज्य अकादमी हर साल ऐसे ही छात्रों को स्वीकार करती थी। उसे कॉस्मिक स्तरीय वी कक्षा में भेज दो, ची चाओयान निर्देश दे रहे थे, तभी अचानक वीडियो में असामान्यता दिखाई दी और बाहर हलचल मच गई। क्या हुआ? ची चाओयान थोड़े चौंक गए। बाहर छात्र लड़ रहे हैं। वांग ये मूल्यांकन हॉल में खड़े थे और अराजक वातावरण को निहारने लगे। उनकी नजर शियाओ यू पर पड़ी, जिसके हाथ पीछे थे। उसका चेहरा भावहीन था और वह घायल नहीं थी। फिर उनकी नजर एक युवा लड़के पर पड़ी जो तपा हुआ था। उसके आंखों में गुस्सा था जब उसे उपचार मिल रहा था। उनके सिर में दर्द हो गया। यह नॉन अनुगामी लड़की। क्या हुआ? वांग ये ने पूछा। वांग यू अपना सिर घुमाकर ऐसे देखने लगी मानो वह समझाना ही न चाहती हो। ची चाओयान का चेहरा गंभीर था। यह उसके प्रमुख परीक्षक बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। तुम, यह वह है। उसने पहले हमला किया था, कढ़ाई वाले कपड़े पहनने वाले युवक ने दहाड़ा। अगर तुम अपना घटिया मुंह बंद नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें फिर से पीट दूंगा, वांग यू ने उसे घूरते हुए कहा। कढ़ाई वाले कपड़े पहनने वाला युवक तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली। असभ्य चीज, कढ़ाई वाले कपड़े पहनने वाले युवक के पीछे चमकदार पोशाक और आभूषण पहने एक महिला ने ताना मारा। वांग ये ने भौहें तानी। ची चाओयान ने बहस को रोक दिया। सभी लोग शांत हो जाएं। पहले चीजों को स्पष्ट कर लें। जो हमने निगरानी वीडियो में देखा उससे वास्तव में वांग यू ने पहला कदम उठाया था। धनी महिला के चेहरे पर गुस्सा चमक उठा। उसका मुंह कचरा है, वांग यू ने कहा। तुम किसे डांट रहे हो? अमीर महिला के बगल में खड़े कदकाठी आदमी ने कदम बढ़ाया और अपने बाग जैसे आंखों से वांग यू को घूरा। उसकी आभा इतनी विशाल थी कि वांग यू पर एक बड़े पहाड़ की तरह दबाव डाल रही थी, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक पिंग, कदकाठी आदमी का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। उसके अंदरूनी अंग जोर जोर से हिल रहे थे। कौन था वह? क्या भयानक ताकत है! चाहे कुछ भी हो, पहले हमला करना ठीक नहीं है, ची चाओयान दोनों पक्षों को देखकर बोले। ऐसा करते हैं, वांग यू, लाई जुदे से माफी मांगो और उसे कुछ चिकित्सा खर्च का मुआवजा दो। इस मामले को समाप्त माना जाएगा। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वांग यू ने घमंड से कहा। श्री जी, ऐसा नहीं है कि हम आपको सम्मान देना नहीं चाहते, धनी महिला ने तंज कसा। झूठ शुद्ध और दयालु है। वह विनम्र भी है। अब जब उसे अकादमी में प्रवेश करते ही तंग किया जा रहा है, तो कौन जाने भविष्य में क्या होगा। फिर आप क्या चाहते हैं? ची चाओयान ने कहा। उसे निकाल दो, धनी महिला ने वांग यू की ओर ठंडी नजरों से देखा। इस तरह की जंगली लड़की केवल शाही परिवार और होंग्याओ शाही अकादमी के लिए शर्म पहुंचाएगी। ची चाओयान ने भौहें मोड़ी। होंग्यान परिवार के अंतर्गत लाई परिवार की बहुत शक्ति थी। उसने क्या कहा? वांग ये ने वांग यू की ओर देखा। वांग यू ने अपना सिर तिरछा किया और बिना उत्तर दिए होंठ सिकोड़ लिए। वांग ये ने चारों ओर देखा और फिर एक युवा लड़के की ओर हाथ हिलाया जो परीक्षा में भाग ले रहा था। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत आगे बढ़ा। तुम जानते हो अभी क्या हुआ? वांग ये ने पूछा। जवान आदमी बार-बार सिर हिला रहा था। हमने विभिन्न आकलनों में साथ भाग लिया। वांग यू के परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए लाई जोड़े लगातार उसका मजाक उड़ा रहा था। लेकिन फिर भी उसे नहीं मारना चाहिए। अगर वह इतनी असमर्थ है तो क्या वह दूसरों के इसके बारे में बात करने को सहन नहीं कर सकती? अमीर महिला ने गुस्से में कहा। कितना नाजुक दिल है। ने उसे पूरा करने दो, वांग ये ने उस पर एक नजर डाली। ची चाओयान ने भी उसे शांत रहने का संकेत दिया। जवान आदमी ने जारी रखा। वांग यू ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन लाई जोड़े और अधिक उत्साही हो गया और हद पार कर गया। जब तक कि उसने वांग ये की ओर एक नजर चुराई और निगल लिया। तुम जारी रख सकते हो। यह ठीक है, वांग ये ने कहा। युवक ने कहा। बाद में लाई जोड़े ने कहा कि तुम्हारे जीन बेकार हैं और तुम एक हीन इंसान हो जो पैसे के लिए लालची है। वांग यू खुद को रोक नहीं पाया और उसे मार दिया। उसने निश्चित रूप से तुम्हें बहुत अधिक अहमियत दी होगी, इसलिए। मैं नहीं, वांग यू का चेहरा लाल हो गया। वांग ये ने शियाओ यू की ओर देखा। हालांकि वह उसे बेरहम आदमी और उड़ते सब्जी का नाम देती रही, लेकिन अंदर से वह उसकी वैसा ही आदर करती थी जैसे शियाओ लियांग करता था। अन्यथा वह उसके पीछे लेमेई ग्रह नहीं जाती और येंगलिंग के साथ साधना करने के लिए उसका मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करती। वह होंग्याओ शाही अकादमी में परीक्षा देने भी नहीं आती अगर उसे स्कूल पसंद नहीं होता। उसने उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की थी। धनी महिला ने अपने बेटे की ओर घूरते हुए तुरंत कहा, हर किसी का मुंह होता है और बोलने का अधिकार होता है।
अगर हर कोई ऐसा ही होता और सिर्फ इसलिए हमला कर देता कि उन्हें कुछ पसंद नहीं आया तो क्या होता? जैसा कि एक नीच व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। अगर हम आज इस जंगली लड़की से निपटे नहीं तो मैं इस मामले को छोड़ने नहीं दूंगी। वांग ये धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ा। अदृश्य पर्वत जैसे आभा ने उस महिला पर दबाव डाला जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हट गई। उसके पीछे खड़े ताकतवर गार्ड आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते, जैसे कि उन्हें दबा दिया गया हो। सिर्फ गार्ड ही नहीं, बल्कि ची चाओयान भी अत्यधिक दबाव महसूस कर रही थी। क्या यह ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की शक्ति थी? मैं अपनी बेटी को खुद अनुशासित कर सकती हूँ। तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। वांग ये ने उसकी ओर देखा। अपने बेटे का ख्याल रखो। वह लगातार दूसरों को ही मानव कहता रहता है। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जैसी माँ वैसा बेटा। चलो। वांग ये ने एक साईओयू की कलाई पकड़कर बाहर निकल गया। वांग यू ने कुछ बार संघर्ष किया और फिर रुक गई। उसने मुंह बनाकर वांग ये को अपना हाथ पकड़ने दिया और वे बाहर चले गए। उसने सिर घुमाया और उसके होंठों के कोने उठ गए। वह जानता था कि वह गलत था और भाग गया। अमीर महिला का चेहरा सामान्य हो गया, लेकिन उसका मुंह अभी भी क्षमावान नहीं था। डार्क एनर्जी स्तरीय सुरक्षाकर्मी दूर से वांग ये की पीठ को देख रहे थे और उनके दिलों में गहरी भय की भावना उठी। फू ची चाओयान ने आह भरी। जो भी हो, मामला समाप्त हो गया। यह सभी के लिए अच्छा था। सबसे पहले अकादमी ऐसा छात्र वांग यू को स्वीकार नहीं करना चाहती थी जो अनुशासन का पालन करने से इनकार करता था और जिसकी सामान्य प्रतिभा और योग्यता थी। वांग ये ने खुद पहल करके जाने का निर्णय लिया, जिससे सभी की शान बच गई। दूसरी तरफ होंगयान परिवार के लाई परिवार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वांग यू ने स्कूल छोड़ दिया था। फिर भी उसे यह मामला रिपोर्ट करना ही होगा। मैंने नहीं सोचा था कि वांग ये स्वयं होंगही ग्रह पर आएगा, ची चाओयान ने सोचा। वांग ये होंगही ग्रह पर आ गया था। 13 शाही परिवारों को यह खबर एक के बाद एक मिली। इस सुपर जीनियस ने, जो किसी अज्ञात स्थान से ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में प्रकट हुआ था, चैंपियनशिप जीतने के बाद से ही रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के 13 शाही परिवारों का ध्यान खींच लिया था। वे उसे भर्ती करना चाहते थे। अब जब उन्हें पता चला कि वह होंगही ग्रह पर आ गया है, तो वे स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ेंगे। अगर वे उसे सफलतापूर्वक भर्ती कर लेते हैं, तो न केवल वे शाही परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ा पाएंगे, बल्कि उनके पास एक और सुपर जीनियस भी होगा। कम से कम वह दूसरी पार्टी ब्लैक होल स्तर के शिखर पर विशेषज्ञ बन जाएगा, जिसके पास एक अविनाशी जीवन रूप की लड़ाई क्षमता होगी। अगर वह सफलतापूर्वक पारगमन और पुनर्जन्म प्राप्त कर सके, तो उसका भविष्य असीमित होगा। क्या? वांग यू बाहर हो गया। वांग ये होंग्याओ शाही अकादमी आया और फिर चला गया। ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? ची चाओयान को डांट खाने के बाद जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर सुपरवाइजर इतना गुस्से में होंगे। असल में वह इतना क्रुद्ध थे कि लगभग उसे मार ही डालते। मास्टर सुपरवाइजर, क्या यह इतना गंभीर है? ची चाओयान समझ नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले शाही परिवार के वंशजों को बाहर नहीं निकाला हो। होंग्याओ शाही अकादमी की उच्च प्रतिष्ठा थी। आखिरकार यह शाही परिवार की अकादमी थी। बिल्कुल, मास्टर पर्यवेक्षक युवान ने अपने दांतों को कस लिया। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट पूरी तरह से जारी है। वांग ली अब पूरे रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की आशा का सितारा है। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन को देखो। अगर वांग ली इस वजह से फिर से गुस्से में अपनी राष्ट्रीयता बदल दे तो क्या होगा? धमाका। ची चाओयान हैरान रह गया। वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था। अगर वांग ली इस वजह से रेड रिवर कॉस्मिक नेशन छोड़ देता है, तो न केवल होंग्याओ इंपीरियल एकेडमी की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, बल्कि 13 शाही परिवार भी सारा दोष उन पर डाल देंगे। उस समय कॉस्मिक नेशन में जनता की राय फूट पड़ेगी और परिणाम अभूतपूर्व होंगे। विशेष रूप से चूंकि वह मुख्य परीक्षक था, वह मुख्य अपराधी बन सकता है और सभी द्वारा निंदा का पात्र बन सकता है। मैं ची चाओयान थोड़े से हतप्रभ थे। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मास्टर सुपरवाइजर युवान गुस्से में थे। जाओ माफी मांगो और वांग ये को वापस लाओ। वांग यू की पढ़ाई ठीक से सुनिश्चित करो। अगर तुम यह ठीक से नहीं कर सकते, तो चले जाओ। हाँ हाँ, ची चाओयान ने जल्दी से कहा। होंग्यान परिवार का लाई परिवार। अमीर महिला ठंडी एक्सप्रेशन के साथ घर लौटी, पूरी तरह से निराश। ये कितना सौभाग्यशाली है। उसने बैठकर नौकरानी से एक कप फ्लावर टी ली। उसका चेहरा अभी भी असंतुष्ट शब्द कह रहा था। वह होंग्याओ इंपीरियल अकादमी की कार्रवाई से अत्यंत असंतुष्ट थी। लेकिन छोड़ो, वह एक सभ्य व्यक्ति थी और अपने आप को उन नीच इंसानों के स्तर तक नहीं गिराएगी। जब तक उसका बेटा स्कूल में सफलतापूर्वक नामांकित हो जाता, तब तक यह ठीक था। अचानक उसका स्टारली स्काई ब्रेसलेट चमक उठा। यह होंग्याओ इंपीरियल अकेडमी का संदेश था। अमीर महिला थोड़ी हैरान हुई। जब उसने इसे खोला, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसके हाथ में रखा फूलों की चाय का कप जमीन पर गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने जोड़े को क्यों निष्कासित कर दिया? अमीर महिला का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी छाती उठने लगी। वह परेशान थी, पूरी तरह से नहीं जानती थी कि क्या हुआ। इस समय एक नौकरानी बाहर से दौड़ती हुई आई। मैडम, मास्टर वापस आ गए हैं। वह बहुत गुस्से में है। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी को मारना चाहते हैं। नौकरानी घबराते हुए बोली। हर तुम मूर्ख महिला, देखो तुमने क्या कर दिया। होंग्यान राजा लाई चिंगफिंग की नसें उभर आई। डार्लिंग, मुझे सच में पता ही नहीं था। अमीर महिला की आंखें रोने से लाल और सूजी हुई थीं। उसके चेहरे पर पहले जैसी जोशपूर्ण चमक अब नहीं रही थी। वह कैसे जान सकती थी कि जिसके साथ उसके बेटे ने मनमुटाव किया वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली है। अब उसने समझ लिया कि उसके बेटे को होंग्याओ शाही अकादमी से क्यों निष्कासित किया गया। जब परिवार के नेता को पता चला, तो उसने मुझे डांटा। होंग्यान राजा लाई किंगफिंग ने गुस्से में कहा, हमारे होंग्यान शाही परिवार मूल रूप से वांग ये को भर्ती करना चाहता था। अब यह सब तुम्हारी मूर्ख औरतों और बच्चों की वजह से बर्बाद हो गया। मूर्ख, सच में मूर्ख, जुड़े जवान और अनुभवहीन है, लेकिन एक माँ के रूप में क्या तुम अभी भी जवान हो? होंग्यान राजा लाई किंगफिंग इतना गुस्से में थे कि जैसे आग उगलने वाले हों। लेकिन वह शाही परिवार का नहीं है। अमीर महिला की आवाज धीरे धीरे और सॉफ्टर हो गई। जब तक वह सिर हिलाता है, वह 13 शाही परिवारों में से किसी में भी प्रवेश करने का चुनाव कर सकता है। होंग्यान राजा लाई किंगफिंग गुस्से में बोले। जहां तक मुझे पता है, पहले से ही कई अमर जीव हैं जो उसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। तुम्हारा और मेरा उसकी स्थिति के सामने रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में क्या मुकाबला है? धनवान महिला डर और हतप्रभता से चुप हो गई। क्या अब माफी मांगना बहुत देर हो चुकी है? होंग्यान राजा लाई किंगफिंग ने दांत पीसते हुए कहा, चाहे बहुत देर हो गई हो या ना हो, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हें किसी भी हाल में उसका मन जीतना होगा। वह इस समय कॉस्मिक नेशन का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, जबकि हम सिर्फ होंग्यान शाही परिवार की एक साधारण शाखा हैं। एक बार उसने हाँ कह दी, हम इसे पूरी तरह नहीं पा सकेंगे। हाँ हाँ, मैं तुरंत जाऊंगी, धनवान महिला ने जल्दी से कहा। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लाई चिंगफिंग ने आह भरी। रेड रिवर इंपीरियल होटल, पेंटहाउस स्वीट। ठीक है, मैं समझ गया। यह मामला आप लोगों से कोई लेना देना नहीं रखता। वास्तव में जरूरत नहीं है। फिलहाल इसे यहीं छोड़ देते हैं। वांग ये ने कॉल समाप्त की। होंग्याओ इंपीरियल एकेडमी ने क्या कहा? यू शुइक्विन ने धीरे से पूछा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यह एक गलतफहमी थी।
उन्होंने पहले ही लाई जूड को स्कूल से निकाल दिया है और उम्मीद है कि शियाओयू वापस जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सके। मुख्य परीक्षक श्री ची माफी मांगने आए, पर मैंने उन्हें मना कर दिया, वांग ये ने कहा। होंग्याओ इंपीरियल एकेडमी में सत्ता का प्रभाव बहुत मजबूत है, यू शुइक्विन ने चिंतित होकर कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। यही तो मैं झिझक रहा हूँ। आखिर हांगहे प्लेनेट पर 13 शाही परिवारों का शासन है। अभी उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए वे मेरे साथ विशिष्ट अतिथि जैसा व्यवहार करते हैं। अगर मैं उनके साथ नहीं जुड़ता और सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में हार जाता हूँ तो मुझे डर है। तो फिर तुम्हारी योजनाएं क्या हैं? यू शुइक्विन ने कहा। छाओयू से पूछो कि वह क्या सोचती है, वांग ये ने देखा। छाओयू, जो कोने में छुपी हुई थी और वापसी के बाद से एक शब्द भी नहीं बोली थी, थोड़ा हैरान थी। उस समय लाई जुदे के शब्द बहुत अप्रिय थे। वह और सहन नहीं कर सकती थी और उसने आवेग में काम किया। उसने सोचा था कि उसे डांटा जाएगा, लेकिन उसके पिता ने न केवल उसे डांटा नहीं बल्कि उसके लिए खड़े भी हो गए। वापस आने के बाद उसे अपराधबोध महसूस हुआ और वह कुछ नहीं बोली। उसे अपने पिता के बारे में मिश्रित भावनाएं थीं। उसने अपने पिता की वीरगाथाएं सुनकर बड़े होते हुए उसकी बहादुरी और ब्लू प्लेनेट के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने की निडरता की प्रशंसा की, लेकिन वह इस बात पर भी गुस्सा थी कि वह हमेशा लड़कियों को अपना लेते और शरारत करते रहते थे। मैं मेरे पास कोई विचार नहीं है, वांग यू ने मुड़कर कहा। कोई बात नहीं, बस वह कहो जो तुम कहना चाहते हो। क्या तुम होंग्याओ इंपीरियल अकादमी नहीं जाना चाहती? वांग ये ने पूछा। वांग यू ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर अपना सिर उठाया। क्यों नहीं, आप खुद मुझे सिखाए। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। हर किसी का रास्ता अलग होता है और उनकी ताकत अलग होती है। एक क्षमता उपयोगकर्ता का मार्ग मेरी विशेषता नहीं है। यदि वन आपको सिखाना था तो आपकी ऊपरी सीमा एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में मेरी ताकत की ऊपरी सीमा हो सकती है। और मैं भी अब अपने आरोही चरण में हूँ, इसलिए वन आपको कदम दर कदम नहीं सिखा सकता। वांग यू अनुचित नहीं था। वह अपने पिता के कर्तव्य और महत्व को जानती थी। अब चाहे वह ब्लू प्लेनेट हो या परिवार, वे एक उल्टे पिरामिड की तरह थे। सबसे नीचे समर्थन बिंदु उसके पिता थे। एक बार जब उसके पिता ने अपनी शक्ति खो दी या पकड़ नहीं पाए तो सब कुछ ढह जाएगा। मैं स्वयं मानव आभासी ब्रह्मांडीय में प्रशिक्षण ले सकता हूँ। वांग यू ने अपने पिता की ओर देखा। मैं यह कर सकता हूँ। यह संभव है कि जब आप सुपरस्टार स्तर तक पहुंच जाए, लेकिन कॉस्मिक स्तर और डार्क एनर्जी स्तर के लिए सबसे अच्छा रास्ता अभी भी सभी ज्ञान के क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से सीखना है, वांग ये ने कहा। इस तरह गलत रास्ता अपनाना आसान नहीं है और भटकना भी आसान नहीं है। क्या आपने पहले सब कुछ खुद नहीं सीखा था? वांग यू ने तर्क किया। मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, वांग ये ने कहा। वांग यू ने उसकी ओर आंखें घुमाई, लेकिन इसे खंडन करने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि उसका पिता वास्तव में एक सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिभाशाली थे। अच्छा, अंकल नानते तो नहीं है? नहीं। नानते, जो इस शो का आनंद ले रहे थे, ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। फिर से उन्हें क्यों शामिल किया गया? वांग ये ने वांग यू की तरफ देखा। क्या तुम अंकल नानते को ज्यादा नीचा तो नहीं आंक रहे हो? वह ब्लू प्लेनेट के पहले समूह के एवलवर में से एक थे, अरबों लोगों में से शून्य से उठकर एक सुपर विशेषज्ञ बने। उन्होंने कई सालों तक दुनिया पर कब्जा किया। उस युग में प्रतियोगिता तुम्हारे कल्पना से कहीं अधिक क्रूर थी। अगर तुम होते तो क्या तुम युद्धप्तियों के बीच उनके स्तर तक पहुंच पाते? नानते मुस्कुराया। हाँ, वह वाकई में असाधारण थे, वांग ये ने कहा, लेकिन उसने बहुत सारे चक्कर भी लगाए। शुरुआती दौर में उसकी शारीरिक नींव मजबूत नहीं थी और उसके अर्जित जीन भी पूर्ण नहीं थे। इन सब चीजों ने उसके लिए अब डार्क एनर्जी स्तर की खेती करना और भी कठिन बना दिया, जिसमें वह जिस मार्ग में सबसे अच्छा है वह स्पेस का मार्ग भी शामिल है। अगर उसने कॉस्मिक स्तर पर अपनी नींव बनाना शुरू किया होता तो उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से यही नहीं रुकती। अब तक उसे समझने के लिए कुछ समय मिला है, लेकिन वह अभी भी अत्यंत भ्रमित है कि उसे स्पेस टाइम का मार्ग चुनना चाहिए, स्पेस का शुद्ध मार्ग, या एक स्पेस टाइम ब्लैक रियल बनाना चाहिए। क्या तुम उसके जैसे बनना चाहते हो? नांटे का मुंह झटक गया। यह वास्तव में वही वांग ये था जिसे वह जानता था। नहीं, वांग यो थोड़ी हद तक मना गई। उसने अपने होंठ काटे। अगर मुझे किसी अकादमी में प्रवेश लेना ही है तो मैं सुप्रीम ह्यूमन अकादमी भी जाऊंगी। तुम वहां नहीं जा पाओगी, लिंगलिंग ने कहा। यह सवाल नहीं है कि तुम परीक्षा पास कर पाओगी या नहीं, वांग ये ने कहा। सुप्रीम ह्यूमन अकादमी शैक्षणिक, वैज्ञानिक अनुसंधान और कॉस्मिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करती है। यद्यपि इसमें आधारभूत और साधना भी होती है। यदि तुम तय कर लो कि साधना और विकास करना है तो स्टारफील्ड की शीर्ष श्रेणी की अकादमी में जाना ज्यादा उपयुक्त है। क्या मुझे सच में होंग्याओ इंपीरियल अकादमी जाना ही होगा? वांग यू ने देखा और मुंह फुलाया। मुझे वहां का माहौल पसंद नहीं है और मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जाना पसंद नहीं है। मैं अपनी खुद की ताकत से प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूँ। जरूर। क्या तुम भुगतने से डर रही हो? वांग ये हंसे। वांग यू ने जोर से सिर हिला दिया। क्या तुम असफल होने से डरते हो? वांग ये ने फिर पूछा। वांग यू ने गर्व से सिर उठाया और हंस दी। क्या तुम ताइशी स्टारफील्ड के आधे हिस्से को पार करने और अकेलेपन को सहने से डरते हो? वांग ये ने फिर कहा। वांग यू का गर्वित चेहरा आश्चर्य में बदल गया। यहाँ तक कि नांटे, लिंग लिंग और यू शुइक्विन भी उलझन में देखते रहे। ताइवू फर्स्ट अकादमी जाओ, वांग ये ने कहा। यह ताइवू कॉस्मिक नेशन का सबसे उन्नत टॉप रैंक संस्थान है। प्रतियोगिता बहुत तीव्र है। इसका कुल शक्ति स्तर पूरे ताइशी स्टारफील्ड के टॉप रैंक संस्थानों में दूसरा स्थान रखता है। यह तियानशी टॉप अकादमी से ज्यादा अलग नहीं है। फिर तियानशी टॉप अकादमी क्यों नहीं? वांग यू ने पूछा। क्योंकि मेरे पास TINSHI कॉस्मिक नेशन में कोई कनेक्शन नहीं है, वांग ये स्पष्ट था। उसने स्टारी स्काई ब्रेसलेट की तरफ इशारा किया। रास्ते में मैंने पहले ही WYUNDO से संपर्क कर लिया है। उसने अभी मुझे पुष्टि करने के लिए संदेश भेजा है। कोई समस्या नहीं है। तुम पीछे के रास्ते से अंदर नहीं जा सकते। इसमें प्रवेश करना खुद तुम पर निर्भर करता है। भले ही तुम TIW फर्स्ट एकेडमी में पहुंच जाओ, यह एक क्रूर उन्मूलन प्रणाली है। अगर तुम तालमेल नहीं बिठा पाए तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तैयार रहो। वांग यू की आंखें चमक उठी। भले ही कितनी भी दूर क्यों न हो, मैं जाऊंगा, मुझे प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। मैं कॉस्मिक में नंबर 1 क्षमता उपयोगकर्ता बनना चाहता हूँ। तो फिर फैसला हो गया, वांग ये ने सिर हिलाया। सामान बंदो। यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इससे तुम्हें साधना और तैयारी करने का समय मिलेगा। मैं शी यान से कहूंगा कि वे ग्रेड मूल ऊर्जा यान एक चालक दल के साथ खरीदने में मदद करें। तुम कल प्रस्थान करोगे? ठीक है, वांग यू बहुत खुश था। एक मिनट रुको, यू शुइचिन ने बीच में कहा। वांग ये ने देखा। मैं भी जाना चाहती हूँ, यू शुइचिन ने वांग ये की ओर देखा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे लिए अकेले रहना ठीक है। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, वांग यू ने जल्दी से कहा। नहीं, मैं अपनी क्षमताओं की सीमाओं को परखना चाहती हूँ और खुद को सुधारने के लिए साधना करना चाहती हूँ। यू शुइचिन की आवाज कोमल और दृढ़ थी। मैं यह पता लगाना चाहती हूँ कि उस समय मैं कौन थी और अपनी मूल प्रेरणाओं को जारी रखना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम कर सकती हो, वांग ये हंसा। क्या तुम बहुत खुश हो? यू शुइचिन ने एक प्यारी मुस्कान दिखाई। वांग ये। यह एक बेबसी भरी रात थी। वांग ये ने शाओचिन की हड्डियों में उसके मीठे रूप के नीचे नरमी और कठिनाई को देखा। फूल की कलियां खिल गईं और खुशी अनंत थी। क्विन्यू स्टारशिप। शी यान ने सब कुछ पहले ही व्यवस्थित कर दिया था और शालीनता से प्रतीक्षा कर रही थी। तो मैं जा रही हूँ, यू शुइक्विन ने वांग ये को हल्के से गले लगाया। उसकी मीठी आंखें जैसे बोल सकती थीं। याद करो मुझे।
अन्य छोटी बहनों को मत ढूंढना। हाँ, मैं नहीं ढूंढूंगा, वांग ये मुस्कुराया। मुझे सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट की तैयारी करनी है। मेरे पास इतना समय नहीं है। यू शुइक्विन ने हल्के से सिर हिलाया और वांग ये की दिल की धड़कन सुनी। फिर उसने उसकी गर्म बाहों को अनिच्छापूर्वक छोड़ा और वांग ये को हाथ हिलाया। वह केबिन की ओर बढ़ गई, पहले ही उसे याद कर रही थी। ख्याल रखना खुद का, वांग ये ने वांग यू से कहा। समझ गई। तुम तो बहुत बहुधा बातें करते हो, वांग यू ने अपने होंठ से कोड़े। अपने आप को जबरदस्त मत करो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे ढूंढो। मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा, वांग ये ने धीमे से कहा, उसकी स्वभाव को जानते हुए। भले ही मैं कहीं भी हूँ। ठीक है, वांग यू ने सिर झुकाया और उसके दिल में हलचल हुई। अचानक उसे एक गर्म आलिंगन में लिया गया। वांग यू कांप उठी। उसके हाथ थोड़े सुन्न थे और वह नहीं जानती थी कि उन्हें कहाँ रखें। अपने पिता की मार्गदर्शन और संगति को सोचते हुए और यह कि कैसे वह होंगयाओ इंपीरियल अकादमी में उसके सामने खड़ा हुआ और उसकी रक्षा की, बेइंतहा आंसू गिर पड़े। वांग यू ने अपने कांपते हाथ बढ़ाए और अपने पिता को लथपथ तरीके से गले लगा लिया। यह बहुत गर्म था। नानते, जो पास खड़ा था, उसने भी अपनी आंखों के कोनों से आंसुओं को पोंछा। वह भावुक हो गया। इससे वह भी एक बेटी चाहने लगा। काफी समय बाद। तो मैं चलती हूँ, वांग यू ने अपना सिर नीचा करते हुए धीरे से कहा। ठीक है, वांग ये ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे से आंसू पोंछे। तुम मुझे दूसरी मां नहीं दिला सकते, समझे, वांग यू ने वांग ये पर घूरते हुए कहा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, वांग ये ने गंभीरता से कहा। आदमी अपने दांतों से झूठ बोलते हैं, वांग यू ने ठूठ फटकते हुए कहा। वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। वह मुड़ी और केबिन की ओर चली गई, फिर वांग ये की तरफ देखते हुए होंठ को ताना। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। गड़गड़ाहट। किन्यू स्टारशिप का केबिन दरवाजा बंद हुआ। देखते ही कि वे उड़ान भरने वाले थे और उसके पिता लगभग दरिश्टिप्टल से बाहर हो गए थे, वांग यू की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और सारी ताकत लगाकर हायात्री से चिल्लाया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, डट। वांग ये ने दोनों को जाते देखा। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ हट गया हो। अभिभावक होना आसान नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, अकेले रहना अभी भी बेहतर था। क्या आप सच में रुकने वाले हैं? नांटे ने पूछा। हाँ, मैंने उन्हें वादा किया है, वांग ये ने सिर हिलाया और शी यान से कहा, आज मुझे मजे के लिए मत ले जाना। मैंने छोड़ दिया है। खैर, कल या परसों ठीक है। नांटे। लिंगलिंग। शी यान ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। उसने तो एक शब्द भी नहीं कहा था। परसों के बारे में क्या? शी यान ने पूछा। परसों, तब तक मैं तो जा चुका हूँ, वांग ये ने कहा। उन्होंने शी यान को एक निश्चित जवाब दिया। अगर 13 शाही परिवार आना चाहते थे, तो उन्हें जल्दी आना चाहिए। शी यान की आंखों में चमक थी। उन्होंने समझा और विषय बदल दिया। मैंने नहीं सोचा था कि आपका नेटवर्क इतना व्यापक होगा, वांग ये। यह सोचना कि आप अपनी बेटी को ताइवू फर्स्ट अकादमी भेजने में सक्षम थे। शाही परिवारों के अमर जीव भी हमारे प्रतिभाओं को वहां नहीं भेज सकते। नांटे ने वांग ये की ओर देखा। क्या आपने नहीं कहा था कि वे बैक डोर से नहीं जा सकते? सही है, इसलिए मैंने फ्रंट डोर से भेजा, वांग ये ने कहा। क्या ताइवू फर्स्ट अकादमी वो परिवार की नहीं है? नांटे को प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो वह क्रूर उन्मूलन प्रणाली जो आपने पहले बताई थी, झूठ थी। यह सच है, वांग ये ने कहा। उनके पास यह नियम जरूर है, लेकिन यह शाओयू पर लागू नहीं होगा। चिंता मत करो, वरना मैं उसे वहां तक भेजता ही नहीं। जीजा, आप बहुत चालाक हैं। आपने शाओयू को धोखा दे दिया, लिंगलिंग ने आह भरी। वांग ये ने सिर हिलाया। यह एक छोटी सी झूठी बात है। मैं बस उसे उकसाने और उसकी लड़ाई की भावना बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता कि उसकी अभिमानी व्यक्तित्व किसकी तरह की है। तुम सभी ने अपने मन में उत्तर दिया। वे रेड रिवर इंपीरियल होटल लौट आए। होंगयाओ इंपीरियल अकादमी के चीचाओयान पहले ही इंतजार कर रहे थे। श्रीमान जी, आप बहुत विनम्र हैं, वांग ये मुस्कुराए। क्या मैंने कल नहीं कहा था, यह कुछ भी नहीं है। इसे बस भूल जाए। यह अच्छी बात है, चीचाओयान ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में डर गया था कि यह मामला बढ़कर होंगयाओ इंपीरियल एकेडमी की प्रतिष्ठा और उसकी नौकरी को प्रभावित कर देगा। फिर आपकी बेटी के दाखिले के बारे में, चीचाओयान ने संकोच से पूछा। मैंने उसे पहले ही ताइवू फर्स्ट एकेडमी भेज दिया है, वांग ये ने कहा। चीचाओयान आश्चर्यचकित होकर मुंह खोल बैठा। ताइवू कॉस्मिक नेशन की सबसे अच्छी एकेडमी, 3 महान कॉस्मिक नेशंस की शीर्ष दर्जे की एकेडमी। वह कैसे वहां पहुंच गई? उनके शाही परिवार के सुपर प्रतिभावान भी इसके योग्य नहीं थे। ताइशी स्टारफील्ड में वे स्थान पर स्थित होंगयाओ इंपीरियल एकेडमी ताइवू फर्स्ट एकेडमी के मुकाबले मिट्टी जैसी थी। यह चीचाओयान का चेहरा बदल गया और वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह उस मिशन को कैसे पूरा कर सकता था जो मास्टर सुपरवाइजर युआन ने उन्हें दिया था। वांग ये जान गया कि वह क्या सोच रहा था। वह मुस्कुराया। लेकिन मेरी एक और बेटी है। वह होंगयाओ इंपीरियल अकादमी में प्रवेश कर सकती है। सच में, चीचाओयान खुशी से चकित हो गया। येंगलिंग, मेरी गोद ली हुई बेटी, वांग ये ने परिचय कराया। वह येंगलिंग, जो उसके पीछे थी, चकरा गई। चीचाओयान की मुस्कान जम गई। यह, मुझे डर है कि यह अकादमी के नियमों के अनुसार नहीं है। केवल आपके संतान ही जो आपके खून से संबंधित हैं, अकादमी में प्रवेश कर सकती हैं। क्या शाओयू पहले ही पंजीकृत नहीं हुई थी? वांग ये ने कहा। उसने भी मूल्यांकन पूरा किया और उसका फाइल बनाया गया है। शाओयू को कोई नहीं जानता। बस अकादमी ने आंख मूंद ली तो सब ठीक होगा। चीचाओयान हैरान रह गया। वह इतने लंबे समय से परीक्षक रहा था, लेकिन उसने पहली बार ऐसा कोई देखा था। अगर तुम लोग इसे नहीं कहोगे तो कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि मैं भी इसे नहीं कहूंगा, वांग ही ने कहा। यह तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं डालता। वैसे भी वांग यू सफलतापूर्वक नामांकित हो चुका है और तुमने उच्चाधिकारियों द्वारा दी गई मिशन पूरी कर ली है। अगर बाद में यह बाहर भी निकल गया तो यह मेरी समस्या होगी। लेकिन अगर हम यह प्रचार कर दें कि होंगया औपचारिक अकादमी शाही परिवार के बच्चों की रक्षा कर रही है, जिसके कारण शियाओयू अकादमी में प्रवेश नहीं कर सका, तो यह तुम्हारी तरफ से वचनभंग माना जाएगा। एक मिनट रुकिए, चीचाओयान ने कहा, ठंडी छसवीती के साथ। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछूंगा। वांग ही ने सिर हिलाया। येंगलिंग की गहरी नजरों को देखते हुए वांग ही मुस्कुराए। हालांकि वह भी चाहता था कि येंगलिंग शियाओयू की तरह ताइवू फर्स्ट अकादमी जाए, यह थोड़ा बहुत अधिक था। दो पहले ही काफी मदद कर रही थी। उसने एक ही समय में 2 जगहों में खुद को डाल दिया। आखिरकार वह शीर्ष अकादमी थी जो ताइशी स्टारफील्ड में दूसरे स्थान पर थी। यह होंगयाओ शाही अकादमी से प्रवेश करने में बहुत कठिन थी। हालांकि उसने येंगलिंग को अपनी बेटी की तरह माना, लेकिन बाहरी लोगों की नजर में वे खून के रिश्ते में नहीं थे। बहुत जल्द चीचाओयान ने कॉल समाप्त कर दी। उसने कड़वी मुस्कान के साथ वांग ये की ओर देखा। मास्टर सुपरवाइजर युआन ने सहमति दे दी है, लेकिन वह चाहते हैं कि येंगलिंग अकादमी में वांग यू का नाम इस्तेमाल करे। क्या यह संभव है? वांग ये ने येंगलिंग को देखा, जिसने सिर हिलाया। शीर्षक महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि उसने एक उत्कृष्ट अवसर प्राप्त किया था। वह वांग यू से हार नहीं मानेगी। तो फिर मुझे अकादमी को कष्ट देना पड़ेगा, वांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, चीचाओयान नहीं जान पा रहा था कि हंसे या रोए। चीचाओयान ने येंगलिंग को भर्ती प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए ले गया। वांग ये कमरे में नंटे और लिंगलिंग को देखकर मुस्कुरा उठे। केवल ये तीनों ही बचे थे। भाई टिएशान अब निश्चित ही बहुत संतुष्ट होंगे, नंटे ने आह भरी। वांग ये ने सिर हिलाया। येंगलिंग अपने पिता जैसी है।
उसका हड्डियों जैसा साहस है और वह अडिग है। उसकी इच्छाशक्ति शियाओ से भी मजबूत है। अगर उसे सही तरीके से पोषित किया गया तो उसका भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। तुम बस यह सोचकर चिंतित हो कि उसे मेरे पास छोड़ दिया गया है। नंटे ने उसे तरफ झुककर देखा। वांग ये ने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सैन्य शिविर जा रहे हो? तब तुम्हारे पास येंगलिंग को लेने का समय कैसे हो सकता है? इसके अलावा तुम खुद भी नौसिखिया हो। मैं येंगलिंग को तुम्हारे पास छोड़कर सहज नहीं हूँ। तुम उसे गुमराह कर दोगे। दूर हटो। नानते हंसा। जीजा, क्या आप तैयार हैं? लिंगलिंग ने पूछा। वांग ये ने हल्के से सिर हिलाया। चलो देखते हैं मैं सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में कितनी दूर जा सकता हूँ। न्यूनतम आवश्यकता है कि 18 शीर्ष गुटों में शामिल होना पड़े, जबकि उच्चतम मैं चुन सकता हूँ प्राइमोर्डियल स्टार या अनंतवत की दुनिया में से। लिंगलिंग ने सिर हिलाया। यदि आप 13 शाही परिवारों में शामिल होते हो और एक अमर जीवन रूप को शिक्षक बनाते हो तो ऊपरी सीमा बहुत कम है। हाँ, रेड रिवर कॉस्मिक राष्ट्र की ऊपरी सीमा अमर जीवन रूप है, लेकिन ताइशी स्टारफील्ड के 3 दिग्गजों के पास केवल कुछ शाश्वत जीवन रूप हैं। वांग ये ने कहा। इसकी तुलना में न केवल उच्च स्तरीय स्टारफील्ड साम्राज्यों में अनगिनत अमर जीवन रूप हैं, बल्कि बड़ी संख्या में अनंत जीवन रूप भी हैं। उनके पास जो उच्चतम स्तर की ताकत है वह उच्च आयाम वाले भगवान के स्तर तक भी पहुंच सकती है। 10 सनातन राज्यों का भी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। 18 शीर्ष गुटों की तरह उन सभी के पास संप्रभु वेनेरेट्स हैं। अमर जीवन रूप, शाश्वत जीवन रूप, उच्च आयाम लॉर्ड्स, संप्रभु, आदरणीय लोग, मानव सर्वोच्च। नानते ने आह भरी। अभी वह केवल मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर पर था, अभी भी सुपरस्टार स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था। प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। आप कई घुमावदार रास्तों से बच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अकेले लड़कर अमर प्राणी बनना असंभव नहीं है, वांग ये ने कहा। लेकिन इसमें निस्संदेह कठिनाई बढ़ रही है। प्रतिभाशाली शियायु को सोचते हुए वांग ये को दया आई। अगर वह पहले कॉस्मिक बैंक में शामिल हो गया होता तो शायद अंत कुछ और ही होता। बिल्कुल सही। इसके अलावा किसी भी फैक्शन या संरक्षक की सुरक्षा के बिना नुकसान उठाना बहुत आसान है। नानते के मन में इस बारे में कई विचार थे। वांग ये के साथ अब तक के सफर में यह यात्रा एक तंग रेस्क्यू रही थी। हालांकि अब सब कुछ अतीत है। जब उन्हें शिकार किया गया था और कोई रास्ता नहीं था, वह समय अभी भी अविस्मरणीय है। क्या ऐसा नहीं है? ब्लू प्लेनेट अभी भी रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के हाथों में है, वांग ये ने कहा। हालांकि रेड रिवर कॉस्मिक नेशन उच्च आयामी ब्रह्मांड में एक चींटी की तरह है, फिर भी हम उनके नियंत्रण में हैं। नंबर 4 के स्मृति टुकड़े प्राप्त करने के बाद वांग ये को उच्च आयामी ब्रह्मांड की प्रारंभिक समझ थी। यह ऐसा था जैसे वह एक रणनीतिक स्थिति में था और अधिक से अधिक देख सकता था। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन केवल उनका वर्तमान पारगमन बिंदु था। उनका लक्ष्य असीम था। वांग ये भागने लगा। जो 13 शाही परिवार मिलने आए थे वे बहुत ईमानदार थे। पहले दिन 6 आए थे और प्रत्येक होंगे ग्रह की एक स्थानीय विशेषता लाल नदी का पानी लेकर आया था। रेड रिवर का पानी शाही परिवार द्वारा नियंत्रित था और यह कीमती था लेकिन बहुत मूल्यवान नहीं था। 13 शाही परिवारों के लिए यह मूल्यवान नहीं था क्योंकि वे हर साल एक निश्चित कोटा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इसे बेच नहीं सकते थे। लेकिन दूसरों के लिए यह बहुत कीमती था। इसे खरीदा नहीं जा सकता था और केवल युद्ध क्रेडिट या उपलब्धि अंक के साथ विनिमय किया जा सकता था। फिर भी एक बोतल के लिए 10,000 उपलब्धि अंक पर यह बहुत महंगा था। इसके ऊपर केवल स्टार कॉस्मिक नागरिक ही इसके लिए विनिमय कर सकते थे। अन्य उपहारों की तुलना में रेड रिवर का पानी बहुत अधिक मूल्यवान था। वांग ये ने सभी दुर्लभ उपहार, खजाने और यहाँ तक कि डार्क क्रिस्टल लाल लिफाफे को अनिच्छा से स्वीकार किया। आखिरकार दूसरी पार्टी सच में ईमानदार थी। यदि वह इसे स्वीकार नहीं करता तो यह थोड़ा असम्मानजनक होता। उनमें से सबसे उदार उपहार देने वाला हुनयान शाही परिवार था, जिन्होंने उसे लाल नदी के 50 बोतल पानी दिए। 2 दिनों में वांग ये ने 115 बोतल लाल नदी का पानी इकट्ठा कर लिया, साथ ही कई जीन पे, मस्तिष्क कुहासा इंजेक्शन और अन्य खजाने भी जो प्रसवोत्तर जीवन की मरम्मत के लिए उपयोगी थे। कुछ 5 सितारा जीवन गैलेक्सी क्षेत्र भी थे। हुनयान शाही परिवार सबसे उदार था, सीधे उसे एक 6 सितारा जीवन गैलेक्सी दे दिया। बेशक केवल नियंत्रण। सबसे विशेष उपहार हुनयान शाही परिवार से आया। विभिन्न प्रकार की बड़ी संख्या में सुंदर महिलाएं भेजी गईं। हुनैन सम्राट शीत्यान वाकई में बहुत समझदार व्यक्ति थे। तीसरे दिन वांग ये लाल नदी के कॉस्मिक सुप्रीम ट्रेजर वॉल्ट की ओर बढ़े। यह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का सबसे बड़ा खजाने का भग्नावकाश था और इसमें रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के 80% से अधिक कॉस्मिक खजाने शामिल थे। फिर भी वहां बहुत अधिक कॉस्मिक सर्वोच्च खजाने नहीं थे। हालांकि एक कॉस्मिक सर्वोच्च खजाने की शक्ति जन्मजात सर्वोच्च खजाने से दुनियाओं से अलग थी, यह फिर भी कॉस्मिक से उत्पन्न हुआ था। बस उनकी आध्यात्मिक संवेदना और ऊर्जा जन्मजात सर्वोच्च खजानों जितनी अच्छी नहीं थी और साथ ही उनकी संख्या समान स्तर के अटूट अस्त्रों से कम थी। कॉस्मिक सर्वोच्च खजाने का स्तर जितना ऊंचा होगा उनकी संख्या उतनी ही कम होगी। बेशक रेड रिवर कॉस्मिक नेशन स्वयं इतना संपन्न नहीं था। रेड रिवर कॉस्मिक सुप्रीम ट्रेजर वॉल्ट कई स्तरों की सुरक्षा के तहत था। यह एक दुनिया के अंदर की दुनिया में स्थित था जो कड़क सुरक्षा में थी। जहां वो युवान की आफ्टर इमेज मौजूद थी, मुख्य क्षेत्र की तुलना में यह कहीं अधिक छुपा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं किसी भी खजाने की आभा महसूस नहीं कर पाया। वांग ये की 6 इंद्रियां बंद थीं। दुनिया के अंदर की दुनिया में 9 दरवाजे थे, जिनमें निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय, शीर्ष स्तरीय, परम स्तरीय और सर्वोच्च स्तरीय कॉस्मिक सुप्रीम ट्रेजर रखे गए थे। वहां विशेष कॉस्मिक सुप्रीम ट्रेजर भी थे, जिनमें दोषपूर्ण खजाने, घटक और अद्वितीय खजाने शामिल थे। कृपया अंदर आइए। सुरक्षाकर्मी ने मध्य स्तरीय कॉस्मिक सुप्रीम ट्रेजर वॉल्ट को खोला और अंदर कदम रखा। वांग ये ने शून्य बंधन अंगूठी दबाई और अपने खजाने की तलाश की नस के कौशल का उपयोग किया। मुझे महसूस हो रहा है। वांग ये की नजर घटकों के भंडार के दरवाजे पर पड़ी। हालांकि वे एक अलग दुनिया में थे, इतनी नजदीकी दूरी पर खजाने की तलाश की नस की अनोखी विशेषता और 5 बंधन अंगूठियों की संगति ने उसे घटकों के भंडार में से एक अंगूठी पर लॉक करने की अनुमति दी। यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। वांग ये ने चुपचाप योजना बनाई। बिना और देर किए वह मध्य श्रेणी के खगोलीय सर्वोत्तम खजाने के भंडार में प्रवेश किया। पहले वह एक आंतरिक दुनिया का खजाना चुनेगा। उस दुनिया के भीतर कई प्रकार के मध्य श्रेणी के खगोलीय सर्वोत्तम खजाने थे। एक बड़ा तलवार था जो युद्धकला का अभ्यास कर रहा था, एक सुपर जोड़ी कैंची फूल और घास को काट रही थी और एक कवच की पोशाक थी जिसने खुद को भव्य बना लिया था। इससे वांग ये को ऐसा लगा जैसे वह सम्मोहन में है। क्या वह यहाँ खजाना चुनने आया था या प्रेमिका? ब्रह्मांडीय उच्चतम खजाने पहले ही बुद्धिमान हो चुके थे। जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतनी अधिक बुद्धिमत्ता होगी। वह ब्रह्मांडीय उच्चतम खजाना चुनना चाहता था, न कि अटूट कलाकृति। इसका कारण यह था कि जब तक ब्रह्मांडीय उच्चतम खजाना अनुकूल हो, यह असाधारण शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा। अविनाशी कलाकृतियों में बुद्धि नहीं होती थी। जितना मजबूत कोई होता, उतनी ही मजबूत अविनाशी कलाकृति होती। अपनी पूरी शक्ति 100% को उजागर करने के लिए अक्सर एक अमर जीवन रूप की शक्ति की आवश्यकता होती थी। हालांकि एक संगत ब्रह्मांडीय परम खजाने को खोज पाना बहुत कठिन था, वह भी केवल एक विकल्प होने पर। अगर उनमें सैकड़ों होते तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा होता जिससे वह संगत होता। बिल्कुल एक अंधी डेट की तरह। मुख्य बात यह है कि एक संगत परम खजाना चुनना। उच्चतम सीमा यह है कि एक आंतरिक दुनिया का परम खजाना प्राप्त करना। वांग ये परम खजानों की दुनिया में घूमे। रक्षक उसका पालन करते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहा था। यहाँ तो काफी खजाने हैं। वांग ये जानता था कि रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में 100 से अधिक सुपर फैमिलियां थीं।
प्रत्येक परिवार में औसतन 1.5 अमर जीवन रूप होने के कारण वहां 1200 से अधिक अमर जीवन रूप थे। कॉस्मिक नेशन की 13 शाही परिवारों को शामिल करते हुए लगभग 2000 अमर जीवन रूप होने चाहिए थे। फिर भी लगभग 100 मध्यस्तरीय सर्वोच्च खजाने बचे हुए थे, जो काफी ज्यादा थे। क्या यह सब कठिन खजाने हैं जिनकी संगतता कम है? वांग ये को अचानक ख्याल आया। सभी आकार और प्रकार के कॉस्मिक सर्वोच्च खजाने देखकर जो कुछ हद तक असामान्य लग रहे थे, वह खुद को आह भरने से रोक नहीं सका। ऐसा प्रतीत होता था, लगता था कि उसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं। ये सभी बाकी बची चीजें थीं जिन्हें दूसरों ने चुना था। अगर वह अपना न्यूनतम स्तर पूरा कर सकता, तो यह पहले ही पर्याप्त था। वांग ये ने मध्यस्तरीय विशिष्ट खजाने के तहखाने का पता लगाने में कुछ समय बिताया। यहाँ केवल 3 आंतरिक दुनिया के विशिष्ट खजाने हैं, एक हमले के लिए, एक नियंत्रण के लिए और एक रक्षा के लिए। वांग ये ने जल्दी ही महसूस किया, आंतरिक दुनिया के विशिष्ट खजाने बहुत कम हैं, अन्य विशिष्ट खजानों की तुलना में बहुत कम। यह उनकी उच्च मूल्यवान होने के कारण था। एक ही स्तर के खजानों में सबसे मूल्यवान आंतरिक दुनिया के विशिष्ट खजाने होते हैं, विशेष रूप से हमला प्रकार के आंतरिक दुनिया के विशिष्ट खजाने। नहीं, वांग ये ने उनके साथ अपनी संगति की कोशिश की। अकेला हमला प्रकार का आंतरिक दुनिया का विशिष्ट खजाना एक अंतरिक्ष में सफेद क्षेत्र का खजाना था। इसके अलावा सर्वोच्च खजाने की आत्मा बहुत चुस्त थी और उसने आवश्यक किया कि सफेद क्षेत्र एक विशेष प्रकार की क्षमता उपयोगकर्ता का हो। बाकी 2 खजाने भी असंगत थे। इसके बाद वांग ये ने अपना लक्ष्य छुरियों की ओर मोड़ा। एक सुविधाजनक हथियार भी उसकी युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा सकता था। हालांकि सर्वोच्च खजाने की तिजोरी में कई मध्य श्रेणी के हथियार थे, उनमें से अधिकतर लोकप्रिय नहीं थे। कुल्हाड़ी, बटरफ्लाई और यहाँ तक कि कांटे भी लोकप्रिय माने जाते थे। वास्तव में बहुत सारी तलवारें थीं, लेकिन वे कैंची, रेजर, फल काटने की चाकू थीं। उनमें एक हंसिया सामान्य माना जा सकता था। एकमात्र विशालकाय छुरी जो कसाई की चाकू जैसी दिखती थी, वह भी उसके लिए असंगत थी। जैसे ही वांग ये अगले सर्वोत्तम विकल्प पर संतोष करने ही वाले थे, उनकी आंखों से एक सुनहरी रोशनी की तीर बहती हुई गुजरी। ऐसा लग रहा था कि यह एक पल में हुआ, लेकिन साथ ही ऐसा भी था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह एक माया की तरह था। हम वह अभी-अभी इधर-उधर घूमे थे, लेकिन उन्होंने यह खजाना पहले कभी नहीं देखा था। यह कहां से आया? ऊर्जा बहुत मजबूत है, यह केवल एक झलक ही था, लेकिन वांग ये पर गहरी छाप छोड़ गई। सुनहरी तीर की ऊर्जा निश्चित रूप से मध्यस्तरीय परम खजाने की मंजिल में शीर्ष 3 में थी। मध्यस्तरीय परम खजानों में पहले और आखिरी में बहुत बड़ा अंतर होता है। वह इधर-उधर देखने लगे। वांग ये फिर से इधर-उधर घूमे, लेकिन उन्हें अब भी कुछ नहीं मिला। सोने की रोशनी वाली तीर एक झपकी में जैसे चमक रही थी, कहीं छिपी हुई। वह रक्षक की ओर मुड़ा। रक्षक का चेहरा जैसे जीवाश्म हो गया था और उसने उस पर नजर भी नहीं डाली। उसके चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति थी जो कह रही थी, मैं कोई औजार नहीं हूँ, मुझसे मत पूछो, फिर से खोजो। वांग ये बहुत धैर्यवान था। अंततः 11वीं बार खोजने के बाद उसने फिर से भूतिया जैसी सोने की तीर ढूंढ ली। हे भगवान, यह समय प्रकार का परम खजाना था। अगर यह तथ्य न होता कि उसने पहले ही समय रोक, टाइम स्टॉप को समझना शुरू कर दिया था, तो वह सच में इसे नहीं ढूंढ पाता। इसमें 3 ब्रह्मांडीय रहस्य थे, यानी टाइम शिफ्ट, टाइम ट्विंकल और टाइम स्टॉप, सभी समय के आक्रमण प्रकार के रास्ते। परम खजाने का मूल रूप एक भूतिया सोने की रोशनी वाली तीर था। अगर उसका अनुमान सही था, तो यह एक शुद्ध समय आकर्षण प्रकार का सर्वोच्च खजाना था। उसे इसे प्राप्त करना ही होगा। वांग ये अचानक कुछ समझ गया। अगर वह समय प्रकार के सर्वोच्च खजाने के साथ अपनी संगति आजमाना चाहता था, तो उसे पहले इसे पकड़ना होगा। हे भगवान, यह एक पलक झपकते ही गायब हो गया। आओ, वांग ये लुभाया गया। समय रोकने का उपयोग कर सकने वाले सुनहरे प्रकाश की तीर के खिलाफ इसे ढूंढना भी मुश्किल था, पकड़ना तो दूर की बात है। हालांकि जब तक यह अन्य 2 ब्रह्मांडीय रहस्यों का उपयोग करता, उसे एक अवसर मिल सकता था। आखिरकार समय शिफ्ट और समय फ्लैश में उसकी दक्षता कमजोर नहीं थी। कुछ समय के लिए मध्यस्तरीय सर्वोच्च खजाने की तिजोरी में एक पीछा शुरू हुआ। इसने वांग ये को एक मजाक की याद दिलाई जो उसने पहले देखा था। आओ और मुझे पकड़ो और मैं तुम्हें मेरे साथ जो चाहो करने दूंगा है। क्लोन स्पेल। वांग ये 2 भागों में बंट गया और अपने लक्ष्य को सामने और पीछे से घेर लिया। जल्द ही उसने सोने की तीर के निशान पाए। धमाका। शीर्ष श्रेणी का आंतरिक संसार उतर आया। वांग ये ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। संगतता। उसे पहले इसे पकड़ना था। सोने की रोशनी वाली तीर अब भी भागना चाह रही थी, लेकिन अचानक खुद को फंसा हुआ पाया। आसपास की जगह बदल गई और प्रकाश की परतों ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। पुं। जैसे ही यह दीवार को तोड़कर भागा, इसे पकड़ लिया गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वांग ये ने सोने की रोशनी वाली तीर को पकड़ लिया और उसकी चेतना जबरदस्ती उसमें प्रवेश कर गई। स्विश, स्विश, स्विश। समय के ब्रह्मांडीय रहस्यों की परतें चमक उठीं। वांग ये उनसे बहुत परिचित था। उसने समय के प्रगतिशील और उन्नत दोनों रास्तों को पूरी तरह समझ लिया था। वह वर्तमान में समय के उच्च श्रेणी के रास्तों में से एक, समय रोक, को समझ रहा था। वांग ये ने तुरंत परम खजाने की आत्मा के साथ एक संबंध स्थापित किया। 3 ब्रह्मांडीय रहस्य, अनगिनत उपमूल समय और अपार मात्रा में समय ऊर्जा। इसमें कोई अंधकार पदार्थ, अंधकार ऊर्जा या अंतरिक्ष का मार्ग नहीं था। यह अंतिम समय प्रणाली हमले प्रकार का परम खजाना था। इसकी आत्मा मजबूत नहीं थी। वांग ये ने संगतता के लिए आवश्यकताओं को महसूस किया, शक्तिशाली इच्छा शक्ति, समय के मार्ग में सिद्धियां, विशेष रूप से समय के 3 हमलावर प्रकार के मार्गों में वर्तमान लड़ाई कौशल, साथ ही समय की प्रतिभा और क्षमता जो अंतरिक्ष के मार्ग में उससे अधिक मजबूत थी। वहूश, वांग ये का दिल खुशी से भर गया क्योंकि उनकी इच्छाएं आपस में मिल गईं। उस क्षण उसका शरीर ऊर्जा और समय की समझ से भर गया। सुनहरी तीर उसके दाहिने हाथ में उतर गई, जैसे वह उसके शरीर का हिस्सा हो। समय का उपमूल एवर चेंजिंग और जटिल था, लेकिन किसी तरह वह इसे समझ पाने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। विशेष रूप से उसने तीसरे ब्रह्मांडीय रहस्य, समय रोकने, की गहरी समझ प्राप्त की। क्या वह वास्तव में गोल्डन सोल डेवर एरो के अनुकूल है? गार्ड ने बिना कोई भाव व्यक्त किए कहा, लेकिन वह वास्तव में आश्चर्यचकित था। यह समय प्रणाली का मध्य ग्रेड सर्वोच्च खजाना निश्चित रूप से खजाने की भंडार में सबसे बेहतरीन खजानों में से एक था, लेकिन इसके अनुकूलन की आवश्यकताएं बहुत उच्च थीं। बहुत कम अमर जीवन रूप समय के मार्ग पर चल पाए थे। इसके अलावा उन्हें समय के मार्ग में प्रतिभा और सिद्धियां चाहिए थीं जो स्थान के मार्ग से भी मजबूत हों। जहां तक ब्लैक होल स्तरीय विशेषज्ञों का सवाल है, वे आमतौर पर इसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाते थे क्योंकि उनके समय में कौशल पर्याप्त नहीं थे। वह कई युगों तक इस जगह की रक्षा कर रहा था और सर्वोच्च खजाने की भंडार में अनगिनत सर्वोच्च खजाने देख चुका था, लेकिन गोल्डन सोल डेवर एरो कभी लिया नहीं गया था। अब उसने आखिरकार एक उपयुक्त मालिक पा लिया था। वह चुपचाप वांग ये को फ्यूजिंग समाप्त करने का इंतजार करता रहा, उसके बाद ही उसने बाहर जाने का रास्ता खोला। इस तरफ, कृपया। धन्यवाद। वांग ये ने अपने हाथ में मौजूद गोल्डन सोल डिवोर एरो को देखा और बाहर जाने वाले मार्ग से चला गया। सर्वरक्षक बाहरी दुनिया में प्रकट हुआ और मध्यस्तरीय सर्वोच्च खजाने के भंडार के मार्ग को बंद कर दिया। बहुत संतुष्ट, वांग ये का मूड अच्छा था। गोल्डन सोल डिवोर एरो उसके लिए एक आंतरिक दुनिया के सर्वोच्च खजाने से भी अधिक उपयोगी था। न केवल इसने उसकी लंबी दूरी की हमले की विधियों को समृद्ध किया, बल्कि इसने उसकी आत्मा हमले की कमजोरियों को भी भर दिया, जिससे उसकी हमले की विधियां और अधिक विविध हो गईं। सबसे महत्वपूर्ण, यह उसे समय के शीर्ष स्तर के पथ, टाइम स्टॉप, को समझने में मदद कर सकता था।
यह बहुत मजबूत है। वांग यी ने सर्वोच्च खजाने की सक्रिय आत्मा को महसूस किया जो उसके अनुकूल थी। विशाल मात्रा में ऊर्जा से प्रेरित होकर यह आश्चर्यजनक शक्ति जारी कर सकता था जो इस समय उसके सबसे मजबूत अटूट उपकरण 4 जानवरों के तोपोल्स से कम नहीं थी। इसके अलावा दोनों पूरी तरह से अलग प्रकार के थे और एक दूसरे की पूरक थे। कृपया जाए, गार्ड गंभीर था। क्या मैं उन विशेष सर्वोच्च खजाने के गोदामों में जा सकता हूँ जिनमें दोषपूर्ण खजाने, घटक और अद्वितीय खजाने हैं? वांग यी ने पूछा। आप अद्वितीय खजाने के गोदाम में नहीं जा सकते, लेकिन दोषपूर्ण खजाने का गोदाम और खजाने घटक का गोदाम ठीक है, गार्ड ने कहा। ठीक है, वांग यी ने सिर हिलाया। वह पहले दोषपूर्ण सर्वोच्च खजाने के गोदाम में गया। ये उच्चतम खजाने थे जो निम्न स्तरीय उच्चतम खजानों से भी घटिया थे। ये अक्सर लड़ाई में दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त हो जाते थे और इनकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इनकी संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन इनका मूल्य अधिक नहीं था। यह जगह अधिकतर ताओबाओ जैसी थी। कोई भी यहाँ से वही पाएगा जो उसने भुगतान किया। वांग यी के पास उच्चतम खजानों की मरम्मत करने की क्षमता नहीं थी और उसके पास बहुत सारे अमर पदार्थ थे। वह केवल एक नजर डालने के लिए आया था। फिर वह उच्चतम खजाने के घटक तिजोरी में प्रवेश किया। यहाँ उच्चतम खजानों के घटक रखे गए थे। बिगड़े हुए उच्चतम खजानों की तरह जिस वस्तु की जरूरत थी उसे पाना पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था और केवल उपलब्धि अंकों के साथ बदला जा सकता था। यही है, वांग यी ने जल्दी से एक अंगूठी की ओर ध्यान लगाया जो घने तत्वीय प्रकाश से भरी हुई थी। बिल्कुल उसके वॉइड बाइंड रिंग की तरह इसमें 2 परतें रहस्यमय उत्कीर्णनों की थी और एक ब्रह्मांडीय रहस्य भी। यहाँ तक कि अंगूठी का डिजाइन भी बिल्कुल वही था। 5 बाइंड रिंग्स का तत्व घटक। यह उसके लिए बहुत उपयुक्त था। क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? वांग यी ने मुड़कर पूछा। सिर्फ अगर आपके पास खजाने का दूसरा घटक हो, गार्ड ने कहा। वांग यी ने वॉइड बाइंड रिंग उतारी और गार्ड को दे दी। बाद वाला सिर हिलाया और दोनों घटकों के साथ खजाने के घटक भंडार से चला गया। काफी समय बाद मार्ग का प्रवेश द्वार खुला। एलिमेंट बाइंड रिंग के लिए मूल विनिमय मूल्य 3 मिलियन उपलब्धि अंक था, गार्ड ने कहा। लेकिन उच्च अधिकारियों ने कहा है कि अगर आप इसे चाहते हैं तो 1.5 मिलियन उपलब्धि अंक पर्याप्त होंगे। सौदा तय, वांग यी मुस्कुराया। यह किसी भी प्रयास के बिना प्राप्त किया गया था। इसके साथ उसने 5 बंधना अंगूठियों में से 2 इकट्ठा कर ली थीं। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के सर्वोच्च खजाने के तहखाने की यात्रा सफल रही थी। वांग यी का रेड रिवर कॉस्मिक नेशन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। चाहे पुरस्कार हो या सर्वोच्च खजाने, पैसे के मामले में रेड रिवर कॉस्मिक नेशन कंजूस नहीं था। इस पहलू में वे कंजूस अज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन से काफी बेहतर थे। आखिरकार उसने आधा स्थानांतरण किया था। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन द्वारा दिखाई गई यह ईमानदारी पहले से ही काफी अच्छी थी। धोखाधड़ी करने के बाद वांग यी लिंगलिंग को नया शरीर लेने ले गया। बड़ी मात्रा में आत्मा प्रकार की स्वर्गीय संसाधनों को उपभोग करने और साधना करने के बाद लिंगलिंग की आत्मा अब एक उन्नत डार्क ऊर्जा स्तर के शरीर को सहन कर सकती थी। हालांकि एक आत्मा प्रकार के खजाने की सुरक्षा और उसकी नियंत्रण प्रकार की क्षमता की जादुई शक्ति के दबाव के साथ उसके लिए एक शुरुआती सुपरस्टार स्तर के शरीर का होना कोई समस्या नहीं होगी जब तक कि संगतता उच्च हो। बहुत सफल। 97% की संगतता ने लिंगलिंग को अत्यंत खुश कर दिया। इस समय हुंगही ग्रह पर सभी मामलों को पूरा कर लिया गया था। वांग यी ने लंबे समय बाद लौटे ऊर्जावान यान सांकी का स्वागत किया। अपने भाई ची यान और अपने शिष्य यिंगलिंग को विदा कहने के बाद वह तुरंत प्रस्थान कर दिया। गंतव्य प्राडी गैलेक्सी। टेलीपोर्टेशन। लाल नदी कॉस्मिक नेशन के मुख्य ग्रह के रूप में हुंगही ग्रह के पास एकमात्र टेलीपोर्टेशन अटूट कलाकृति थी जो स्टारफील्ड के सभी तारा जीवन ग्रहों से जुड़ सकती थी, जिसमें सीमा पर स्थित एर्मा गैलेक्सी भी शामिल थी। यह तारा जीवन गैलेक्सी प्राडी गैलेक्सी के सबसे करीब थी और यहीं लाल नदी कॉस्मिक नेशन की सेना एकत्रित थी। 1 और 1 करोड़ डार्क क्रिस्टल खत्म हो गए। वांग यी ने भी विलासिता महसूस की। उसे अभी भी वापस जाना था। एक राउंड ट्रिप में 2 करोड़ डार्क क्रिस्टल खर्च होंगे। आशा है कि वह इसे प्राडी गैलेक्सी में वापस कमा सकेगा। जहां युद्ध भड़का वहां अक्सर अधिक लाभ कमाने का अवसर होता है। यह मिल्की वे के अन्वेषण से पूरी तरह अलग स्तर पर था। द मिल्की वे का व्यास 100,000 प्रकाश वर्ष था और त्रिज्या 10 बिलियन वर्ग प्रकाश वर्ष थी। प्राडी गैलेक्सी की तुलना में जिसका व्यास 1 मिलियन प्रकाश वर्ष और त्रिज्या 1 ट्रिलियन वर्ग प्रकाश वर्ष थी, यह एक दुनिया का अंतर था। केवल क्षेत्रफल में ही 100 गुना का अंतर था। इसके अलावा यह मानव और शैतान जाति के बीच की लड़ाई थी, इसलिए यह और भी अधिक दुख था। मिल्की वे में ब्लैक होल स्तरीय विशेषज्ञों के बीच बहुत कम लड़ाइयां होती थीं, लेकिन प्राडी गैलेक्सी में युद्ध में यहां तक कि अमर जीव भी भाग लेते। बेशक वांग यी अभी रेस युद्ध में भाग लेने में रुचि नहीं रखते थे। प्राडी गैलेक्सी जाने के उसके मूल लक्ष्य थे भाईशिया को वापस लाना, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संभावित अंक कमाना और 5 बाइंड रिंग्स के एक घटक को ढूंढना। अब उसकी सूची में एक नया आइटम जुड़ गया था, शैतानी ब्लेड। शी यान पहले ही शैतानी ब्लेड की जानकारी भेज चुका था। इस शैतानी ब्लेड का स्तर कम से कम उच्च ग्रेड परम खजाने का था। इसके मालिक को निगल जाने के बाद यह पृथ्वी की सतह से गायब हो गया और छुपा दिया गया। कोई भी इसे नहीं ढूंढ सकता था, लेकिन वह ढूंढ सकता था। खजाने की खोज। वांग यी ने प्राडी गैलेक्सी की तरफ निशाना साधा और अपने खजाने की खोज की रक्त राशि ब्लड लाइन का इस्तेमाल किया। हालांकि वह खजाने के विवरण महसूस नहीं कर सका, यह दुष्ट ब्लेड एक उच्च ग्रेड का असली खजाना था। यह प्राडी आकाशगंगा में सबसे मजबूत ऊर्जा वाले खजानों में से एक होना चाहिए। स्फूष्ट। वांग यी का दिमाग घने प्रकाश बिंदुओं से भर गया। उसने उन्हें छांटा। वॉयड बाइंड रिंग को मापदंड के रूप में इस्तेमाल करते हुए जो भी इससे अधिक ऊर्जा रखता था, वह एक सर्वोच्च खजाना या अटूट कलाकृति होना चाहिए। इतने सारे, वांग यी थोड़े हक्का बक्का रह गए। वह जल्दी समझ गया। यह युद्ध की लूट थी। चाहे यह रेड रिवर कॉस्मिक आर्मी का दानव जाति को हराना हो या दानव सेना का रेड रिवर कॉस्मिक आर्मी को हराना, वे युद्ध की लूट के रूप में कॉस्मिक सर्वोच्च खजाने या अटूट कलाकृतियां प्राप्त कर सकते थे। विशेष रूप से जब कई रोशनी के धब्बे एकत्र हुए तो वे निस्संदेह युद्ध की लूट थे। खजाना खोजने की उसकी रक्तरेखा केवल बिना मालिक वाले खजाने का पता लगा सकती थी। मुझे खजाने का स्थान निर्धारित करने के लिए सैन्य शिविर की जानकारी और प्राडी गैलेक्सी के नक्शे को मिलाना होगा, वांग यी ने खुद से सोचा। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे यह निर्धारित करना था कि इन रोशनी के धब्बों में से कौन लाल नदी ब्रह्मांडीय सेना का है और कौन प्राडी शैतान सेना का है। वह इन दोनों पार्टियों के खजाने नहीं ले सकता था। उन्हें छोड़कर बाकी को उठाया जा सकता था। उनमें रहस्यमयी गायब शैतानी तलवार भी थी। लगता है मुझे पहले ताइशी स्टारफील्ड सैन्य शिविर को रिपोर्ट करना पड़ेगी, वांग यी मुस्कुराया। यह भी समय था कि वह लेफ्टिनेंट कर्नल वांग फिर से युद्ध क्षेत्र में लौटें। हालांकि इस बार वह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एर्मा ग्रह, मायरिड रेस दास्ता फार्म। सीमा पर एक दास्ता फार्म होने के कारण यहाँ बहुत सारे दास थे। इसके अतिरिक्त वांग यी नेता या से इसे व्यवस्थित करने को कहा था, इसलिए कई सुपरस्टार स्तरीय दासों को यहाँ स्थानांतरित किया गया था। लॉर्ड वांग, कुल 2786 मूल सुपरस्टार स्तरीय दास हैं। दास मालिक जसीम अपने फूले हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने बड़े ग्राहक को विस्तृत डेटा रिपोर्ट करते हुए बोले। कुल संख्या रिपोर्ट करो, वांग यी ने उन्हें रोकते हुए कहा। जसीम एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने तुरंत सिर हिला दिया, उसके चेहरे की चर्बी कांप रही थी। सुपरस्टार स्तर के ऊपर 3327 दास, कुल 68.58 मिलियन डार्क क्रिस्टल। छूट के बाद यह 54.86 मिलियन डार्क क्रिस्टल हैं। स्फूश, वांग यी ने तुरंत बिल चुका दिया। जसीम स्तब्ध रह गया। क्या यह बहुत जल्दी नहीं था? रास्ता दिखाओ, वांग यी ने कहा।
हाँ मेरे भगवान, जस्सिम ने झुककर वांग ये का मार्गदर्शन किया। बाहर इंतजार करो, वांग ये ने कहा। हाँ सर, जस्सिम सम्मानपूर्वक बोला। भले ही एर्मा गैलेक्सी में दास व्यापार की तुलना में हांघे ग्रह के बाद दूसरा स्थान हो, 68 मिलियन डार्क क्रिस्टल फिर भी बहुत हैं। यह बड़ा ग्राहक जिसे ताया ने पेश किया था, काफी धनी था। एकमात्र चीज जो मेल नहीं खा रही थी वह यह कि ताया ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लॉर्ड वांग बहुत समझदार और मिलनसार हैं। वह बर्फ जितना ठंडा क्यों था, अब एक शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं समझ रहा था। कुछ देर बाद वांग ये दास फार्म से चला गया। संभावित अंक प्राप्त 33.2 अरब। अपने पिछले संचय को जोड़ते हुए उसके वर्तमान संभावित अंक 60.5 अरब तक पहुंच गए। मुझसे दास इकट्ठा करना जारी रखो, मैं लगभग 5 साल में वापस आऊंगा, वांग ये ने जैसिम से कहा। हाँ सर, जैसिम ने अपने घुटनों को मोड़ते हुए कान तक मुस्कुराया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अच्छा है या नहीं, जो कोई भी उसे पैसा दे सकता है वही बॉस है। वांग ये ज्यादा कुछ नहीं बोला और चला गया। मायरेड रेस दास फार्म पर्याप्त अच्छा नहीं था। यह सोचकर कि एक विशाल 9 सितारा जीवन आकाशगंगा के मुख्य ग्रह का दास मालिक ज्यादा व्यापार क्षमता वाला नहीं लगता, वह बाद में एक सुझाव देगा। सहिहारा प्लेनेट, मेंडे प्लेनेट, चुमुसेन प्लेनेट, इन 10 सितारा जीवन ग्रहों को इकट्ठा करके सुपरस्टार स्तरीय दास प्राप्त करें। वांग ये और ताया वीडियो कॉल पर थे। इतने सारे, ताया की आंखों में एक ज्वलंत रोशनी थी। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। मुझे इसकी जरूरत लगभग 5 साल में होगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं, ताया ने अपनी बैंगनी आंखें पलक झपकाई जो जैसे बोल सकती थीं। क्या यह व्यापार तुम्हारे लिए पर्याप्त है ताकि तुम एक महान दास मालिक बनो? वांग ये ने मुस्कुराते हुए पूछा। ताया ने मोहक मुस्कान दी। उसका शॉल स्लिप हो गया। चाहे मुझे पदोन्नति मिले या नहीं, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। ठीक है, मैं वापस आने पर तुम्हें व्यापार के लिए ढूंढूंगा। वांग ये ने तेजी से कॉल समाप्त कर दी। उसने जिन 17 ग्रहों का उल्लेख किया था वे सभी सीमा पर 9 सितारा जीवन ग्रह थे, इसलिए वहां गुलामों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक थी। होंगे ग्रह, एर्मा ग्रह और लेमेई ग्रह सहित कुल 20 ग्रह थे। यह उसके वर्तमान पर्स की लगभग सीमा थी। उसके कार्ड में अभी भी 12.41 अरब डार्क क्रिस्टल बाकी थे। क्षेत्र विकास, अंतरिक्ष यान ऊर्जा और पूरक कार्ड खर्च सभी छोटे थे। शीर्ष स्तरीय आंतरिक दुनिया ने अधिकांश संसाधनों पर कब्जा कर रखा था, लेकिन अब उसके पास उसे सहारा देने के लिए रेड रिवर का पानी और डार्क ओरिजिन क्रिस्टल क्लस्टर भी था। इन दोनों का उपयोग हो जाने के बाद उसका पर्स और भी तेजी से खाली हो जाएगा। 17 सीमा ग्रहों तक टेलीपोर्ट करने में 3.4 अरब डार्क क्रिस्टल खर्च होंगे। गुलामों के लिए 100 मिलियन डार्क क्रिस्टल जोड़ने पर कुल 5.1 अरब डार्क क्रिस्टल हुआ। होंगे ग्रह, एर्मा ग्रह और लेमेई ग्रह पर उनके खर्च जोड़ने पर राशि 6 अरब डार्क क्रिस्टल के करीब पहुंच गई। हालांकि पैसे तेजी से खर्च हो रहे थे, लेकिन संभावित अंक काफी प्राप्त हुए। उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। वांग ये अपनी वर्तमान स्थिति से पूरी तरह अवगत था। सुपरनोवा प्रतिभा टूर्नामेंट इस समय उसकी सबसे अच्छी संभावना थी। उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी और इस अवसर को मजबूती से पकड़ना होगा, फिर एक ही कदम में स्वर्ग की ओर चढ़ाई करनी होगी। वह ताइशी स्टारफील्ड एसेनिक कैंप की ओर चला। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के सभी सितारा जीवन ग्रहों पर शिविर थे। एर्मा ग्रह पर स्वाभाविक रूप से एक भी था। प्रादी आकाशगंगा के बगल में एर्मा ग्रह पर सैन्य शिविर का निवास फिलहाल सबसे जीवंत था। भर्ती शिविर अति व्यस्त था, मुख्य बल इकट्ठा हो रहा था और रेड रिवर कॉस्मिक आर्मी के तैनात होने की भी तैयारियां चल रही थीं। वांग ये, नांटे और यान सांचिंग पहले ही इसके आदी थे। यह लिंगलिंग की पहली बार यहाँ थी, इसलिए वह उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी। यह चारों का समूह शिविर में ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा था। 2 बेसिक सुपरस्टार जीवन रूप और 2 डार्क एनर्जी जीवन रूप ताइशी मिल्की वे आर्मी में कुछ हलचल पैदा कर सकते थे, लेकिन यहाँ फकर वांग ये असल में सोचना कि मैं अपने आइडल को अपने जीवन में देख सकता हूँ। यह वास्तव में वांग ये है, ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता का विजेता। वह सैनिक शिविर में क्या कर रहा है? सैनिक शिविर में वह और क्या कर सकता है? निश्चित रूप से वह दानव जाति से लड़ने आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग ये इतना धर्मपरायण होगा। उसके आदर्श हमारे जैसे ही हैं। सैनिक शिविर में हड़कंप मच गया। यही वह जगह थी जहां सबसे शक्तिशाली की सबसे अधिक पूजा की जाती थी। ब्रेकआउट प्रतियोगिता में वांग ये के प्रदर्शन ने उसे रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का हीरो बना दिया। कौन उसकी इज्जत नहीं करेगा? उसकी उपस्थिति ने भारी हलचल मचा दी। नांटे उसके बगल में चला, चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान, पूजा किए जाने के गर्व का आनंद लेते हुए। मैं प्राडी गैलेक्सी के युद्ध क्षेत्र में शामिल होने के लिए एक विशेष बल बनाना चाहता हूं। वांग ये ने मिल्की वे में प्राप्त की गई विशेष बल प्रथम श्रेणी की टोकन निकाली और उसे सैन्य शिविर के पंजीकरण कर्मियों को सौंप दिया। प्राडी गैलेक्सी इस समय युद्ध का स्थान था। सैन्य शिविर के रडार और नक्शे के बिना शैतानी तलवार खोजने और खजाना खोजने की बात छोड़ो, शाओशिया को ढूंढने में भी काफी मेहनत लग सकती थी। स्काउट स्क्वाड, मोबाइल स्क्वाड या कॉम्बैट स्क्वाड, कौन सा? सामने वाले ने पूछा। एक मोबाइल स्क्वाड, वांग ये ने बिना हिचकिचाई कहा। कार्य वितरण मिल्की वे एस टीम से अलग था। गैलेक्सी युद्धों में विशेष बल मुख्यतः निरीक्षण और युद्ध के लिए उपयोग किए जाते थे। मोबाइल स्क्वाड दोनों के बीच में था। यह अपेक्षाकृत अधिक व्यापक और अधिक लचीला था। वांग ये का मुख्य लक्ष्य स्वाभाविक रूप से युद्ध में भाग लेना नहीं था। मोबाइल स्क्वाड बनाना उसे प्रादी गैलेक्सी में आसपास घूमने और खजाने खोजने में आसान बना देता। सृजन सफल। क्रमांक 914। आप अधिकतम 9 सदस्यों को पंजीकृत कर सकते हैं। क्या आप अब पंजीकरण करना चाहते हैं? वांग ये के मुंह के कोने में चिलमिलाहट हुई। यह क्रमांक बहुत ही अशुभ था। हाँ, वांग ये ने जल्दी से नांटे, यान सांकी और लिंगलिंग को पंजीकृत कर लिया। नांटे और यान सांकी, जिन्होंने भी अपनी राष्ट्रीयता बदल ली थी, ने सैन्य शिविर की विशेष बलों में सेवा की थी। जहां तक लिंगलिंग की बात है, उसे किसी अनुभव की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह सुपरस्टार स्तर की विशेषज्ञ थी। जब तक उसकी पहचान कोई समस्या नहीं थी, वह एक सामान्य सदस्य के रूप में पंजीकरण कर सकती थी। अभी भी 6 स्लॉट बचे हैं। पंजीकरण अधिकारी ने वांग ये की ओर देखा। भाई वांग, मुझे चुनो। मुझे 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 मैं बहुत अच्छी लड़ाई कर सकता हूँ भाई। उनकी बकवास मत सुनो। मैं वाइल्ड बुल यहाँ सबसे सक्षम हूँ। अगर आप मुझे चुनेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। मुझे भी जोड़ो, मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ, मेहनती हूँ और बहुत आज्ञाकारी हूँ। यह अराजक था। कई कप्तान जिन्होंने नए सदस्य को भर्ती नहीं किया था, जलन महसूस कर रहे थे। यही प्रभाव था। कुछ घमंडी विशेषज्ञ जिन्हें वे आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं करते थे, उन्होंने वांग ये द्वारा चयनित होने के लिए स्वयं आगे आए। मुझे केवल एक ही व्यक्ति चाहिए जिसे स्काउटिंग का अनुभव हो और जो पीआरएडीआई गैलेक्सी की भूमि से बहुत परिचित हो। उसे स्टारशिप को आसानी से उड़ाने में सक्षम होना चाहिए और वह बिना शर्त आदेशों का पालन करे। वांग ये की नजरें पूरे इलाके में घूमी। पहले जो शोरगुल वाला दृश्य था, वह अब काफी शांत हो गया। यहाँ अधिकांश लोग युद्धविद थे। सभी 4 शर्तों को एक साथ पूरा करना आसान नहीं था। क्या मैं कर सकती हूँ? भीड़ में एक पतली, नाजुक लेकिन सुंदर लड़की ने हाथ उठाया। वह पुरुषों के समूह में थोड़ा असामान्य लग रही थी। ठीक है, वांग ये को हमेशा आत्मविश्वासी, सुंदर लड़कियां पसंद आई हैं। पंजीकरण पूरा करने के बाद उसने राडार, नक्शा, ऊर्जा और अन्य बुनियादी उपकरण प्राप्त किए। वांग ये ने नव शामिल हुई यूक्यूआईयूजेआईएनजी, एनएनटी, एलआईएनजी और वाईएनएसएनक्यूआई को रेड रिवर प्रोडिजी पर लाया। मोबाइल स्क्वाड 914, चलो। सैनिक शिविर में हर किसी ने भावुक होकर आह भरी और पछतावे भरा अभिव्यक्त किया।
भीड़ के कोने में एक काले हुड में लिपटे आदमी ने वांग ये को जाते देखा और जल्दी से संदेश भेजा। लॉर्ड वांग ये मोबाइल स्क्वाड 914 का नेतृत्व कर रहे हैं और प्राडी गैलेक्सी की ओर जा रहे हैं।